हम रावलपिंडी में हैं। ये संगम है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, जो कि जिद्दत और पुरानी रिवायात का इम्तिजाज है। और यहाँ पर पाकिस्तान कप का आज आखिरी मरहला है, जिसमें मुकाबला होगा फैसलाबाद और लाहौर की टीमों का। और ये 25वां मैच आप बराह रास्त देखिएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। आज के दिन में 4 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर वाइट्स और फैसलाबाद के मैच के अलावा फाटा और पेशावर की टीमें एबटाबाद में आमने सामने हैं। रावलपिंडी की टीम मुल्तान से खेल रही है यहीं शोएब अख्तर स्टेडियम में। और कराची और लाहौर ब्लूज का मुकाबला हो रहा है मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम आजाद कश्मीर में। जहां तक पॉइंट्स टेबल का ताल्लुक है, पेशावर, रावलपिंडी और कराची का एक एक कदम सेमीफाइनल में है। मुल्तान की किस्मत का फैसला आज होगा, क्योंकि फाटा की टीम जो है बहुत ही अहम मुकाबला खेल रही है पेशावर से, जबकि लाहौर और फैसलाबाद की टीमें आखिरी नंबरों पर हैं। और आज कोशिश करेंगे कि यहाँ से 2-2 पॉइंट्स लेकर जाएं। अभी कुछ देर पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में थे और वो यहाँ पर प्रैक्टिस और मशकें करते हुए नजर आए। इसमें कई सितारे हैं माजी और मुस्तकबिल के। आबिद अली जो ओपनिंग करते हैं लाहौर के लिए, असदुल्ला फास्ट बॉलर हैं। फैसलाबाद की टीम में कई नौजवान हैं, आपको जा बजा नजर आते हैं। खुर्रम की वापसी हो रही है। रावलपिंडी की पिच बड़ी दिलचस्प रही है और देखना यह है कि आज इसकी क्या दिलचस्पियां हैं। सूरज निकल आया है, अली यूनुस भी निकल आए हैं माइक के साथ। Another gorgeous morning here in Rawalpindi. The temperature has been amazing throughout the Pakistan Cup. Today the number is 24 degrees centigrade here in Rawalpindi. And now coming to the pitch part, I just love what I see. It's been belters all throughout Pakistan Cup. The groundsmen deserve a lot of credit for making such beautiful pitches. And today is no different. It looks like a belter again. Not much grass, not much cracks. Nicely rolled, nice and solid. The only concern that we have felt is the early start, 9:30, and the moisture stays a bit longer. But whereas batters who've been technically correct have been scoring runs. Look at Shan Masood, who scored runs technically, playing till the end. The bowlers who have bowled in the right areas, in the right length, they have taken wickets. So if you apply yourself, be technically correct, there are lots of runs available on this pitch. यहाँ बहुत रन्स हैं रावलपिंडी की पिच में और ये हमने देखा भी है। और अब तक 22 जो टॉस हैं, ये मामला जो है बिल्कुल यकतरफा 22-0 का स्कोर है। टीमें टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना पसंद करती। आज क्या सूरत हाल है? अब जरा देर पहले दोनों कप्तान आए थे पिच पर टॉस करने के लिए और साथ साथ नौमान चौधरी भी। Toss time for the last round game at the Rawalpindi Stadium before we head to the all-important semi-finals. It's coming up between Faisalabad and Lahore Whites. I've got the two captains in the middle for Faisalabad. We have Asif Ali for Lahore Whites. We have Saad Naseem along with the match referee, Mr. Iftikhar Ahmed. Seems like Lahore Whites captain Saad Naseem will be flipping the coin. Tails is a call. Tails it is. Asif, toss जीत गया, क्या कर रहे हैं? बैट फर्स्ट। बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि पिच बड़ा अच्छा है और पहले मैचों के निस्बत पिच ड्राई, और डिसीजन यही था कोचिंग स्टाफ का और मेरा भी कि हम बैट फर्स्ट करेंगे। आसिफ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल खेला, उसके बाद पाकिस्तान कप में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, क्या वजह देखते हैं? देखिए, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हमने जितने हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे पुराने, हमने वो उनको खिलाया। तो वनडे में कुछ जो हमारे यंगस्टर थे, हमने उनको चांस दिया ताकि उनको इस स्टैंडर्ड का पता लग सके और वो नेक्स्ट जब भी आए 4 डे के लिए एक पूरे अपनी मेहनत करके आए। यंगस्टर्स को चांस देने की आपने बात की, आज टीम कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, आज भी चेंज, हर मैच में हमने चेंज करते रहे। आज भी 3 से 4 चेंजेस हैं और
3 डेब्यू हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो भी जिसको भी चांस मिल रहा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। कितने रन्स करने की कोशिश करेंगे? देखिए जो पिच के हिसाब से लग रहा है 250 प्लस ही हो, तो क्योंकि सेकंड टाइम मेरे ख्याल में और अच्छा खेलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि 250 प्लस करें। ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ बॉलिंग कर रहे हैं, टॉस जीतते तो यकीनी तौर पे आपने भी बॉलिंग करनी थी। जी बिल्कुल, टॉस जीता तो मैं बॉलिंग ही करता, क्योंकि सीज़न में कोई टॉस नहीं जीता। ये बैड लक चल रही थी एक, और ये सरप्राइज़ किया उन्होंने। बैटिंग कर रहे हैं, पहले तो कोशिश करेंगे कि कम से कम में आउट करें। साथ उम्मीदों के मुताबिक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं रही आपकी टीम की, क्या ऐसे फ्लॉज देखते हैं, कौन से एरिया थे जिसको कवर करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, कुछ मैच ऐसे थे जो हम जीत सकते थे बॉलिंग की वजह से, कि न्यू बॉल से बॉल नहीं हो रहे थे, फास्ट बॉलर से। मैं भी शायद मुझे लगता है कि यही बॉलर्स खेलते आ रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ट्रॉफी भी खेले हैं, उसके बाद ये वनडे भी खेले हैं, तो उस वजह से शायद लग रहा है कि उस वजह से ये हमें थोड़ा सा अफेक्ट हुआ बॉलिंग का। आखिरी मैच है, किन प्लेयर्स को चांस दिया आपने? जी बिल्कुल, आखिरी मैच है, यंगस्टर 2 खेल रहे हैं, जैनुल हसन खेरा और एक फास्ट बॉलर असदुल्ला खेरा। क्या कितने पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे? कोशिश यही करेंगे 180-190 के अंदर ही ना। ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। खबर यह है कि फैसलाबाद की टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। यहाँ ये हैरान कुन है, आसिफ अली जो आज फहीम अशरफ की जगह कप्तानी कर रहे थे। मुख्तलिफ कप्तान और मुख्तलिफ फैसला उनका। पहले अपने बैट्समैन को मैदान में उतारने का मोहम्मद फैजान और शहजाद अख्तर, ये ओपनिंग पेयर है, नया ओपनिंग पेयर फैसलाबाद का। मोहम्मद हुरैरा जो हैं वो आई टीम में शामिल नहीं हो सके। मोहम्मद फैजान दाएं हाथ से खेलते हैं, दाएं हाथ से ही बॉलिंग भी करते हैं, आज तीसरे सीमर भी होंगे। शहजाद अख्तर जो है मंजरनामे पे बिल्कुल नए नए, आज इनका डेब्यू हो रहा है। दूसरी जानिब असद अली जो हैं ये भी नए नए दाएं हाथ से स्विंग करते हैं लाहौर की जानिब से। आउट स्विंग करने पर इनको मलका हासिल है। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। सुबह बखैर सलमान, हैरानी हुई आसिफ अली के फैसले पे? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल हैरानकुन फैसला है, क्योंकि अर्ली स्टार्ट है, 9:30 बजे आप इस्लामाबाद पिंडी के रीजन में नवंबर के महीने में आप टॉस जीतते हैं तो यू जस्ट बोल्ड फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने कहा है कि बाद में बॉल चलने लगेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनहर्ड ऑफ। असदुल्ला 6 मैचेस खेले हैं अभी तक, अच्छी लाइन। यहाँ ये एक रन नो बॉल का भी इसमें शामिल होगा। अंपायर ने बर वक्त आवाज लगाई, फ्री हिट इसके अलावा है। शहजाद अख्तर, इनकी खुश नसीबी है कि अपने डेब्यू की जो पहली गेंद है ये फ्री हिट मिल गई है। इससे अच्छा एहसास आपको हो नहीं सकता, खुशगवार एहसास। जी हाँ, और ये वो लाइन जो क्रॉस की इन्होंने और इसके नतीजे में अब फ्री हिट है। और डेब्यूटेंट के लिए तो वाकई ही एक मौका है कि वो पहली बॉल पर खुलकर सामने आए। अच्छा, फील्ड तब्दील की गई है क्योंकि बैट्समैन तब्दील हो गया था। स्क्वायर लेग को पीछे धकेल दिया गया और जो दूसरे डीप फील्डर हैं वो थर्ड मैन पे ही हैं। असदुल्ला क्या गेंद कर सकते हैं यहां पर? क्या बैक इन लेंथ करेंगे? और लेंथ गेंद थी, इसे उठा दिया। तगोदौ करना पड़ेगी मोहम्मद रमीज को। अच्छी फील्डिंग, 2 रन के साथ अपने करियर का आगाज किया शहजाद अख्तर ने। जी हाँ, लकी रहे, फ्री हिट मिली और उसको भरपूर तरीके से टाइम नहीं कर सके, लेकिन एक डिसेंट स्टार्ट मिल गया। मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे और 2 रन्स किए। मोहम्मद रमीज की अच्छी चेस। और डिसीजन के बारे में हम बात कर रहे थे, इंटरेस्टिंग डिसीजन है पहले बैटिंग करना। अगर वो ये कह देते कि हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के पहली बैटिंग करते हैं तो किस तरह हमारी टीम चलती है, ताकि ज़रा सीखने को मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि सेकंड टाइम बॉल जो है वो चलेगा, ज़्यादा स्विंग होगा। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखेंगे क्या होता है सेकंड टाइम। यहाँ ऑफ द विकेट मोमेंट रहेगी क्योंकि पिच जो है वो निस्बतन सॉफ्ट होती है सुबह के औकात में, इसलिए फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी
मदद मिलती है। फास्ट बॉलर के लिए जन्नत समझी जाती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में रावलपिंडी। और ये बॉल अच्छा ऑफ द पिच सीम हुआ है, अंदर आया, बैटर को बिल्कुल मौका नहीं मिला अपनी आपको एडजस्ट करने का इस बॉल के लिए। और जब इस तरह से बॉल सीम होता है ऑफ द पिच तो कोई भी बैट्समैन हो उसके लिए खासी मुश्किलात होती हैं। तो एक डेब्यूटेंट हैं तो उनके लिए अच्छा चैलेंज है ये। अच्छा छोड़ना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है इस पिच पर। अभी जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर बहुत कम ओपनर्स जो हैं वो गेंदें छोड़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बैटिंग पिचेस हैं। इस सालमी कप के दौरान बड़े स्कोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे खित्ते में आते हैं वहाँ पर ज़्यादा मैचेस डे नाइट हो रहे हैं, ये भी फ़र्क है। सुबह के वक्त आपको गेंदें जो हैं वो छोड़ना पड़ती हैं ओपनर को। और ये वाइड हो जाएगी, इससे विकेट कीपर भी सही तरह रोक नहीं सके। 2 रन का इजाफा। लाहौर ने इस तमाम टूर्नामेंट में मेकशिफ्ट कीपर्स पे ही डिपेंड किया। या उमर अकमल कीपिंग करते नज़र आए हैं और आज फिर एक बार इखलाक जो हैं वो ग्लव्स के साथ कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बहुत डिबेटेबल पॉइंट रहा है ओवर द ईयर क्रिकेट में, क्योंकि काफ़ी टीम्स ने बैटर्स जो अच्छी कीपिंग कर सकते थे उनसे करवाई, लेकिन वो बहुत बेहतरीन कीपर्स थे। जब आप एंटायरली मेकशिफ्ट पे जाते हैं तो ये ऐसी पोजीशन है कि इसका छोड़ा हुआ एक कैच महंगा साबित हो सकता है। और वहाँ पे आपके मैच का जो कह लीजिए कि वज़न किसी दूसरी तरफ टिल्ट हो सकता है। तो आपकी इसमें अगर ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक रेगुलर कीपर होना चाहिए या फिर मेकशिफ्ट कीपिंग ही चलती है? ये दूसरे मेकशिफ्ट कीपर। जी हाँ, विकेट कीपर जो है ये उसका मुस्तनद होना बहुत ज़रूरी है। 20 ओवर की जो क्रिकेट है उसमें क्योंकि मार धाड़ ज़्यादा होती है, विकेटों के मौके ज़्यादा होते हैं, उसमें कई बार उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 50 ओवर ये ज़्यादा तवील दौरानी क्रिकेट है। 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते आप जो है आर्जी विकेट कीपर खिलाने की। और विकेट कीपर का बैटिंग करना तो ज़रूरी है इस ज़माने में, लेकिन पहले विकेट कीपर होना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। और मेरा ख्याल है कि उन कीपर्स को जो अच्छी बैटिंग करते हैं उन्हें ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दुनिया में विकेट कीपर स्पेशलिस्ट कीपर बैटर्स देखें तो बहुत ही शानदार रोल प्ले किया उन्होंने बैट के साथ। यहाँ पर पहला ओवर ख़त्म हुआ और 7 रन्स बने फैसलाबाद के। ये बैट बड़ा मेरा ला दे। आज जो टीमें नामजद की गई हैं उनमें आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। शहजाद अख्तर ओपनिंग कर रहे हैं, इरफान खान न्याजी की वापसी हुई है, अतीकुर रहमान ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बिलाल मेहदी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। झंग से इनका ताल्लुक है बिलाल मेहदी का। आसिम अली नासिर पिछले मैच में विकेट कीपर थे, उससे पहले अली शान थे, वो यहीं पर जख्मी हो गए थे फैसलाबाद के। जैनुल हसैन ये नया नाम है लाहौर की इस बैटिंग लाइनअप में। और साथ साथ असदुल्ला फास्ट बॉलर हैं, रमीज जूनियर लेग स्पिनर हैं, इन पे भी नजरें हैं सबकी। जी हाँ, रमीज जूनियर बहुत ही टैलेंटेड बॉलर हैं और बहुत इम्प्रेस किया ना कायद आज़म ट्रॉफी के मैच में कदाफ़ी स्टेडियम में। और अच्छी चीज़ है कि इनको यहाँ पे मौका मिला है। आमिर जमाल आगाज़ कर रहे हैं बॉलिंग का पवेलियन एंड की जानिब से, और ये भी कंटेंशन में है पोटेंशली पाकिस्तान की टीम में ऑलराउंडर की जहाँ ज़रूरत है, तो ये वो नाम है जो बड़ा उभर के सामने आता है। अच्छा स्टार्ट। अगर थोड़ा कंसिस्टेंट लाइन पे बॉल करें तो किसी भी बॉलर की तरह ही ख़तरनाक है। अच्छी पेस पे बॉल करते हैं, फिट हैं, रिवर्स स्विंग भी करना आता है। डेथ बॉलिंग हमने देखी इन्होंने T20 के इंटरनेशनल डेब्यू पे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बहुत ही शानदार आखिरी ओवर किया था। उस प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को इन्होंने मैच जितवाया था। तो बहुत ही अच्छी पोटेंशियल के मालिक हैं ये। 407 रन बनाए इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में शहजाद अख्तर ने।
अच्छी टेक्निक लगती है, अभी तक गेंदों को अच्छा छोड़ा है, लाइन में आने के लिए कोशिश लग रहे हैं। बड़ा दिन है आज उनकी जिंदगी का, एक ऐसी पिच पर उनको मौका मिला है जिसमें पेस, बाउंस, इसके अलावा शुरू में बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिलती है फास्ट बॉलर्स को। जी हाँ, इस अर्ली स्टार्ट की वजह से थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है सुबह, और फास्ट बॉलर्स को ऑफ द पिच भी मूवमेंट मिलती है और हवा में भी मूवमेंट मिलती है, और दो नए बॉल हैं इसलिए कुछ ज़्यादा मूवमेंट रहती है कुछ देर। यहाँ थोड़ा शशोपंज में थे, पहले सोचा था खेलने के मुतालिक, फिर गेंद जो है जब बाहर से बाहर जा रही थी उसको छोड़ने का फैसला किया। फैसलाबाद और लाहौर की टीमें जो हैं ये दोनों दरअसल आज जाना चाहती हैं विनिंग नोट पे अपने घरों को। घर तो जाना है आज क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हैं। अच्छा फिनिश करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को। जाहिर है जो ये चाहते थे उस तरह के नताइज तो नहीं मिल सके इन्हें इस टूर्नामेंट से, लेकिन यही सीखने का एक जरिया भी है, आप हार से भी सीखते हैं। शहजाद अख्तर जो है इनकी उम्र जो है 22 बरस है, खुशाब से इनका ताल्लुक है, जो जनूबी इलाका है सूबा पंजाब का। पहली बार हम सुन रहे हैं खुशाब से को क्रिकेटर सामने आ रहा है और टेस्ट सेंटर पर इनको मौका मिल रहा है अपना करियर शुरू करने का। अच्छे फिट लगते हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैचेस में 407 रन बनाकर आए, 45 की औसत से 4 निस सेंचुरियाँ बनाई हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इनका ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का, और बड़ा इम्प्रेसिव स्टैट्स हैं इनके, और अभी तक खेलते हुए भी इनके पास टाइम नज़र आ रहा है, वक्त है इनके पास। आमिर जमाल को मीडियम पेसर नहीं है, अच्छी खासी पेस से बॉलिंग करते हैं, लेकिन एज सच कोई पैनिक में नज़र नहीं आ रहे कि बड़ा स्टेज है, इंटरनेशनल वेन्यू है, सामने इंटरनेशनल प्लेयर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो काम एंड कलेक्टेड लग रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है यंगस्टर के अंदर, और ये जो नया सेटअप है रीजनल क्रिकेट का, इसका यही एडवांटेज है ऐसे प्लेयर्स को। जैसे आपने कहा कि खुशाब से आज तक किसी को ये मौका नहीं मिला, तो ये इस तरह के सिस्टम की एक खासियत है कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है और उसके टॉप परफॉर्मर्स ऊपर आते हैं तो उन्हें खेलने का मौका मिलता है, और ये इसी तरह इसको फिल्टर हो के ऊपर जाना चाहिए। यानी इसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड है, उसके बाद अगर आपकी पेंटेंगुलर होती है तो फिर वहाँ से फिर अगला स्टेप पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए। और फैसलाबाद को ज़रूरत भी है अच्छे बैट्समैन की। मोहम्मद सलीम जो है इस जिम्न में एक नाम है, उभर कर सामने आए इसी टूर्नामेंट से। कट किया, एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। यहाँ स्ट्राइक जो है अपने पास रखेंगे शहजाद। अगले ओवर में भी सिर्फ 2 रन आमिर जमाल के ओवर से, 9 है स्कोर। मोहम्मद सलीम ये बासलाहियत बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। पिछले मैच में बदकिस्मती से इनको आउट दे दिया गया था। आरम नवाब मिस्ट्री बॉलर हैं, नौजवान टीम है फैसलाबाद की, जामनी लिबास में। तो हम बात कर रहे थे शहजाद अख्तर, खुशाब की। आप एक बहुत छोटे शहर से आप आए हैं इतने बड़े मकाम पर जहाँ टेस्ट क्रिकेट होती है, जहाँ टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं। आपकी टीम में इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मुखालिफ टीम में उमर अकमल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। जाहिर है कि एक बड़ा मौका होता है। तो जब आप डेब्यू जो है इस लेवल पर सलमान करते हैं तो क्या बेहतर महसूस करते हैं किसी छोटे सेंटर पर हो, जैसे लाहौर में हो तो आप एलसीसी में अगर खेल जाएं मॉडल टाउन में? एक और नो बॉल, इस बार
फोर्स किया रन लेने के लिए फैजान ने, काफ़ी आगे निकल गए थे और शहजाद ने बहुत लेट रिस्पॉन्ड किया। शायद फ्री हिट लेना चाह रहे थे फैजान, क्योंकि नो बॉल की कॉल काफ़ी पहले सुन चुके थे, लेकिन रन भी था, ये बाय का रन भी था और नो बॉल के साथ ये 2 रन होंगे। ओवर स्टेपिंग रेगुलरली कर रहे हैं असदुल्ला, और शायद इन्हें अपने रनअप की जो मार्किंग है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जैसा आपने सेंटर के बारे में बात की, देखिए हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि वो बड़े प्लेयर्स के दरमियान टेस्ट सेंटर्स में आए और उसे टेलीवाइज मौका मिले मैच खेलने का, जहां पे सब लोग उसको देख रहे हों। और जब वो खेले, अच्छे शॉट्स लगाए, तो तारिक सईद उसकी तारीफ कर रहे हो टीवी पे, तो ये और भी खूबसूरत लगती है चीज़। फ्री हिट रहेगी, वाइड हुआ है ये भी। और अगर फ्री हिट के बाद फ्री हिट हो रही हो तो आपको और अच्छा लगेगा बैटिंग करते हुए, क्योंकि खासे इनामी रन्स जो हैं वो मिले। 7 एक्स्ट्रास जो हैं, अभी ये 13 गेंदें हुई हैं, ये 7 एक्स्ट्रास शामिल हैं फैसलाबाद के स्कोर में। दूसरी जानिब असदुल्ला ये भी खुद को मनवाना चाह रहे हैं और ओवर ट्राई करते हुए इनका पाँव जो है वो आगे जा रहा है। इस वक्त भी स्क्वायर लेग पीछे है, लॉन्ग ऑन पीछे है, गेंद स्विंग होकर चली गई बल्ले से दूर। एक पोजीशन ले ली थी फैजान ने और मारना चाहते थे मिड ऑन मिड विकेट रीजन के ऊपर से, लेकिन ऐसे में असदुल्ला जो गेंद बाहर की तरफ स्विंग कर रहे हैं, उस एंगल के अगेंस्ट शॉट प्लान किया था। और यही वो चीज़ है जो कि टॉप क्लास बैटर्स नहीं करते। वो जिधर का बॉल हो वहीं पे शॉट क्रिएट करते हैं। शॉट सिलेक्शन का बड़ा फ़र्क होता है। प्री डिटर्मिन्ड अगर आप करते हैं ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे बॉल मूव हो रहा है, तो आपको बहुत ही लकी होना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। एक और वाइड गेंद दरिया दिली जारी है लाहौर के बॉलर्स की तरफ से। ये शॉट सिलेक्शन, ये जो लफ्ज़ है ये बहुत इस्तेमाल होता है क्रिकेट के खेल में बैट्समैनों के लिए, और शायद इसकी बहुत अच्छी तारीफ की अभी आपने कि जिस तरफ की गेंद है आप उसी तरफ खेलने के लिए जाएं। अगर स्टंप्स में गेंद है आप तो आप लेग साइड में खेल सकते हैं, अगर आपकी आई लाइन के बाहर है तो फिर आपको ऑफ साइड में ही उससे खेलना चाहिए। इसी को मेरिट पे खेलना बोलते हैं और बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली ओपनर्स के लिए। एक अच्छा गेंद इस दफ़ा फुल बॉल किया, स्विंग होने का मौका दिया और फैजान ने अच्छा टाइम भी किया, लेकिन गैप ना मिल सका उन्हें। अच्छी चीज़ है, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है इस कंडीशन के अंदर, इस वक्त पे, जहाँ पे इस टूर्नामेंट की एक अच्छी बात ये भी है कि ऐसे वक्त पे शुरू हो रहा है मैच जहाँ पर एंटायरली ऑल बैट्समैन की फेवर में कंडीशंस नहीं है। बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है इस पिच के अंदर, और हमें एक बैलेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ ये हालात ऐसे हैं जहाँ आप पहले बॉलिंग करके जीत सकते हैं, आप पहले बैटिंग करके भी जीत सकते हैं। चिप कर दिया, कवर्स को आसानी के साथ क्लियर कर गए, और ये गेंद जो है आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती हुई पहुंच रही थी, लेकिन उससे पहले खिलाड़ी ने इसका रास्ता रोका। 3 रन का इजाफा, दानिस्ता चिप शॉट था, उन्होंने बाउंड्री को नहीं सिर्फ दायरे को ही क्लियर करने की कोशिश की। इस बार फर्क था इस शॉट में, ये जो 3 रन बने हैं अवे स्विंग के साथ ही उसी डायरेक्शन में खेलें जो अभी हम बात कर रहे थे। अगर आप इस शॉट को देखें तो उन्होंने फेस ओपन किया है और उसको प्लेस इंटेंशनली कवर्स के ऊपर से किया बॉल की स्विंग के साथ। तो ये अच्छी बैटिंग है ताकि आपको एंगल के अगेंस्ट ना जाना पड़े, क्योंकि इस टाइम बॉल बाहर ज़्यादा निकल रहा है। वहाँ पर 5 फील्डर्स हैं, 6 फील्डर्स ऑफ साइड के ऊपर हैं। अच्छी शॉट थी। एक्सेसिव मूवमेंट, फैसलाबाद की ज़्यादा मजबूत बैटिंग लाइनअप नहीं है, इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो गैर आजमूदा हैं। ये अतीकुर रहमान, आसिफ अली अच्छी फॉर्म में नहीं है, अबू बकर खान वो भी नए हैं, इसके अलावा समीउल्लाह न्याजी
जो खुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, इन आउट होते रहे हैं। फहीम अशरफ के जाने के बाद ये जो बैटिंग लाइनअप है ये और भी आपको अधूरी लगती, कमजोर कमजोर लगती। असद का एक और ओवर अख्ताम पजीर हुआ, 3 ओवर्स खत्म और 17 बगैर किसी नुकसान के फैसलाबाद। तनवीर शौकत हेड कोच फैसलाबाद की टीम के अच्छे कोचेस में इनका भी शुमार किया जाता है। आमिर जमाल जारी रहेंगे पवेलियन एंड से। अब थर्ड मैन को ये पीछे किया गया है। इस मरहले पर जो दूसरे फील्डर हैं वो भी रिवायती हैं, बाउंड्री राइडर लॉन्ग लेग पे। आउट स्विंग बॉलर के लिए कप्तान कभी भी मुतहम्मिल होते नहीं है वनडे क्रिकेट में थर्ड मैन के बगैर फील्डिंग करने के। स्लिप पोजीशन पर आबिद अली हैं। विकेट की जरूरत है लाहौर को, लेकिन उसके लिए अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाना। बेहतर लेंथ थी, लाइन और भी बेहतर हो सकती। थोड़ा सा नया बॉल जो है लेग्स की तरफ ज्यादा उसकी लाइन की डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर ऑफ स्टम्प और ऑफ स्टम्प चैनल पे बॉलिंग करें, जिस तरह मूवमेंट है, ज़्यादा बैटर को ट्रबल कर सकते हैं, उसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है बैटर को। और ये आमिर जमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट की, और 4 विकेट्स अभी तक इन्होंने लिए हैं, जो कि बिल्कुल इनके टैलेंट की अक्कासी नहीं करती है चीज़। एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर है, बट विकेट्स का कॉलम इस बार उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और उसकी वजह जो है वो मुमकिन वजह यही है कि लाइन जो है नई गेंद क्योंकि ज्यादातर करते रहे हैं, तो गेंद को कई बार ये दोनों तरफ कर गए। ये लाहौर की सारी बॉलिंग लाइनअप के साथ ही मसला रहा है। अहमद बशीर के साथ भी जो अब टीम से बाहर हैं, और बाकी जो पेसर्स हैं नौजवान हैं, अहमद दानियाल के साथ भी। और इनकी टीम में एक और भी मसला रहा है कि जो ये नॉन रेगुलर कीपर्स के साथ मैच खेलते रहे हैं, हमने देखा उमर अकमल से इनका शान मसूद को जो एज लगा था, वो कैच बड़ा आसान कैच ड्रॉप हुआ था, और इस तरह के और भी चांसेस जो हैं जिसको ये नहीं अवेल कर सकी इनकी टीम। कई बार बॉलर्स के लिए बैड लक भी जो है वो उनको महरूम रखती है वो विकेट्स लेने से जो वो शायद नॉर्मली ले लेते। और लाहौर की दोनों टीमों के साथ ये मसला है। लाहौर ब्लूज की टीम पिछला मैच जो है फसी का एक आसान कैच वहाँ पर विकेट कीपर ने गवा दिया था, और फिर मैच गवा दिया लाहौर ब्लूज ने। तबादला होता रहा उमर अकमल और मोहम्मद अखलाक के दरमियान। यहाँ विकेट कीपिंग ग्लव्स का उम्दा शॉट खेला, स्क्वायर ड्राइव, पॉइंट के फील्डर उछल के नहीं रोक सके। अच्छी टाइमिंग शहजाद की। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक बैकफुट के ऊपर, बड़ा जोरदार पंच किया इसको, बहुत ही अच्छी टाइमिंग, और साथ वाले पिच पे बॉल का टप्पा लगने के बाद पॉइंट फील्डर के ऊपर से गुजरा है बॉल। बहुत शानदार टाइम किया इन्होंने। ये डेफिनेटली इनके एतमाद में इजाफा करेगा। जब आप इतना जोरदार शॉट आपका मिडल होता है तो एक कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है आपका। इस बार शफल करते हुए आगे आए, लेकिन पेस और बाउंस साथ साथ स्विंग भी, वैसा तजुर्बा इनको कम ही हुआ होगा। आप समझते हैं कि थोड़ा सा ये लाइन को और कवर कर सकते हैं। इनकी जो टेक्निक है वो खासी बेहतर लग रही है, लेकिन अपनी स्टंप्स को और कवर कर सकते हैं इतनी आउट स्विंग पे। बिल्कुल कर सकते हैं, और इनिशियल मूवमेंट नहीं है। अगर आमिन के फीट को दिखा सकें, अगर आप शहजाद के कदमों की तरफ अभी हम रिप्ले में देखते हैं, तो जो किसी बॉल के ऊपर इनिशियल मूवमेंट प्रॉपर है और किसी बॉल के ऊपर नहीं है, यानी एक जैसी इनिशियल मूवमेंट नहीं है, और ऐसे में कई बार आपका फिर बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अगर आपकी इनिशियल मूवमेंट
ऐसे है कि आपको याद रखनी पड़ी है, तो इसका मतलब है कि अभी फुली डेवलप्ड नहीं है वो। जी अलबत्ता जो रफ्तार है उस पे कंफर्टेबल है, अच्छा लाइन में आ रहे हैं, गेंदों को रफ्तार से बिल्कुल भी खौफ ज़्यादा नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस बार बैक एंड क्रॉस गए थे जरा सा, यही वजह थी कि बर वक्त खेलने में भी कामयाब हुए। और ये जो गेंद थी यहाँ थोड़ा सा शशो पंज में थे, ये वो गेंद थी जिसका सलमान जिक्र करना चाह रहे थे। 4 ओवर्स के बाद 23 स्कोर, ये बेहतर ओवर फैसलाबाद के लिए। पांच 5.75 रन बनाने की औसत है। लाहौर की टीम विकेट्स की मुतलाशी, हर बार लाहौर के कप्तान जो हैं वो टॉस हारे हैं इस सीजन में, आज भी हार गए लेकिन पहली बार बॉलिंग का मौका मिल गया कम से कम। इसके साथ जो हैं ये दिल ही दिल में खुश होंगे। आज पहली बार इनके बैटर्स को भी रिलीफ मिला है, क्योंकि वो तमाम बैटर्स जो थे वो जब भी पिंडी स्टेडियम में खेले उनका दिल यही था कि पहले हमारी बॉलिंग आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था अभी तक। तो आज उनके पास मौका होगा, आज किसी एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं है, आज मौका बाद में ही मिलेगा। और इस तरह की जो बॉलिंग है ये इससे बचना होगा। लाहौर के साथ जो मसला था नई गेंद पर मुखालिफ टीम के जो बैट्समैन हैं ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट वो खेलते रहे, वो पॉइंट और स्क्वायर लेग का जो इलाका है ये यहाँ पे कम खिलाने की ज़रूरत है नई गेंद के साथ। अच्छी फील्डिंग तैयब ताहिर की, हमेशा की तरह चाक और चौबंद। ये इस वक्त बेहतरीन फील्डर है, इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान भर में इनके पाए का कोई फील्डर नहीं है। यहाँ दूसरे रन के लिए वापस आना चाहिए, ऐसा हो नहीं सका। सामने जारहाना अंदाज से आए थे आमिर, और आमिर जमाल की थ्रो भी काफ़ी स्ट्रांग है और रिस्क नहीं लिया। शायद फैजान जानते थे कि आमिर जमाल का जो थ्रोइंग आर्म है वो कितना ज़ोरदार है, और अच्छा फैसला किया क्योंकि डेंजर एंड भी फैजान का ही होना था। अच्छा स्टार्ट मिल गया एक फैसलाबाद को, 24 रन भी बन गए हैं और विकेट भी सारे इंटैक्ट हैं। 5वें ओवर्स का खेल जारी है। पहला गेंद वहां पर किया जहां पे बॉलिंग करनी चाहिए इनको, अपने तीसरे ओवर का चौथा बॉल उस जगह पे किया है जहां पर इनके मैक्सिमम बॉल होने चाहिए। वाइड ऑफ द क्रीज गए हैं, अच्छा एंगल अंदर किया और वहां से बॉल थोड़ा सा बाहर निकला। ये देखिए एट टाइम्स जब यंग फास्ट बॉलर मौका मिलता है तो वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसी की वजह से फिर ओवर स्टेपिंग भी होती है और वो लाइन भी नहीं बना पाते जो उनकी होनी चाहिए। लाहौर में जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे तो उन्हें खासा मुतासिर किया था असदुल्ला ने, लेकिन यहाँ नो बॉल हो रही हैं, एक ही गेंद पर वाइड बॉल भी करते जा रहे हैं। तीसरी नो बॉल है, ज़ाहिर जुर्म हो जाता है इस तरह वनडे क्रिकेट में मुखालिफ टीम को आप सलाखों से बाहर आने का मौका दे रहे हैं। खासा इनका डक जो है आगे निकल गया था। जी हाँ, ये जो क्रीज की लाइन है ये अंपायर को बिलोंग करती है और इसको अगर इससे कुछ हिस्सा पैर का पीछे ना हो तो फिर अंपायर इसको नो बॉल दे सकता है और देता है। और यकीनन वनडे क्रिकेट के अंदर तो ये एक क्राइम ही है, क्योंकि ये ना सिर्फ दोबारा गेंद करानी पड़ती है बल्कि फ्री हिट होती है और इसमें फिर बैटर पूरा एडवांटेज ले सकता है, स्पेशली फैजान जैसा बैटर जो वैसे ही फ्री हिट समझ के बैटिंग करते हैं। और टाइम किया इसे, रमीज ने आकर गेंद को हाथों हाथ लिया लेकिन ये शुमार नहीं होगा फ्री हिट पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग की रमीज ने, पहले उन्होंने अच्छा ग्राउंड कवर किया,
कैच पकड़ा और उसके बाद थ्रो बड़ी शानदार की और दूसरा रन भी नहीं लेने दिया। रमीज काफ़ी इंप्रेसिव रहे इस सीज़न, इतना मौका नहीं मिला इनको, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, वनडे के अंदर। ये देखिए टाइम नहीं कर सके थे, खासा हवा में बुलंद चला गया था गेंद और अच्छी ग्राउंड कवरिंग, अच्छा कैच, और उसके बाद थ्रो भी जो किया इन्होंने बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर। अच्छी कैचिंग प्रैक्टिस इनको मिल गई रमीज को, उम्दा क्रिकेटर हैं। लाहौर की टीम में अच्छे नौजवान हैं, सलाहियत की कोई कमी नहीं। असदुल्ला उनमें से एक हैं, लेकिन जाहिर है कदम जमाने की जरूरत है, मौके मिलने की ज्यादा इस लेवल पर। ये असदुल्ला ये बासलाहियत बॉलर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं। 5 ओवर्स के बाद 27 है स्कोर। ये उम्दा शॉट, यहाँ 4 रन मिल जाएंगे। सरासर टाइमिंग थी फैजान की, गेंद को उन्होंने अपने करीब आने दिया और आखिरी मौके पर सिर्फ बल्ले का फेस ओपन किया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बैकफुट के ऊपर जब भी बैटर इतनी शानदार पंच करता है तो बहुत ही काबिले दीद होता है। सिर्फ टाइम किया, बिल्कुल किसी किस्म का जोर नहीं लगाया उन्होंने, बॉल की पेस को यूज किया और बिल्कुल नजरों के नीचे एक कंट्रोल्ड स्ट्रोक खेला है। आमिर जमाल को अपनी लेंथ एडजस्ट करनी होगी। नए बॉल के ऊपर आप थोड़ा सा अगर आगे बॉल नहीं करेंगे तो आपको इस पिच पे वो वाला स्विंग नहीं मिलेगा जो अभी तक हम देखते रहे हैं। और क्योंकि ये ज़्यादातर बॉलिंग फर्स्ट चेंज पे करते हैं तो शायद हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कराने के आदी हैं ये। एक और वाइड गेंद, एक्स्ट्रास की तादाद बढ़ती जा रही है। दोनों बैट्समैनों से जो एक्स्ट्रास के रन्स हैं वो ज्यादा हैं। अभी तक टॉप स्कोरर है एक्स्ट्रास 13, फैजान के 12 रन्स हैं और 2 राइट हैंडर खेल रहे हैं, इसलिए ज्यादा हैरत की बात है। अगर लेफ्ट या राइट का जो कॉम्बिनेशन हो तो उसमें कई बार एक बहाना होता है फास्ट बॉलर के पास कि लाइन नहीं बन पा रही। यहाँ 2 राइट हैंडर्स हैं, इसके बावजूद दोनों तरफ बॉलिंग हो रही। एक और उम्दा शॉट, सनसनीखेज तरीके से खेला। पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान गैप ना होने के बराबर था, लेकिन ढूंढ लिया फैजान ने। जी हाँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से भरपूर ये स्ट्रोक, सिर्फ पेस का इस्तेमाल किया और बैट लगाया बॉल के साथ, पैर अपनी जगह से नहीं हिले और थोड़ा सा मैक्सवेल याद करा दिया इन्होंने इस स्ट्रोक के अंदर। हालांकि उनकी टांग पे तो खासे क्रैम्प्स थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार स्ट्रोक, अच्छी टाइमिंग। ये वो शॉट है हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले कि अगर लग जाएं तो बहुत ही काबिले दीद होते हैं और अगर ना लगे तो फौरन आपकी जो फीट मूवमेंट है उसके ऊपर बात आ जाती है। अच्छा टाइम कर रहे हैं फैजान, इस वक्त सीनियर बैट्समैन है, सीनियर पार्टनर है शहजाद के साथ, और उसी का सबूत देना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर के जो कप्तान हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। बॉलर जो हैं ये सामने के फील्डर जहाँ पे ये खुद खड़े हुए हैं, मिड ऑन मिड ऑफ कवर्स, इन फील्डर्स को बॉलर को प्ले में लाने की ज़रूरत है, ना कि पॉइंट के आसपास शॉट्स जाएं या स्क्वायर लेग की तरफ। स्पेशली जब पिच में मूवमेंट है और आपने स्लिप ली हुई है तो आपको थोड़ा आगे बॉल को पिच करना है, लेकिन जोर लगा रहे हैं और पीछे हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं एक बार फिर, और इस लेंथ के ऊपर किसी किस्म का मसला नहीं हो रहा है। फैजान बहुत ही कंफर्टेबल है बैकफुट के ऊपर, वक्त भी मिल रहा है उन्हें, अपनी मर्जी से प्लेस भी कर पा रहे हैं। यहाँ लाहौर की जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, इनका जो इकोनॉमी रेट है बॉलर्स का वो सबसे ज़्यादा है, 6.29 है। सबसे कम डॉट बॉल्स भी इन्होंने किए हैं इस टूर्नामेंट में।
बैटिंग में सबसे कमतर इनका रन रेट है, तो इसलिए ये सबसे नीचे भी हैं इस वक्त। जी हाँ, अगर आप दोनों ऐसी जगह जहाँ पर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए वहाँ पे आप इनिशिएटिव दूसरी टीम को दे देंगे तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है आपके टेबल पे बॉटम पे होने का। और ये वो बॉल जो कि आमिर जमाल ने एक अच्छा बाउंसर किया और हमें लगा कि बहुत ही अच्छा बॉल था और मैक्सिमम 1 ऑफ द ओवर हो सकता था, लेकिन अंपायर्स का इशारा इसको वाइड बॉल दिया उन्होंने। ये देखिए, शायद लेग अंपायर बेहतर पोजीशन में थे। यहाँ पे हम देखेंगे उस एंगल को, थोड़ा सख्ती वाला मामला इख्तियार किया यहाँ पे अंपायर्स ने। लेकिन उस बाउंसर का असर जरूर होता है बैट्समैन पर, खा वो नो बॉल ही थी, वाइड बॉल ही करार पाई, लेकिन जो बाउंसर है ये अपना असर छोड़ जाता है। वो हमने देखा है, इनके पाँव जो हैं पहले ही नहीं हिलते और इस बार गेंद से और ज़्यादा दूर रह गए फैजान उस बाउंसर के रद्द अमल में। जी हाँ, फैजान बेसिकली एक हार्ड हिटर है, एक क्लासिक ओपनिंग बैटर नहीं है और ऐसे बैटर्स जो हैं उनकी फील्ड मूवमेंट बड़ी लिमिटेड होती है और कई बार बिल्कुल भी इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि वो उन्होंने पहले से ही शॉट प्लान किया होता है और अगर बॉल वहाँ ना हो उनके प्लान के मुताबिक तो फिर हर चीज़ कहीं और ही नज़र आती है। एक बार फिर बाउंसर करना चाहते थे, इससे बेहतर खेला स्क्वायर की जानिब, फुल शॉट खेला ताकि स्ट्राइक जो है वो अपने पास रख सकें। 6 ओवर्स के बाद फैसलाबाद 38, किसी नुकसान के बगैर। निकल के अंदर आ जा। फिर रहने दियो। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है फैसलाबाद की टीम ने और अभी तक ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। दोनों ओपनिंग बैटर्स ने मोहतात अंदाज से इनिंग्स का आगाज किया। सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगी हैं पहली 37 गेंदों में, लेकिन जो मुश्किल फेज था, जो मुश्किल पहला आधा घंटा था, उसको बेहतर अंदाज से खेलने में कामयाब रहे हैं मोहम्मद फैजान और शहजाद अख्तर। कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद इजाज आ गए हैं और इस पार्टनरशिप को अब तोड़ना जरूरी होगा लाहौर वाइट्स की टीम को, क्योंकि बड़े खतरनाक बैटर हैं मोहम्मद फैजान और शहजाद अख्तर। डाउन द लेग साइड, खराब गेंद, असदुल्ला की वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। थैंक यू वेरी मच नोमान। फैसलाबाद इस वक्त इस कोशिश में है कि रन्स को बेहतर से बेहतर कर सकें और काफ़ी हद तक इसमें बॉलर्स ने भी उनका साथ दिया। 15 एक्स्ट्राज जिनमें 9 वाइड्स हैं। और असद की अगर हम बात करें, पहला ओवर भी इनका 9 बॉलों का था, उसके बाद जब दूसरा ओवर करवाया वो भी 9 बॉल्स पे प्रोलॉन्ग हुआ, तो इतना बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्रॉपर अंदाज से। उठा दिया इस गेंद को, लेंथ को पिक किया लेकिन सही तरह टाइम नहीं कर पाए। इस में 2 रन ले लेंगे ये बैटर्स। इस टूर्नामेंट में कम हमने देखने को मिला है कि पहले पावर प्ले में टीमें पहले बैटिंग करते हुए इतने जबरदस्त अंदाज से इनिंग्स का आगाज करें। और आज एक बड़ा दलेराना फैसला लिया आसिफ अली जो कप्तानी कर रहे हैं फैसलाबाद रीजन की। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जी, जिस टीम ने इस वेन्यू पे, पिंडी की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, बैटिंग अच्छी की है, बड़ी पार्टनरशिप्स लगी हैं, यकीनी तौर पर मैचेस उनकी फेवर में गए। और अगर आप फैसलाबाद की बात करें
तो कराची वाइड्स के अगेंस्ट जब इन्होंने 7 विकेटों से कामयाबी समेटी थी, उसमें इनके जो बैटर्स हैं मोहम्मद सलीम, अतीकुर रहमान, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से जो आसान है हदफ उसको चेस किया। और यहाँ पर अर्लियर ऑन टॉस पर भी हमने देखा कि जो इक्वेशन है वो तकरीबन पहले टॉस जीतकर बॉलिंग को फेवर करती रही, लेकिन आज आसिफ अली ने लीड किया और उन्होंने इस तरतीब को बदला और फिलहाल पोजीशन उनकी बेहतर है, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, पार्टनरशिप लगी हुई है। ये भी कहना चाहिए कि इस पार्टनरशिप को यहाँ से कैपिटलाइज करना होगा, क्योंकि फैजान और शहजाद दोनों के पास ये एबिलिटी है, प्लेटफॉर्म है कि इसको 50 में पहले कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर कैपिटलाइज करें। जी हाँ बिल्कुल, ये जो लाइन और लेंथ है वो बेहतर नहीं रही असदुल्ला की। चौथा ओवर कर रहे हैं, आपने बताया कि पहला ओवर भी 9 गेंदों का था, दूसरा ओवर भी 9 गेंदों का था। और दूसरी तरफ अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें, शहजाद अख्तर और मोहम्मद फैजान, फैजान जाने जाते हैं अपने बड़े रन्स के लिए और ये भी अपनी बड़ी शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। आसिफ अली फहीम अशरफ की एब्सेंस में कप्तानी कर रहे हैं, तक अच्छा आगाज फराम किया है फैजान और शहजाद अख्तर ने। कदरे बेहतर गेंद असदुल्ला की, 7 के बाद 42। सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल की है फैसलाबाद ने पाकिस्तान कप में, और इजाज जिस तरह कायद आज़म ट्रॉफी में फैसलाबाद की कारकर्दगी थी उस तरह का तसलसल देखने को नहीं मिला फैसलाबाद की टीम की तरफ से। और अगर हम टूर्नामेंट की इनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिली, और सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं इनके जो टॉप 20 बैटर्स में हैं, सबसे ज्यादा रन्स करने वालों में। मोहम्मद सलीम ने 255 रन्स किए, वो तीसरे नंबर पर हैं। फैजान ने 142 किए। तो बैटिंग का जो मसला है वो रहा है फैसलाबाद के साथ। अहमद दानियाल 6 मैचेस में 6 विकेटें हासिल की, 1 फाइफर के साथ। टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने अपनी लिस्ट है करियर के पहले मैच में फाइफर लिया, और उसके बाद टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा अहमद दानियाल के लिए। इनके पास पेस मौजूद है, ये अच्छी लेंथ पर गेंद कर सकते हैं। के बाहर गेंद और बाहर की जानिब निकली। मोहम्मद फैजान ने 142 रन किए हैं इस टूर्नामेंट में, और जिस तरह मैं बात कर रहा था यास कि ये बैटिंग का जो मसला है वो रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। फैसलाबाद की टीम के साथ काफी ज्यादा इनके ओपनिंग पेयर भी चेंज किए, क्योंकि हुरैरा इनसे काफी ज्यादा तवक्कुआत थी। 5 इनिंग में सिर्फ 59 रन किए मोहम्मद हुरैरा ने, तो उनका आउट ऑफ फॉर्म होना कुछ बेहतर साबित नहीं हुआ फैसलाबाद की टीम के लिए। well, exactly. और इस वक्त अगर हम लाहौर वाइड्स की बात करें तो ब्रेक थ्रू चाहिए। अहमद दानियाल जो कि उनका पहला बॉल था, थोड़ा सा बाहर निकला, क्योंकि स्लिप अभी तक नहीं ली। और इवन इससे पहले भी हमने देखा कि जो बॉल्स थी असद की वो इतनी नहीं थी। ये पहला मैच जो उन्होंने खेला 33 रन के एवज 5 विकेट हासिल की, उसके बाद कलर्स में नजर नहीं आए। एक रावलपिंडी के खिलाफ विकेट हासिल की, लेकिन रन्स बहुत दे गए। गेंद कदर नीचे रही। जिस तरह की लेंथ तवक्को कर रहे थे, जिस तरह की हाइट तवक्को कर रहे थे फैजान, इस तरह की गेंद ने कैरी नहीं किया। जी हाँ, और इस वक्त जो बॉलिंग है वो इतनी थ्रेटनिंग नहीं, जिसकी वजह से आप रन्स देख रहे हैं। ये देखिए बॉल पार्ट का थोड़ा सा अंदर को ज़रूर आया, बैटर को डिस्टर्ब ज़रूर किया। आखिरी लम्हात में उन्हें ये लगा कि बॉल जो है वो पिच होकर इन डिपर सॉर्ट ऑफ डिलीवरी बनी, लेकिन इतना थ्रेटनिंग नहीं कि विकेट्स ऑफ स्टंप पे जाकर लगे।
कट किया खूबसूरती से, लेकिन फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलने का मौका मिला अहमद दानियाल को। एबटाबाद, मीरपुर, KRL स्टेडियम, रावलपिंडी, इसके बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी लाहौर वाइट्स ने अपने काफ़ी मैचेस खेले। तो जिस तरह का उनका लिस्ट करियर का आगाज रहा, उस तरह की तसलसल से परफॉर्मेंसेस वो दे नहीं पाए टूर्नामेंट में। जी हाँ, इसी वजह से अब तक सिर्फ एक एक फतह है इन दोनों टीम्स की इस पाकिस्तान कप में। लेंथ बॉल को पिछले कदम पर जाकर निकाला और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मोहम्मद फैजान क्रीज पर हो तो आपको इसी किस्म का रनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये जाना जाते हैं अटैकिंग क्रिकेट के लिए। जिस तक उन्होंने स्ट्रोक खेला तो अपनी क्रीज में थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन कॉन्फिडेंट थे कि बॉल की जो रफ्तार है वो इतनी नहीं है तेज के फील्डर की तरफ पहुंचे। इससे पहले उन्होंने एक सिंगल लिया और ये बेहतर क्रिकेट है कि अब तक सिर्फ 3 चौके इस इनिंग में आए हैं और हम 8वें ओवर में चल रहे हैं। बेहतर अंदाज से खेला अहमद दानियाल की तरफ। अच्छे ओवर का इख्तिताम 8 के बाद 43 बगैर किसी नुकसान के। ड्राइव किया मोहम्मद फैजान ने, लेकिन फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। और जिस तरह हम फैसलाबाद की टीम की बात कर रहे थे, कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेलने के बाद जिस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्को थी वो नहीं दे पाए। मैच से पहले टॉस पर आसिफ अली से बात हो रही थी इस चीज़ से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास में उन्होंने अपने रेगुलर मंजे हुए खिलाड़ियों को मौका दिया, और जो लिस्ट एक क्रिकेट है पाकिस्तान कप, इसमें उन्होंने तजर्बा किया नए खिलाड़ियों का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन से अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे। उनको चांस दिया लेकिन बेहतर अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम फैसलाबाद की बात करें इस टूर्नामेंट में, तो जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी वीक रहा। खुरम शहजाद ने 9 विकेटें ली 4 मैचेस में। डाउन द लेग साइड वाइड बॉल थी असदुल्ला की तरफ से। इसके अलावा अरशद इकबाल की कमी उन्हें महसूस हुई, क्योंकि सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं अरशद इकबाल ने। अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात के बायस नहीं खेल पाए थे टूर्नामेंट का पहला हिस्सा। अपील जरूर की, लेकिन यकीनी तौर पर गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी। इसमें हाइट का फैक्टर भी इन्वॉल्व था। इसके अलावा स्पिनर्स की तरफ से भी इजाज कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। 6 मैचेस में 3 आउट किया अली असफन ने, और हम नवाब ने 3 मैचेस में 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो जिस किस्म की कारकर्दगी की तवक्को थी फैसलाबाद की टीम से, वो दिखा नहीं पाए। सिर्फ कराची वाइट्स के अगेंस्ट 7 विकेट से इन्हें कामयाबी मिली। उसके अलावा मुल्तान, लाहौर ब्लूज, पिंडी, पेशावर, फाटा, तमाम टीमों के खिलाफ बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही इस फैसलाबाद के यूनिट की, जिनके पास डोमेस्टिक सर्किट के अच्छे परफॉर्मर्स मौजूद हैं। और फिर गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। 3 मरतबा अगर एक टीम जो टोटल टारगेट है उसको चेस करवा दे, तो इसका मतलब है कि उनकी जो बॉलिंग है डिपार्टमेंट वीक है। क्लियरली ये देख सकते हैं आप इम्पैक्ट कि असद काफ़ी ज़्यादा लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। यकीनी तौर पर एक स्ट्रगल है, क्योंकि वो अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार नहीं रख पा रहे इस तर्ज की कंडीशंस में। जब ऑफ स्टंप पे अगर आप बॉल रखें एक स्लिप लेकर, थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़रूर मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तजर्बात करते रहे, बेवड रहे, और इवन एक्स्ट्रा डिलीवरीज भी अपोनेंट को दे दी। 3-4 ओवर अगर आप गिफ्ट में दे दें अपोनेंट साइड को, तो यकीनी तौर पर उसमें जो रन्स बनेंगे उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी टीम पे आएगा। और आप बात कर रहे थे फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद के जो बॉलर्स हैं उन्होंने लगभग कोई 1400 रन्स दिए इस टूर्नामेंट में अब तक।
और जो उनकी टीम ने बनाए वो तकरीबन कोई 1200 के करीब रन्स थे। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यकीनी तौर पर उनके जो बॉलर्स हैं उनकी पिटाई काफ़ी हुई। जी हाँ, और जब बॉलर्स की पिटाई हो रही हो और बैट्समैन रन्स ना कर रहे हो तो इसी किस्म के नताइज देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, लेकिन बेहतर अंदाज से रोकने में कामयाब हुए अपने बूट की मदद से असदुल्ला। इतना ज़्यादा कोई फायरवर्क्स देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी सूरत हाल बेहतर है इस वक्त फैसलाबाद की टीम की बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें कि उन्होंने विकेट नहीं गंवाई। और कट से ये भी कहना चाहिए कि जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। गो के अब तक 36 डॉट्स हैं, लेकिन जो रन रेट है वो तकरीबन 5.5 का लेकर चल रही है फैसलाबाद की टीम। आगे बढ़ा हुआ बॉल, इसको स्ट्रेट बल्ले के साथ खेला। लगता है ये कि कहीं अंगूठे पे बॉल लगा जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ में है। और अर्लियर ऑन गो के मौसम भी थोड़ा सर्द है जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स हैं अगर वहाँ पर बॉल सीधा जाकर लगे तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह अमल हो सकता है। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि कभी टखने पे या घुटने पे अनपैडेड एरिया जो है जहाँ पर बॉल लगता है, और काफ़ी यहाँ से लग नहीं रहा था कि इतना तेज़ है, लेकिन बल्ला सीधा था उनका और काफ़ी ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन है उस बॉल का वो जाकर सीधा उनके टो पे लगा। जहाँ ये मैजिक स्प्रे, क्या ये वाकई कोई मैजिक दिखाएगा? आपको इत्तेफाक हुआ मैजिक स्प्रे लगाने का आज से पहले? वन टाइम, एक दफ़ा, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल फ्रीज कर दिया, ठंडक। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप गर्मियों में कहीं पर बैठे हैं और अगर आपने स्प्रे कर दिया तो आपको कुछ देर के लिए फीलिंग आती है कि आप एयर कंडीशन में। जी हाँ, ये मैजिक स्प्रे जो है ये नम कर देता है, उस जगह को नम कर देता है। उसका असर ये होता है कि आप कुछ देर के लिए दर्द की जो कैफियत है वो खत्म हो जाती है। असदुल्ला अपने 5वां ओवर कर रहे हैं और सरान उन्हें गेंद लगी है, लेकिन रावलपिंडी ये शहर अगरचे खानों के लिए इतना मशहूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फूड डेलिकेसीज हैं कुछ बहुत जबरदस्त हैं। खास तौर पे जो पिंडी का नाश्ता है, हलवा पूड़ी, इसके अलावा बाकर खानी, और इन सब के साथ चाय तो जरूरी है। एग्जैक्टली, कमर्शियल मार्केट, बन्नी, सदर, ये वो एरिया जहाँ पर आपको इस किस्म का जो नाश्ता है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बर्गर, जी हाँ, बर्गर के साथ साथ जबरदस्त नाश्ता मिलता है इस्लामाबाद में, नो डाउट। और ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के आसपास ये फूड स्ट्रीट भी मौजूद है, यहाँ से भी आप बेहतर अंदाज से खानों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ लेकिन असद यहाँ पर लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे कि जिस अंदाज से ये बॉल उनके अंगूठे पे लगा है। फिजियो ने उन्हें यकीनी तौर पर 1-2 जॉग करने के लिए कहा, कि जैसा कि ये लैंड करेंगे जो इम्पैक्ट आएगा इनके पाँव के अंगूठे पे या लैंडिंग एरिया के वक्त, उस वक्त जो है वो क्रूशल टाइम हो सकता है और इम्पैक्ट डलता है बॉलिंग पे। जिस वक्त आपके जिस्म में जो इम्पैक्टफुल एरिया है वहाँ पर अगर तकलीफ हो तो आप उस तरीके से प्रॉपरली जो है वो बॉल नहीं करवा पाते। और ऑलरेडी 5 ओवर में 22 रन दे चुके हैं। तवातुर से इसी चैनल में गेंद कर रहे हैं, ये जो लेग स्टंप का एरिया है, पैड्स को टारगेट कर रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने काफी ज्यादा एक्स्ट्रास कंसीड किए सदुल्ला ने। लेकिन वक्त जो है वो गुजरता चला जा रहा है और रन जो हैं वो आ रहे हैं, इवन किसी सूरत में आए, एक्स्ट्रास में हैं, बाउंड्रीज की सूरत में हैं। तो आपको यहाँ पर बीइंग अ बॉलर जो आपकी एक ड्यूटी है कि आपने विकेट निकालना है, क्योंकि कंटेन करना इस वक्त यहाँ पर ज़रूरी नहीं। 1-2 विकेट निकलें तो वो एक बेहतर अमल होगा लाहौर वाइट्स के लिए।
पुल कर दिया खूबसूरती के साथ इस गेंद को, लेंथ को जल्दी रीड कर गए थे मोहम्मद फैजान, मिड विकेट के एरिया का इंतखाब किया और बाउंड्री के साथ इस ओवर का इख्तिताम किया मोहम्मद फैजान ने, और इस बाउंड्री के साथ फैसलाबाद रीजन की निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हुई। इस दफा थोड़ा सा पीछे बॉल था, जगह पे खड़े होके इजीली मैनेज किया। देखिए कितना वक्त था कि सी ऑफ किया इसको डीप मिड विकेट की जाने, और अर्लियर ऑन पावर प्ले ऑन है। इस तर्ज के मजीद स्ट्रोक्स से हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। 50 मुकम्मल हुए। अहमद दानियाल के लिए कोई भी स्लिप नहीं है, मिड ऑन जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से स्लिप हटा दी गई। थर्ड में देखें आप, डीप है, फुल लेंथ डिलीवरी के लिए स्वीपर कवर फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ शहजाद अख्तर ने, लेकिन एक ही रन बन पाएगा। ये बेहतर स्ट्रैटेजी है कि दोनों बैटर्स हैं, उन्होंने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं, खराब गेंद का भरपूर फायदा उठा रहे हैं मोहम्मद फैजान, जबकि शहजाद अख्तर अभी तक इनका बल्ला उस अंदाज से रन नहीं उगल रहा, इस सिंगल और डबल पर ये इत्तेफाक कर रहे हैं। या कहीं पे भी ओपनिंग की जो शराकत होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है फैसलाबाद को, इसको कैपिटलाइज करें, क्योंकि फैजान एक अच्छी इनिंग पे जा चुके हैं, मुश्किल वक्त गुजार चुके। ये बेहतर है कि आप स्टंप्स को टारगेट करें, अगर आप विट देंगे तो आपको मार पड़ सकती है। जी हाँ, ये पहला पावर प्ले ये यकीनी तौर पर नाम रहा फैसलाबाद की टीम के। 9 ओवर में उन्होंने निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की, बड़ा अच्छा आगाज था इस इनिंग्स का। मोहम्मद फैजान जब उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली, उसका भरपूर उन्होंने फायदा उठाया और इन 51 रन्स को हेल्प किया गया, कुछ खराब गेंदबाजी के बाइस, कुछ एक्स्ट्रास के बाइस। यहाँ पर ज्यादातर अगर दोष है तो वो बॉलर्स का है। 19 एक्स्ट्रास अब तक आ चुके हैं। अगर आप इन दोनों का स्कोर देखें, फैजान 25 पे हैं, शहजाद 9 पे। ये स्टैंड जो है, ये फर्स्ट टाइम इस वनडे कप में अगर हम देखें जो पार्टनरशिप है फैसलाबाद के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा हाथ जो है वो बॉलर्स का है। उन्होंने गिफ्टेड डिलीवरीज दी हैं यहाँ पर इन दोनों बैटर्स को। अच्छा यॉर्कर अहमद दानियाल का। जी हाँ इजाज, और अगर हम कुछ ओपनिंग पेयर्स की बात करें इस टूर्नामेंट में फैसलाबाद के लिए, तो हुरैरा और फैजान ने अक्सर औकात ओपनिंग की। इसके अलावा अवैध जफर को आजमाया गया। आज के मैच में एक मुख्तलिफ ओपनिंग पेयर हमें दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती दिखाई दी है फैसलाबाद रीजन की टीम। बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, बेहतर कॉम्बिनेशन से मैचेस जीतने के लिए। के बाहर गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, बिल्कुल फीट मूवमेंट नहीं देखने को मिली शहजाद की तरफ से। एग्जैक्टली आपने फैसलाबाद के बैटर्स की बात की, तो यकीनी तौर पर कोई भी इतने बड़े रन्स उनकी तरफ से देखने को नहीं मिले। ये अच्छा बॉल था, ऑफ स्टंप पे पड़ा हुआ, ड्राइव करने के लेट मूवमेंट मिली जब विकेट कीपर के पास बॉल जा रहा था। ये वो लाइन और लेंथ है, या चैनल कहना चाहिए कि चैनल बॉलिंग अगर आप इस वक्त करें तो माइट भी आपको कुछ रिजल्ट मिल पाए। पैर खड़े खड़े बॉडी से दूर खेलने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद अख्तर, और की बार भी कामयाबी नहीं मिली। 10 के बाद 53। ये अब तक का खुलासा है, ओपनर्स आउट नहीं हुए, लेकिन उसके बाद
इरफान है, आसिफ अली हैं, अली असफन, मोहम्मद सलीम, खुरम शहजाद। मोहम्मद सलीम की अगर हम बात करें तो शायद वो एक बैटर है जिन्होंने 90 रन बनाए थे कराची वाइट्स के खिलाफ। ओवरऑल 255 रन, जिसमें 3 तीसरे नंबर पे है ओवरऑल इस इवेंट में। क्या रमीज जूनियर को अब बॉलिंग के लिए लाया गया है। 5 विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान कप में। इनका लिस्ट एक करियर जो है वो 5 विकेट पर मुहित है। इनके लिए एक स्लिप ले रखी है कप्तान ने। अच्छा आगाज रमीज जूनियर का। काजी आजम ट्रॉफी में पेशावर के खिलाफ बॉलिंग करते हुए उन्होंने एक इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। देखते हैं कि ये रावलपिंडी की इस विकेट पे किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं लाहौर के लिए, जिन्हें विकेट की जरूरत है। हाँ, एक बार फिर लेग स्टंप का एरिया, लेग स्टंप का रीजन है, वहां पर टारगेट कर रहे हैं। वेल दोनों बॉलें ये थोड़ा ज्यादा ड्रिफ्ट करके लेग साइड पे अपील जरूर की, लेकिन जल्दी जल्दी लाइन में आना पड़ेगा विकेट टू विकेट। ये बेहतर है, ये बेहतर अप्रोच है शहजाद अख्तर की। बिल्कुल आई लाइन के नीचे खेल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहे फास्ट बॉलर खेल रहे हैं चाहे स्पिनर खेल रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप आई लाइन के नीचे खेलें। कदमों का इस्तेमाल किया, आउटर एज, लेकिन कैरी नहीं कर पाई। बैकफुट पॉइंट पर मौजूद फील्डर के पास तैयब ताहिर। इन्होंने भी बेहतर अंदाज से रन्स नहीं किए इस पाकिस्तान कप में, जिस किस्म की इनसे तवक्को थी। अगर हम पिछली शॉट देखें इजाज, तो वो प्रॉपर फ्रस्ट्रेशन की शॉट थी, क्योंकि 30 गेंदों में सिर्फ 9 रन किए हैं शहजाद अख्तर ने। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बाहर निकलकर सीधा खेलने जा रहे थे। बिल्कुल जब आप ब्लॉक कर देते हैं, रन्स नहीं मिल रहे होते। एक बार फिर सीधा खेले, अब की बार कनेक्ट करने में कामयाब हुए। गेंद एक टप्पा खाते हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पार कर गई 4 रन्स के लिए। यकीनी तौर पर इस बाउंड्री से एतमाद में इजाफा होगा शहजाद अख्तर के। जी, इससे पहले उन्होंने अटेम्प्ट जरूर किया था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा कनेक्शन था। लॉन्ग ऑन पे फील्डर जरूर था लेकिन थोड़ा सा वो वाइड थे, जिसकी वजह से जो टाइमिंग थी वो अच्छी रही। एक बाउंस के बाद बॉल फेंस पार कर गई। 11 ओवर के बाद 58 बगैर किसी नुकसान के। स्लो यॉर्कर, अच्छा रफ्तार में रद्दोबदल किया अहमद दानियाल ने। ये चीज अक्सर औकात में देखने को मिलती है कि जब आप तेज तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, वाइड बॉल खेलते हैं, खासतौर पे T20 क्रिकेट, शॉर्टर फॉर्मेट, आपको वेरिएशंस आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही लेंथ, एक ही लाइन, एक ही रफ्तार से गेंद करते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और बैटर्स को आपको रन्स करना उनके लिए काफी आसान होते हैं। और उससे बढ़कर कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि दोनों टीमें एक एक मैच जीती हैं, तो माइट भी कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल उस वजह से भी कम हो जाता है कि आपके पास फ्यूचर में आप कुछ है नहीं इस इवेंट में, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बड़ा असर डालती हैं। अच्छा यॉर्कर, ये तवातुर से इसी लाइन पे गेंदें कर रहे हैं और तेज बॉलिंग कर रहे हैं अहमद दानियाल। ये बड़ा खुशाइंद है ना सिर्फ इनके लिए बल्कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। यंग है, के पास अच्छा पेस मौजूद है, अच्छा रिदम, इनका एक्शन बेहतरीन है।
शॉर्ट बॉल, इसको उठाकर खेला शहजाद अख्तर ने, टाइम नहीं कर पाए, इसी वजह से सिर्फ एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो ये जिस रद्दोबदल की हम बात कर रहे थे वो देखने को मिला है। यॉर्कर के बाद अच्छा बाउंसर यहां पर अहमद दानियाल की तरफ से। एग्जैक्टली वेरिएशंस जो हैं वो पेसर के पास होनी चाहिए। केसर अर्लियर ऑन अपने चौथे ओवर में है, कंटेन तो जरूर किया हुआ है, रन्स नहीं दे रहे, लेकिन इनका विकेट कॉलम जो है वो इम्प्रूव हो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप एंड ऑफ द डे 5 पे 25, तो वो काबिल दीद होगा। एक मरतबा फिर पेस तब्दील किया और ये बहुत जरूरी है, बड़े थिंकिंग क्रिकेटर की निशानी है कि आप सोच के गेंद कर रहे हैं, किस बैटर को आपने किस लेंथ पे गेंद करनी है, उन्होंने कहां पर आपने रफ्तार में रद्दोबदल करना है। दूसरी तरफ मोहम्मद सलीम, ये पाकिस्तान कप उनके लिए बड़ा जबरदस्त रहा है, 250 से ज्यादा रन्स। बेहतर ओवर अहमद दानियाल की तरफ से। स्टंप्स में गेंदें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद फैजान वो प्लेयर हैं कि जब भी आप ऑफ स्टंप के बाहर विट देंगे या थोड़ा सा पैड्स पे बॉल करेंगे, वो आपको नहीं बख्शेंगे। जो उनके लिए इस वक्त वक्त भी आसान है, मुश्किल वक्त वो गुजार चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें कैरी करना, अपने बल्ले को कैपिटलाइज करना है, इस इनिंग को, और इतना बुरा स्ट्राइक रेट भी नहीं है। फुल टॉस वापस खेला अहमद दानियाल के पास, डॉट बॉल के साथ ओवर का खत्म, 12 के बाद 60 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। This is where things have improved drastically in domestic cricket. You can watch all this cricket on ARY's app. If you're in Pakistan, MyCoke in Pakistan, and if you're outside Pakistan, you can always log into PCB YouTube and Facebook channel. Just amazing to see cricket being televised and broadcasted all over the world. So heartening for Pakistan cricket. They can see all these young players perform in front of them and then make a better judgment about them.
At the moment, everything has gone as per the plan of Faisalabad region. They have not lost a wicket. They've scored runs. 60 runs at the moment without losing a wicket in 12 overs. Both batters looking really good. Faizan 26, 14 for Shahzad Akhtar on his debut, and they've been helped by some extras too. The run rate at the moment is 5 as I welcome along Salman Butt alongside me. Things have gone as per Faisalabad's wish. Thank you, Ali. Well, of course, so far, Lahore with the ball have been totally irrelevant, to say the least, because they haven't achieved any sort of line and length with the ball, both the fast bowlers. And now, when we see the scorecard, the second highest scorer is the extras, and they've already bowled 14 extra balls. That means 2 overs and 2 balls. And this, towards the end, might play its part for them being late and having an extra fielder in the circle. So this is something that Lahore spinners will have to make up for. Take wickets and also bowl the overs quickly. You got to keep the one eye on the runs also. They've given away 20 extra runs, courtesy buys, 4 leg buys, 3 no balls, and 11 wides. Discipline. Big shot again. Great swing of the bat. Superb placement too. Shahzad Akhtar now using the long handle, putting the pressure on the leg spinner. A boundary. Yes, this one was hoiked over mid-wicket. The batter Shahzad taking his chances. It wasn't a bad ball. Was well flighted in the stumps at a good length. But the batter using the long handle. And the ball, he deposited over mid-wicket for 4 runs. Again, well bowled. I like this. When I see Ramiz, even if somebody goes after him, the very next ball is right on target. And that is a great thing in a spinner's armory, to be consistent and not to be afraid to flight the ball. Slip in place for Ramiz. Nicely just eased it towards long off for 1. Absolutely, I totally agree with you. It was the pick of the cricketers. All in the Qaid-e-Azam Trophy we talk about, he was the most impressive bowler. Ramiz Jr. definitely has a good future. And as Salman was just saying, he's brave, he's not scared to flight the ball in his areas, and he's consistent. That is the best quality that he has, the consistency Ramiz Jr. has. Again, that area that Salman was just mentioning is not scared for the challenge, Salman. Absolutely. As a bowler, you have to be consistent. Any bowler, if you're a leg spinner and you have good control and you're consistently there and thereabouts on the desired region, you can be most effective. This one, the batter taking a risk. Had this hit the pad, would have been curtains for Faizan, and that is why we see both hands up in the air for Ramiz. 13 over bowled, 65 for none Faisalabad. He's bowled really well, Daniel. 3 overs for just 5 runs. He's just given that stability that was missing from the other end when Asadullah was bowling and given away so many extra runs. Shorter one pulled. 2 is the call. They're not going to get it. Good throw. Short again, and we've seen plenty of short ones today from the bowlers. At times, they have gone over the head of the batter and been declared wide by the umpires. And on the other occasions, the batters have looked to play the full stroke, haven't been able to time it to their liking, but still, they've been getting a couple every time. This one again has been pulled through the mid-wicket region, but the fielder makes good ground. Will keep it to 1 only. Interestingly, with the movement available and the early morning start,
the lengths of all the bowlers so far and the line as well hasn't been up to the mark. They have been shorter in length, and at times they've been all over the place, down the leg, away from the offside, and that inconsistency has let Faisalabad get away to a good and an easy start. Yeah, you definitely cannot blame the conditions if you're not going to be consistent in your line and length, because I believe, Salman, these conditions have been beautiful, both for batters and bowlers, and we saw that. Anyone who's technically correct, somebody like Shan Masood, somebody like Fasi, they've scored runs because they've played through. They've played all through till their 100. They've been technically correct. They've been playing close to the body. And then coming to the bowlers, Danial, Hunain Shah, Umayyad Asif, Kashif from Rawalpindi. Oh, that's a good run. Very good run. Kashif from Rawalpindi. They're bowled in the right areas and they've been successful. So these conditions or these pitches have been just brilliant for both batters and bowlers. Yes, this one was nearly Yorker, and the batter making a good call, and in the end completing an easy single towards mid-on. Amir Jamal was there. I agree, Ali. This Rawalpindi Stadium pitches, they have been brilliant cricket pitches. Bowlers getting movement, batters getting run, good pace, good bounce, shots on, and also good areas. If you can bowl as a bowler, you get purchase and you get wickets as well. It's a great learning for the batters, because you're made to grind for your runs. You're made to hustle. You're made to stay there on the crease, and then you get the value of the runs, because runs have not been easy. And anyone who's got the runs is just brilliant, technically correct, sound. Look at that, Imran Butt, Saim Ayub, Mohammad Salim, very impressive. 6 matches, 255 for him, averages 51. This is impressive. Imran Butt with 302, and Saim Ayub, the brilliant Saim Ayub, 268 in his 5 games. He also averages 53. And Sharjeel Khan in 5 games, he's also averaging 50. So good to see young batters scoring runs. And this one has been pulled in the air, and we'll see. And this one, well, he was on the boundary rope, so no matter, even if he had caught this one, would have been a 6 anyway. Looks like as if he wasn't aware that he was already on the boundary line. And this is something, as a fielder, you need to know. Well-directed bouncer this. Faizan going after the ball, not middling it. And then the fielder, here we see, going back. Well, that would have been difficult. You have to be very athletic to create a chance like this into a catch. Nonetheless, he is back to bowl his next over, Ramesh Jr. Well, it would have been a great catch had he taken it. It was not to be. 14 overs, 74 for none, a life being given to Faizan. Now he'll have to make it up in his bowling, Ramesh Jr. It's just getting easier and easier, the batting conditions. You can just tell the way these batters are playing through the line. Stroke making has become easier because the sun has been beating down, all the moisture gone. It's all happy days for batters from here on. Yes, and rarely we have seen not a wicket fall in the first power play. So this is one of those days. And this one again is well bowled, and Clark appealing to the third, to the leg umpire, Mohammad Asif, for the stumping. But I guess the batter had his back foot in the crease. No dramas there. But once again we see Faizan just swinging towards the leg side, just hoping that he will connect. Yeah, this is what he does. He's a dash up and he just whips it. He doesn't have that follow through. He doesn't have that extra swing in him. He just whips it. That wrist also very strong. And we've seen that he has hit some glorious 6s in his career. Last year also in T20 he was just magnificent for Central Punjab. Again, 2 is the call.
They should be able to get it this time, easily done in the end, because first run was run really hard. Yes, he is. His role is to be the aggressor up front, and he is kind of a power hitter, not the classic opening or a specialist opening batter. And he's already played 49 deliveries for his 35, so he knows that he needs to kick on. And he goes again, and this time he connects, and this will be a huge 6 over mid-wicket. Good connection this time, and he gets the maximum, and he gets himself to 41 and the team to 83. And Ramiz bowling within the stumps, especially when the batter is looking to go big. I think the previous deliveries were a better idea, but maybe he thought that ball might sky up. It was well bowled, wasn't a poor ball, but Faizan is taking his chances. That was in his zone. This is what he was searching for. Something in his area, the length, where he can come underneath and then get that elevation. Again trying for the similar shot, but this time, as you said, wider enough from Rami's unit. So good comeback. He will give you chances. He will keep you in the game, Faizan, because the way he plays. 15 overs gone, 84 for none. The point you were making earlier, Saman, they're way behind, 4 overs behind, because they have bowled so many wide deliveries, 11 wides already inside 15 overs, and 3 no balls too. So yes, you're bound to be behind. So they've already bowled 2.2 extra overs. So that you take 14 balls out of this equation, so only 10 balls remain. And that is where, in the end, if it stays the same, they will get hurt with an extra fielder inside the circle. Will be an advantage to the batting side. This is where spinners will need to cover up, or maybe if they can get the whole team out, that's another way of covering it up. This time, slower ball, well disguised, and the batter, he is now looking to go after everything. 42 is of 51. Has got Faisalabad. I think this is their best start of the whole tournament, and maybe the best start of the tournament in any case. Especially at this stadium, Rawalpindi Cricket Stadium. New ball has been really brutal to the openers. The ball has been swinging, seaming. It has been tough. Big. Bang, that is very big. All the way. Yes, it is. The length, the line, everything suiting Faizan as he moves to 48. So this is his third 6 now in the last 10 or 12 deliveries. And this one was hit over mid-wicket, on the up, nowhere near a half volley. He just went after it, a good swing of the arms, and connecting it over the mid-wicket region. This mid-wicket is the region where he aims most of his strokes. Oh, wow. What a shot to bring up his 50. Not an ideal shot, but he will get it through the extra cover area. That is a magnificent 50. Fifth 50 for Faizan in his career. Although this match may be a dead rubber, but individual performers will be appreciated, and he is one of them. Faizan, fantastic inning. Yes, he's now on the job, taking his roll up, going after the bowling, and he's connecting well now. Wonderful shots, the last 3 sixes, and this one was wide, overcompensated by the bowler, knowing that he's going towards the mid-wicket region. But again, today, his hand-eye coordination has also been up to the mark. He's connecting everything outside the off-stump as well. Oh, again. The way he just times it and places it. Superb batting. That is tremendous hitting by Faizan. Just again, that whip and placement. There was a fielder placed, but the way he's played it late. Brilliant. A touch of class on this stroke. Just timed and placed. Just a short arm, the shortest of jabs, this one. And no chance for 3 fielders, not Tayyab Tahir and the man behind him and the third. It just went through and went for 4 runs.
It's looking really threatening for Lahore Whites, Faizan. And the longer he plays, the easier it gets for him, because he is a natural stroke maker. And the longer he stays, he'll be seeing the ball big, and he will be hitting, because the intention is pretty clear. The approach is pretty clear, one-minded, single-minded. Clarity is there that he has to hit anything that is in his zone, and he's doing it with some ease. Yes, it's always good to keep things simple and just remember what your role is and just play to your strengths. And we saw what could happen with this kind of approach. We saw Maxwell do something extraordinary. And this one again has been driven, and a quick single, 100 up. The opening partnership gets to 100 with 16 overs ending. It's 100 for none, Faisalabad. Yeah, of course, there is no Ahmed Shahzad for Lahore Whites, so Saad Naseem, the captain, will have to rely on Umar Akmal, Tayyib Tahir. They're the senior member with him in the side. Because Salman, once the opponent gets to this sort of start, the captain is short of ideas. You need support from your senior members around. So that is why I saw Umar Akmal running to Saad Naseem, maybe a few good ideas. Yes, it's always good to share your experience, and when you have loads of it. It's Saad Naseem now bowling from the far end. The change has been made. Ramiz has been taken off after 3 overs. Just after he conceded a 6 in the previous over, he's been changed, and now Saad Naseem has taken the responsibility to pick up the wicket. It has been tough for the batters, especially openers, as we were mentioning earlier. Only 300 partnerships. Whole of the season, whole of Pakistan Cup. 2 at KRL and 1. This one here at... Oh, was there an edge? Is there an edge? He's unable to take it, but definitely there was a sound and the disappointment on Saad Naseem's face. Well, he needs not to be disappointed, because he's the one picking non-regular keepers up every time. This is what we have been talking about since morning. The value of having a proper keeper. And he, at no point of time did he close his gloves to get grip of the ball. And that is pathetic keeping. And even a poor decision to keep playing the non-regular keepers who hardly keep around the year. And this is the price that you have to pay. Yeah, you make a great point. You cannot win championships if your keeper is keeping like that. Oh, again, that was hit straight back to Saad Naseem. He's hurt himself also. That is his bowling arm, I tell you, the right arm. That was forcefully hit. Yeah, it was a firm hit, well timed, and Saad making his best effort, going with one hand, and wasn't able to collect that in the process, just getting hurt a bit. Talking about non-regular keepers and catches, in the previous game here we saw Shan Masood dropped by Umar Akmal, and then he scored a big 100, and Lahore paid the price, but they're not learning from that. They continue to play with the non-regulars. Oh, that's sweetly timed by Faizan. There is no looking back for him. He's making this inning count with his superb stroke making. Played it late, Salman. Beautifully played. Yes, he waited for the ball, and at the very end just placed it behind point. A very well controlled shot. See, he played the ball behind his eyes. That is how much time he took to make sure the ball went in the gap. He's looking very dangerous. Salman, we both have played cricket in Lahore since childhood, and we have never seen such situation that the whole Lahore region doesn't have a wicket keeper who can represent them at this level. It is pretty disappointing that you are making the batters forcefully do the wicket keeping, and you're paying the price for it. Down the track again, just one. And you are paying the price. Look at Lahore. They're on the brinks to be on the last at this table. We'll continue talking about it. 17 overs gone, 107
for none. Because the way things are going at the moment, 17 overs, 107 for none, most likely Lahore will end up at the last position because everyone is above them. And the main reason, as Salman suggested, Umar Akmal dropped a chance, Shan Masood scored 100. Here, another chance has been given by a non-regular wicketkeeper. So what has happened to Lahore cricket? It's not about what has happened to Lahore cricket. It is about the decision making. It entirely comes under the umbrella of the selection process. Rather than the keepers not being available, it is about not selecting a keeper. Because definitely, lots of clubs, lots of cricket going on. Every team has 1 or 2 wicket keepers with them. So unless you start to develop them, by playing them, of course, you will never have one. So if Clark and Umar were to keep, then what's the point of having wicket keepers? And also in the game, which is now become a dead rubber, and there is no repercussion of losing or winning this game, then why not play somebody who's a regular? So you're paying the price by losing games, by allowing people to score big hundreds, just because you're not picking the available wicket keepers. Hamza Akbar, Farhan Khan, Mohammad Sami, 3 wicket keepers. Shahwez Irfan. These are the 4 wicket keepers that I know who play regular cricket in Lahore. And we haven't seen any of them. Farhan, he's very experienced. He's been around for a little while. Hamza Akbar did hurt himself, but he is fit. I know of that. Sami, another very talented wicketkeeper batter. And Shahwez. Amazing. Talking about all these, if you want a keeper who can go big in the power play and is a powerful player, then Shahwez Irfan is the one boy who is the best among all these names that we have taken. Here is the Lahore squad on the screen, and you hardly find one. So I don't know what is the thinking behind this, but definitely this is something they need to rethink. This one has been again pulled through mid-wicket. No chance for any fielder this time. 4 runs, and Faizan is just threatening by the minute now. You give him chances and he will not spare you. And he is in a hurry. He's looking to go big on every delivery, and this one was in his area. This is where he likes, right in his front of his eye line. He's going to punish you. Amir Jamal, you got to learn. Even the bowling unit today has been like, they're not watching the game. The guy has been pulling everything so far, and Ahmed Daniel is, I think, the quickest among all the Lahore bowlers. So he has been pulled for runs, and now Ahmed Jamal starts his spell with a shorter one. Now after this, domestic cricket will continue. We'll go to Karachi for National T20. It would be interesting to see what Lahore picks up then in T20 cricket. Do they still go with non-regular wickets and pay the price, or they give the opportunity to a young wicketkeeper and develop one wicketkeeper? That's the question that needs to be asked to Lahore management. The ultimate goal of having the whole mechanism of domestic cricket is to provide cricketers the opportunities where they can better their skills and at the end play for Pakistan. And this one again has been timed, and the fielder diving but unable to stop. Another boundary to Faizan, who's now just running away with the game. He's 70 of 62, and now he's making the Lahore bowlers and the team pay for their mistakes. 116 now, and we are still in the 18th over. Again, that jab. Just a little push that he does and places it beautiful. That is the quality. Look at that. Just a jab again. He waits for it, plays it close to the body, and places it. Superb. He's using the pace of the ball, timing it right under his eyes. He's not moving much of his feet, but he's allowing the ball to come closer to his body. And that is where he generates the power in the stroke. Ball him. Just as we were talking about his quality, Amir Jamal has struck gold at the moment. Faizan was looking so threatening, and the rare delivery pitched up to him has beaten his defense and got that all-important breakthrough for Lahore Whites. Yes, Amir Jamal doing the Amir Jamal things now. He has the looks of an angry young man, but he has himself to blame. He was bowling short before, and now when he's pitched it up
He's got the results. Well bowled, Amir Jamal. And 18 overs gone, 116 for the fall of first wicket. लाहौर ने सुख का सांस लिया होगा। सेंचुरी पार्टनरशिप का इख्तिताम हुआ जो फैसलाबाद के लिए इस सीजन की पहली थी और तीसरी इस सेंचुरी पार्टनरशिप थी इस सीजन में। पहली विकेट के लिए अच्छा खेल कर गए फैजान। खास बात यह थी कि बेलॉस होकर खेले अपनी टीम के लिए, क्योंकि सामने शहजाद अख्तर बिल्कुल नए नए थे। उन्हें ज़रूरत थी दूसरे एंड पर इस तरह की बैटिंग की ताकि वो अपने कदम जमा सकें। इरफान न्याजी ये भी प्रमोशन पाकर आए हैं, वन डाउन पोजीशन पर, ज़्यादातर लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। यहाँ दूसरे एंड के लिए वापस आएंगे, दो और भी बनेंगे, नहीं रोक सके रमीज क्योंकि वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ थे। उम्दा शॉट, अच्छा आगाज किया इस ओवर का शहजाद ने। काफी देर से विकेट पे मौजूद हैं शहजाद अख्तर। पिछले कदम पर गए, विड्थ मिली ऑफ स्टंप के बाहर, खूबसूरती के साथ प्लेस किया इस गेंद को गैप में और टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी शहजाद अख्तर की जानिब से। यार एक्सीलेंट बॉल साथ भाई। फ्लिपर वेरी वेल डन, शाबाश। ये आप देख सकते हैं फैजान जो हैं खड़े खड़े खेल गए, इन स्विंग पर उनको परेशानी हुई और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। ये बाजार किसी सेट बैट्समैन का शॉट नहीं था, लेकिन फैजान का जो खेलने का अंदाज है, उनकी जो टेक्निक और तर्ज है वो ऐसी है कि ज्यादा पाँव को हरकत देते नहीं है। जी हाँ, बहुत कम फीट मूवमेंट होती है, लेकिन आपको तारीफ करनी होगी आमिर जमाल की भी कि उन्हें रन्स पड़ रहे थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आगे गेंद की। ये निशानी होती है एक बड़े दिल वाले बॉलर की कि आप बेखौफ होकर आगे गेंद करें। सिर्फ 150 रन हैं 13 मैचेस में, 15 की एवरेज है तो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन अपने टैलेंट के साथ इन्हें इंसाफ करना होगा और इससे बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। आप नंबर 3 पर बारी करने आ रहे हैं, मैच का 19वां ओवर चल रहा है इनिंग्स का और आपको भरपूर वक्त दिया गया है कि आप अपना टैलेंट, अपना स्किल सेट, तमाम चीजें आज दिखाइए फैसलाबाद की टीम के लिए। मोहम्मद सलीम करते हैं वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग, लेकिन शहजाद अख्तर जो हैं बिल्कुल क्योंकि नए हैं वो अपना वक्त ले रहे थे। मोहम्मद सलीम जो हैं वो भी रिवायती तर्ज के बैट्समैन हैं, इसलिए इरफान न्याजी को यहाँ प्रमोट करने का मकसद यही है कि रन्स बनाने की जो रफ्तार है उस पर समझौता ना हो। क्रीज के बाहर निकले थे लेकिन देख लिया साद ने, ये मोहम्मद सलीम है, शुरू से तैयार बैठे हुए थे। 122 पर 1। वकास मकसूद आज नहीं खेल रहे, सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर हैं फैसलाबाद की इस प्लेइंग 11 में, खुरम शहजाद और अरशद इकबाल। इसलिए भी बड़ा स्कोर बनाना ज़रूरी है। लाहौर ब्लूज़ की टीम जब 2 फास्ट बॉलर्स के साथ यहाँ खेली थी तो उनको मुंह की खाना पड़ी थी, क्योंकि स्पिनर्स से दोनों एंड से बॉलिंग कराना मुश्किल हो जाता है इस पिच पे। जी, और खास तौर पे फैसलाबाद की वो बॉलिंग लाइनअप जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रगल करती आई है। अली असफंद, इसके अलावा आरम नवाब, तो आज इस बॉलिंग लाइनअप को बेहतर खेल पेश करना होगा। अरशद इकबाल के आने से जो फर्क है वो वाजे नजर आया है। 2 मैचेस में 6 आउट किया अरशद इकबाल ने, टूर्नामेंट के बाकी बांधा मैचेस नहीं खेल पाए, तो आज बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस की तवक्को है फैसलाबाद की टीम से।
4 मैचों में 9 खिलाड़ियों को आउट किया है खुरम शहजाद ने। फैसलाबाद ने एक मैच कराची के खिलाफ जीता था, उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये इब्तदाई अय्याम की बात है। एक बार फिर इनका पहुंच है, ये पहुंचा नहीं है गेंद की जानिब। न्याजी जो है झिझक में थे, क्या बाउंसर तो नहीं आएगा आमिर की जानिब से, इसलिए लेट हो गए। जी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे, कुछ ज्यादा फीट मूवमेंट नहीं थी, बॉडी से दूर गेंद को खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। स्लिप ली है नए बैट्समैन के लिए साद नसीम ने, ये अच्छी सोच। आबिद अली को उन्होंने ला खड़ा किया है, क्योंकि विकेटें लिए बगैर चारा नहीं है। लोअर ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं वो भी रन्स बना लेते, पिच इतनी ट्रू है, जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर रन्स जो हैं वो आसानी के साथ बनते हैं। लेकिन नए नए जब आप पहुंचते हैं तो फिर ये मुश्किल विकेट है नए बैट्समैन के लिए, पिंडी की पिच। या और यहीं पर आपका इम्तिहान होता है कि मुश्किल विकेट पे आप बारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा वक्त लेना है, आपको अपने आप को सेट करना है। आपकी आंख जो है वो बेहतर अंदाज से जब तक सेट नहीं होगी आप रन नहीं कर पाएंगे। पिंडी का वो सरफेस नहीं है कि आप आते साथ ही अपने स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करें, थोड़ा वक्त विकेट पे गुजारना होगा, जैसे फैजान और शहजाद अख्तर ने गुजारा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी जो दिफाई तकनीक है उस पर एतमाद हो। आपका जो डिफेंस है वो जरूरी है, वो खेल की पहली कड़ी है, वही मजबूत कड़ी है। क्योंकि आप जो है जिस तरह कहा जाता है सहज पके सो मीठा हो, कि आपका जो दिफा है वो मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। आपकी जो बुनियाद है खेल की, जो हम बेसिक्स की बात करते हैं, वो दरअसल आपके डिफेंस के मुतालिक होती हैं बैटिंग में। क्या क्रिकेट में जितनी भी जिद्दत आ जाए, चाहे आप T20, T10 या कुछ भी करवा लें, लेकिन जो आपका कन्वेंशनल मेथड है खेलने का वो नहीं बदलता। आपका फ्रंट फुट, बैक फुट, आपकी टेक्निक, आप किस अंदाज से गेंद को छोड़ते हैं, आप खराब गेंदों को किस तरह बाउंड्री से बाहर पहुंचाते हैं, किसी भी फॉर्मेट में जो गेम की बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए। और उन्हीं बेसिक्स का भी इम्तिहान है इरफान खान नियाजी का। दो फील्डर हैं हुक शॉट के लिए, इसके अलावा डीप पॉइंट है। ये अच्छा शॉट सामने की जानिब, गेंद दंदनाती चली गई। फुल फेस ऑफ द बैट इस्तेमाल किया इरफान नियाजी ने, चौके पर उन्होंने ओवर खत्म किया 20वां, 126 पर 1। यह एक बार फिर आगे गिरा हुआ गेंद था और अब की बार इसको सीधे बल्ले के साथ खेले खूबसूरती के साथ। मिड ऑफ पर फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, ये प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त थी और टाइमिंग भी उतनी शानदार। बाउंड्री के साथ 20वें ओवर का इख्तिताम किया फैसलाबाद ने। कट किया पीछे जाकर, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर की जानिब से एक यकीनी चौका बचाया। फ्लाइटेड डिलीवरी थी साद नसीम की, इसको प्लेस तो बड़े जबरदस्त अंदाज से किया, लेकिन फील्डिंग का जो मेयार है वो कदरे बेहतर, आउटफील्ड में कदरे बेहतर देखने को मिला है। इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है। साथ गेंद को फ्लाइट भी देते रहे, स्पिन करने में कामयाब हुए। नसीम क्योंकि जानते हैं कि पिच में मदद मौजूद है, वो जो नमी है उसका फायदा मिलता है, गेंद रुकती है पड़ने के बाद।
फैसलाबाद की इस वक्त मनसूबाबंदी यही है कि शहजाद जो हैं वो अब लंबी तान कर खेलते रहें, 40वें ओवर तक, 35वें 40वें ओवर की तरफ वो खेलते हुए जाएं। एक एंड जो है उसको ब्लॉक करके रखें और दूसरे एंड पर जो है तेज रफ्तारी के साथ रन्स बनाए जाएं। न्याजी यही सोच लेकर मैदान में उतरे। जी, और आज इरफान खान न्याजी को बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी क्योंकि ये टूर्नामेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा बैटिंग के एतबार से। और जिस तरह पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हलकों में या पीएसएल में इनसे मुतालिक बातें की जाती हैं, जो तवक्कुआत इरफान खान न्याजी से रखी हुई हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट फैंस की तरफ से, उन पर पूरा उतरना है क्योंकि बासलाहियत खिलाड़ी हैं, फील्डर बड़े जबरदस्त हैं। तो बैटिंग में आज तो इन्हें रन्स करने हैं क्योंकि इसके बाद 24 ओवर्स आना बाकी हैं। तो प्लेटफॉर्म इन्हें बहुत बेहतर अंदाज से सेट मिला है। 21 के बाद 128, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या इस टूर्नामेंट में एक भी डबल फिगर स्कोर नहीं उन्होंने बनाया। मुल्तान के खिलाफ डक, लाहौर ब्लूज के खिलाफ से 6, पेशावर के खिलाफ सिर्फ 9 रन्स। इस टूर्नामेंट में 18 गेंदें सिर्फ खेली हैं इरफान न्याजी ने। और आज जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, ये मौका है कि काफी ओवर्स मौजूद हैं, को ना सिर्फ बारी करनी है बल्कि अच्छी और लंबी बारी करनी है। ये अच्छा मुकाबला इस वक्त जारी है आमिर जमाल और इरफान न्याजी का। ये पहले सामने चौका लगा चुके हैं, अच्छे रिदम में हैं आमिर जमाल। गेंद की शाइन जो है सेटल होने के बाद इनकी लाइन बेहतर हो गई है। तो बाउंसर जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है इस ओवर में। शॉट ऑफ लेंथ बॉलिंग पर यह आजमाएंगे इरफान न्याजी को। लाहौर की टीम के लिए दर्द सर्रा नई गेंद का इस्तेमाल करना, आज भी वही खामी उभर के सामने आई। असदुल्ला और आमिर जमाल दोनों तरफ बॉलिंग कर गए। उसके बाद अहमद दानियाल आए क्योंकि सेट बैट्समैन को उनको बॉलिंग करना पड़ी, जो कि आसान नहीं था। नई गेंद पर विकेटें ना लेना वो इनकी मुश्किल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इस टूर्नामेंट में की तरफ से अहमद बशीर ने अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन वो आज नहीं खेल रहे। हुक करने के लिए गए, लेट हो गए, वाइड करार दी गई। खुश नहीं है आमिर जमाल, और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ। जी, और एम्पायर उन्हें यही बता रहे हैं कि ये आउट ऑफ रीच थी, क्योंकि हाइट की जो वाइड है उसका यही रूल है कि अगर गेंद बैट्समैन की दस्तरस से बाहर हो। जी हाँ, बिल्कुल, ये के हेलमेट से भी ऊपर थी। थोड़ी क्लोज सी जो है, किसी हद तक क्लोज आप कह सकते हैं इसको, मार्जिनल कॉल। बाउंसर के बाद यॉर्कर करने गए लेकिन मुंह की खाना पड़ी। अच्छा ड्राइव, एक दलेर बैट्समैन का शॉट था जो शहजाद ने लगाया। जी हाँ, ये आगे गिरा हुआ गेंद था और एक ऐसा बैटर जो 56 गेंदें खेल चुका है, उसकी आंख जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये बिल्कुल मुंह में गेंद कर गए और प्लेसमेंट बड़ी जबरदस्त थी। उन्हें अंदाजा था कि फील्डर जो है वो दायरे के अंदर मौजूद हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और ये जो गैप था मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर का, उसको बेहतर अंदाज से अबूर किया शहजाद अख्तर ने, जो अब 36 पर जा पहुंचे हैं। मुतासिर कौन इनिंग्स है ये सब नौजवान की। यहाँ कई बार ऑफ स्टंप के बाहर इनको मुश्किल पेश आई है, लेकिन जाहिर है कि ये पिच ऐसी है जहाँ पर स्ट्रोक प्ले जो है उतना आसान नहीं। कई गेंदें पड़ने के बाद
रुक के आती हैं, कई तवक्को ज़्यादा उछल जाती हैं, आती भी नहीं आप इस तरह के हालात में खेलने के। लेकिन ये काबिल तारीफ बैटिंग है शहजाद की। अब तक 5 चौके उन्होंने लगाए अपने 36 रन से। कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी इनिंग्स को बड़ा करें, जबकि टीम पे कोई दबाव नहीं। सेमीफाइनल में रसाई का भी हुक करने के लिए गए और फील्डर ले गए कैच। उम्दा कैच लिया। यहाँ 12वें खिलाड़ी हैं इमरान डोगर, लंबे कद के हैं, बर वक्त झुक गए। जी आपने प्लान में फंसा लिया यहाँ पर आमिर जमाल ने। बिल्कुल इसी किस्म की गेंद और इसी किस्म की शॉट के लिए उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात किया हुआ था, सही तरह टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। ये शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल था, काफी देर तक गेंद हवा में रही और बड़ा जबरदस्त कैच इमरान डोगर की तरफ से। ने आगे गिरते हुए इस कैच को मुकम्मल किया और शहजाद अख्तर की मुज़ाहमत का इख्तिताम किया। आमिर जमाल ने 36 किए, शहजाद ने 134, 2 विकेटों के नुकसान पर फैसलाबाद। पाकिस्तान कप के सीजन में फैसलाबाद के सबसे कामयाब खिलाड़ी मोहम्मद सलीम अब बारी करने आए हैं 2 निफ्ट सेंचुरियों के साथ। 255 रन, टूर्नामेंट के तीसरे सबसे बेहतरीन बैटर। आज इनसे भी बड़ी बारी की तवक्को है क्योंकि शहजाद अख्तर ये सेट थे 36 के इनफरादी स्कोर पे और उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। ये दोनों जो बैट्समैन हैं वो गए हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, इसलिए निस्बतन 2 नए खिलाड़ी मैदान में। सलीम इनसे अच्छी बैटिंग की तवक्को है, अच्छी टेक्निक है, फास्ट बॉलर को बेहतर खेल सकते हैं। फैसलाबाद का ज्यादा बैटिंग कल्चर है नहीं, साल से 134 पे 2। ये शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल थी, बेहतर पोजीशन में नहीं थे हुक करते हुए, लेकिन फील्डर बड़ी जबरदस्त पोजीशन में थे कैच करते हुए। बिल्कुल फील्डर के हाथ में खेल गए शहजाद अख्तर, जिन्होंने अपने पहले मैच में लिस्ट एक डेब्यू पे 36 रन की बारी खेली। अच्छा साथ दिया मोहम्मद फैजान का। पेस पर मात खा गए शहजाद और इस वक्त परेशान नजर आते हैं कि उन्होंने सही निशान छोड़ने का मौका गवा दिया बड़ी इनिंग्स का। लेकिन मुतासिर किया है इन्होंने, उनको भूलना नहीं चाहिए अगले इवेंट्स के लिए। फैसलाबाद की टीम मैनेजमेंट है, इनके जो हेड कोचेस हैं और सेलेक्टर्स, इनको जो मौका फराहम किया है, इनमें सलाहियत है, ये और बेहतर हो जाएंगे अगर इस तरह के मौके दिए जाते हैं। जी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, आपको सिर्फ बेहतर अंदाज से अपने आप को एक्सप्रेस करना है और यहाँ पर बेहतर फील्डिंग एफर्ट नहीं थी बॉलर और फील्डर की जानिब से। और अब 2 निस्बतन नए बैटर्स विकेट पे मौजूद हैं और यही टाइम है लाहौर वाइट्स की टीम के लिए इस मैच में वापस आने का, कि अभी भी रन रेट 6 से जायद का है। बड़ी तेजी के साथ रन हासिल किया, अच्छा साथ दिया सलीम ने, उन्हें डेंजर एंड की तरफ जाना था। फैसलाबाद का जो इलाका है या जो इनकी टीम रही है, यहाँ बैटिंग कल्चर जो है वो इतना नहीं है, इतना ज्यादा। मिसबा उल हक मियां वाली से आए थे,
मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो सरगोदा से आए थे। एक जो है नवीद लतीफ़ जो हैं वो सरगोदा से आए थे, फैसलाबाद के लिए खेलते थे। लेकिन जो खुद फैसलाबाद या जो उसके अतराफ़ के अज़रा हैं वहाँ बैटिंग का इतना कल्चर नहीं है। इरफान जो हैं ये भी आए हैं मियाँ वाली से ही। ज़्यादातर हार्ड हिटिंग करने वाले आपको बैट्समैन मिलते हैं इस इलाके में। जी हाँ बिल्कुल, आसिफ अली जी, उन्होंने तमाम तर क्रिकेट जो है वो फैसलाबाद से खेली है। इसके अलावा मोहम्मद सलमान, जबकि अगर हम बॉलर्स की बात करें तो सईद अजमल। बिल्कुल ठीक कहा कि जो फैसलाबाद का इलाका है वो बैट्समैनों के लिए इतना साजगार नहीं रहा, और शायद यही वजह है कि इस पाकिस्तान कप में जो टॉप 20 बेहतरीन बल्लेबाज हैं उनमें सिर्फ 2 फैसलाबाद के खिलाड़ी मौजूद हैं। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम, 23 के बाद 140, 2 विकेटों के नुकसान पर। बिलाल मेहदी विकेट कीपर हैं। कप्तान आसिफ खेलने के लिए आएंगे। अबू बकर जो हैं, अबू बकर और अतीक जो हैं ये बैटिंग कर सकते हैं। ये बैटिंग की इनकी तरतीब नहीं होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है फैसलाबाद की बैटिंग की, क्योंकि अबू बकर और अतीक जो हैं ये मुस्तनद बैट्समैन हैं। अली असफंद से यकीनी तौर पर ये पहले ही खेलने को आएंगे। तो यहाँ जैनुल हसनैन एक और नया खिलाड़ी, ये लाहौर के लिए खेल रहे हैं। इनको अब मौका दिया जा रहा है बैटिंग से पहले बॉलिंग करने का। जी बिल्कुल, और विकेट जो है कदरे सहल होगी है बैटिंग के लिए। बॉलिंग एक्शन खासा दिलचस्प है। खासा रॉ लगे हैं अपने पहली गेंद करते हुए। क्या मुझे नहीं लगता कि ये रेगुलर बॉलर हैं, जिस तरह का इनका एक्शन है। जी हाँ बिल्कुल, अब की बार डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। बड़ा दिलचस्प सा एक्शन लग रहा है। मिसफील्डिंग हुई जिसका नतीजा 2 रन्स हुई। लाहौर की आउट क्रिकेट आज इतनी अच्छी नहीं रही। वाइड, नो बॉल्स, मिसफील्डिंग, जिसकी वजह से इस मैच में आगे निकलने का मौका मिला फैसलाबाद की टीम को। ये दोनों टीम्स के लिए टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, और यकीनी तौर पर की कोशिश होगी कि पॉजिटिव नोट पर इख्तिताम किया जाए इस पाकिस्तान कप का। इसके बाद नेशनल T20 भी आना बाकी है। यहाँ से यह जाहिर है कि इनको फिंगर स्पिनर ही हम कहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इसमें मिस्ट्री लाने के लिए कोशिश है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह का रिलीज पॉइंट है इनका, कोशिश करते हैं कि जो वो मिस्ट्री वाला एलिमेंट है वो उनकी बॉलिंग में आए। 6 रन आए जैनुल हसन के पहले ओवर में, 24 के बाद 146, 2 विकेटों के नुकसान पर।
साद नसीम ने लाहौर के तमाम बॉलर्स में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर्स में सिर्फ 21 उन्होंने रन दिए, गेंद को टर्न किया है, लेकिन मुश्किल में है इस वक्त उनकी टीम। पिंडी में आज अच्छा मौसम है, काफ़ी तेज़ धूप निकली है, सुबह बिल्कुल शीतल थी। रावलपिंडी में नवंबर दिसंबर की जो टिपिकल यहाँ की सुबह होती हैं, बाहर से आने वालों के लिए खासी सख्त लगती। जी हाँ, ये जो सर्दी का मौसम है ये इस रीजन का खासा है। जो आप नॉर्थ ईस्ट साइड कह लीजिए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके आगे जो नॉर्दर्न एरियाज का इलाका है, तो आपको बड़ा जबरदस्त एहसास होता है ठंड का। खूबसूरती के साथ ड्राइव किया सलीम ने इस गेंद को, ये फ्लैटेड डिलीवरी मिल गई थी और गैप में खेलकर 4 रन हासिल किए मोहम्मद सलीम ने। यहाँ खूबसूरत कवर ड्राइव, 150 रन तक उसने फैसलाबाद को पहुंचा दिया। गेंद को हवा दी और इसे खड़े खड़े ही खेल दिया, सिर्फ प्लेस करना था। और अब दूसरी जानिब मुसलसल दूसरा चौका, पहले गेंद 2 फुल और अब ये 2 शॉट थी, और दोनों बार सलीम ने सबक सिखाया। जी हाँ, यही निशानी है एक इनफॉर्म बैटर की कि वो लेंथ को जल्दी रीड कर लेता है, लाइन को जल्दी पिक कर लेता है। अब की बार ये शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल था, इसको पिछले कदम पर जाकर कॉर्नर के रीजन का इंतखाब किया और तवातुर से लगाई गई दूसरी बाउंड्री मोहम्मद सलीम की तरफ से। बहुत आला शाबाश। आना सदा जा। यहाँ रावलपिंडी में जब इंटरनेशनल क्रिकेट जिस दिन शुरू हुई थी तो इनके एक हम नाम ने सेंचुरी बनाई थी। सलीम मलिक ने। श्रीलंका और पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल मैच था। ये 1992 के वर्ल्ड कप से ये चंद माह पहले की बात है। रावलपिंडी स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ था और बेहतरीन इनिंग्स थी, आज तक यहाँ खेली जाने वाली बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। सलीम मलिक जब भी यहाँ पिंडी आते थे बड़ा स्कोर करके जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी टेस्ट मैच में, पाकिस्तान जो है फॉलो ऑन हो गया था और उसके बाद वो डबल सेंचुरी बनाकर मैच बचा गए थे। और कई ऐसे शॉट्स उन्होंने खेले थे, शेन वॉन को पुल करते रहे। एक और खराब गेंद साद नसीम की, न्याजी ने इसे मिड विकेट को खेला 161 पे 2। एक मरतबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर से फेच किया और मिड विकेट के एरिया का इंतखाब किया इरफान न्याजी ने। इस ओवर में लगाई गई ये तीसरी बाउंड्री फैसलाबाद के लिए, जिन्होंने अब 25 ओवर में 161 कर लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही कमाल की फॉर्म में रहे हैं इस पूरे ही पाकिस्तान कप में सलीम, जिन्होंने फैसलाबाद के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए। अच्छे साउंड प्लेयर लग रहे हैं, वैल्यू करते हैं अपनी विकेट को। और एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उभरता हुआ नौजवान बैटर, एज स्लिप मौजूद नहीं है। इरफान न्याजी को 4 रन्स मिल जाएंगे। कोशिश अच्छी की है लेकिन देखना होगा, इस एंगल से हम क्लियरली नहीं बता सकेंगे, लेकिन अच्छी एफर्ट फाद मुनीर की जानिब से। थोड़ा सा लेट खेला, खुशकिस्मत भी रहे कि बॉल विकेट कीपर के हाथों में नहीं गया। उसके साथ प्लस ये अच्छी बहुत उम्दा एफर्ट। वेल ओवरऑल अब तक अगर हम देखें 165 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे,
कोई इतनी ज्यादा कोई परेशान कुन सूरत हाल नहीं रही। अगर हम बॉलर्स को देखें तो राइट एरियाज में बॉल पिच नहीं किया, एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा गए, लगभग 4 ओवर एक्स्ट्रा अब तक आ चुकी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा पीछे है स्केड्यूल से। अच्छी फील्डिंग है ये। उमर अकमल आज एफर्ट डाल रहे हैं, आज ग्लव्स नहीं है तो कंफर्टेबल होंगे थोड़ा। बहुत ही फ्लैट स्पिन बॉलिंग अभी देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं डाल रही है बैटर्स को। और ये दोनों ही, सलीम और इरफान, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। स्पेशली सलीम का अगर हम बार बार जिक्र करें, क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, टेक्निकली करेक्ट है, पॉजिटिव इंटेंट है, और यही आपको एक मॉडर्न डे बैटर में चाहिए, अच्छी टेक्निक और पॉजिटिव इंटेंट। ये दोनों चीजें सलीम के अंदर मौजूद हैं। 26 ओवर्स के बाद 168 पर 2। सलीम एक वाहिद ऐसे प्लेयर हैं, अगर हम टॉप बैटर्स की बात करें तो ये नॉन ओपनर हैं। अगर अब हम ओवरऑल नजर डालें पाकिस्तान कप के टॉप रन गेटर्स में, तो ज्यादातर आपको इनफैक्ट सारे ही ओपनर्स हैं, इमरान बट, शान मसूद, साइम अयूब, और ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल में खेलते हैं। ये ज्यादा खुशाइन बात है कि मिडिल में आके आप ज्यादा रन्स करते हैं, बड़े रन्स करते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन्स करते हैं। अभी भी 19 रन बनाए हैं सिर्फ 15 बॉलों पे। रमीज वापस आ गए क्योंकि काफी महंगा ओवर किया था आखिरी कप्तान साद नसीम ने। और सलीम की अगर हम बात करें तो कराची वाइट्स के खिलाफ जो एक ही फतह है उसमें 90 रन बनाए थे, तो बिल्कुल उसमें मिडल में जाकर आपने सही बात की कि रन्स किए, पार्टनरशिप्स बनी। उनके साथ अतीक और रहमान थे जिन्होंने 74 रन की इनिंग खेली थी। और इसी वजह से जो मिडल ऑर्डर है आपका स्ट्रांग होता है कि अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों जो कि ओपनर्स ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो मिडल में जाकर संभाला दें टीम को। या ना सिर्फ संभालते हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छी रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। जोरदार शॉट है, तो इस कॉम्बिनेशन की तलाश रहती है एज अ बैटर कि जहां पे आप विकेट पे संभाल सके और स्ट्राइक रेट भी अच्छी रख सकें। डेफिनेटली सलीम वन ऑफ दोज हैं। आप अगर इनके इस टूर्नामेंट में रन भी देखे, 250 किए, 41 किए, 27 किए, 31 किए, स्टार्ट्स लेते रहे, लेकिन अभी अर्ली डेज हैं, अभी नए हैं इस लेवल पे। इन पे नजर रखें, इन पे काम किया जाए तो ये बेहतर पोटेंशियल बन सकते हैं। लेकिन हर इनिंग में ही स्टार्ट हासिल किया, ये चीज है जिसको अब इस स्टार्ट को कन्वर्ट करना होगा बड़े रन में। और आज आखिरी मैच है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं है क्योंकि हार जीत मैटर नहीं करती है, सिर्फ प्राइड मैटर करती है कि कौन सी टीम आखिरी पोजीशन पे फिनिश करेगी। और नहीं चाहेंगे फैसलाबाद, क्योंकि अच्छी बड़ी साइड है, इवन लाहौर वाइट्स की भी बड़ी साइड है, कि आखिरी पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर पे फिनिश करें। एग्जैक्टली वो जो भी ग्राफ देखा उसमें स्ट्राइक रेट भी बेहतर था सलीम का। well, इस डॉट बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम, 27 गए 171 पे 2। वेल ओपनर्स ने प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, अब मिडल और टेल ने फिनिश करना है। क्योंकि बॉलर्स को देखें तो इकॉनमी काफ़ी भारी रहा, सिर्फ आमिर जमाल ने 2 विकेट्स हासिल किए, बाकी तमाम बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। असद की हम बात कर रहे थे अर्लियर ऑन, पहले अपने दोनों ओवर काफ़ी लंबे कराए, एक्स्ट्रास बहुत दिए, लेकिन स्पिनर ने आकर दरमियान में थोड़ा सा वक्त जो है उसको ग्रिप में लाया, कंट्रोल किया। अदरवाइज जब आप 4 या 5 ओवर एक्स्ट्रा दे दें अपोनेंट साइड को तो उनका जो स्कोर है या स्कोरिंग एरियाज है वो आसान होते चले जाते हैं। एक बार फिर जोरदार शॉट था ये सलीम की जानिब से। डॉट परसेंटेज बहुत कम है। इस इनिंग की भी बात करें तो जो स्कोरिंग
जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, सिंगल्स हैं, सिर्फ 4 डॉट बॉल्स खेले हैं, और यही एक अच्छी बात है कि आपकी डॉट परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए। दैट शोज कि आप टेक्निकली करेक्ट है, आपको सिंगल लेना आता है, आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करते हैं। और ऑलरेडी 21 रन्स में 12 सिंगल्स शामिल है इस इनिंग में, और ये अच्छा पेयर है इरफान न्याजी और सलीम का। दोनों ही पॉजिटिव खेलते हैं, दोनों ही रन्स की तलाश में रहते हैं, इसलिए ये सबसे बेहतरीन टाइम है फैसलाबाद के लिए। आज बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप रही फैसलाबाद के लिए इस पाकिस्तान कप में, और मिडल में भी वक्त अब है कि एक और अच्छी शराकत लगाएं, मैसिव रन्स करें, क्योंकि फैसलाबाद की जो टीम है इनके बॉलर्स ने बहुत ज्यादा रन्स दिए। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि जो अपोनेंट साइड है वो टारगेट को इवन 35-34 ओवर में चेस कर गई फैसलाबाद के अगेंस्ट। अभी इवन कायदे आज़म ट्रॉफी भी का आगाज हुआ था। अच्छा टाइम किया हुआ ये शॉट, 2 रन यकीनी मिलेंगे। तो जब कायदे आज़म ट्रॉफी में भी हम कवर कर रहे थे तो ऑन पेपर फैसलाबाद की टीम बहुत स्ट्रांग लगी थी, स्पेशली इनकी बॉलिंग में वो क्वालिटी मौजूद थी। आज रेस्ट दिया गया क्योंकि आखिरी मैच है, मोहम्मद अली नहीं खेल रहे हैं। वकास मकसूद नहीं खेल रहे हैं। तो ओवरऑल एज अ टीम यूनिट अच्छी टीम थी, लेकिन समाओ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, स्पेशली इस फॉर्मेट में। वकास मकसूद आज को रेस्ट दिया गया क्योंकि इस मैच का रिजल्ट ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अकेले ज़रूर फर्क डालेंगे स्ट्रेंथ में। 28 ओवर्स के बाद 177 पर 2। और इसके साथ तेज अब ड्रिंक्स एंजॉय करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट्स टेबल है ये, क्योंकि पेशावर क्वालिफाई कर चुका है 6 मैचेस में से 5 जीत के, एक मैच नो रिजल्ट रहा है। रावलपिंडी और मुल्तान का मैच जारी है, कराची वाइट्स भी काफी हद तक सिक्योर है। तो फाटा और पेशावर का मैच जारी है, जिसकी सूरत हाल ये है कि 100 रन्स पर 9 विकेट्स गिर गए हैं पेशावर के। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फाटा ये मैच अगर जीतता है तो 8 पॉइंट्स पे चला जाएगा, और मुल्तान और रावलपिंडी में से जो मैच जीतेगा वो बहुत एक्साइटिंग होएगा, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो रावलपिंडी को अगर हारना भी है तो कोशिश करनी चाहिए कि नेट रन रेट, लेकिन 100 पे 9 आउट पेशावर के, तो फाटा का रन रेट भी बहुत आगे चला जाएगा। उनका पहले ही से ही उनका ऑलरेडी है। तो बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली हमें, लेकिन एक चीज जो अगर फाटा क्वालिफाई करता है वो उनके हक में नहीं जाएगी,
कि वो कोई भी मैच रावलपिंडी में नहीं खेले हैं, तो इन कंडीशन से वो वाकिफ नहीं होंगे, जैसा फैसलाबाद से हुआ था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। क्योंकि फाइनल खेलने से पहले वो एक भी मैच कदाफी स्टेडियम में नहीं खेले थे, तो जब वो वहां पे खेलने आए तो उनको कंडीशंस से वाकिफ नहीं थे कि उस कदाफी स्टेडियम की पिचेस पे कैसे खेलना है, कैसे पेस करना है अपने इनिंग को, कहाँ बॉलिंग करनी है, किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, तो इन चीजों का नुकसान होता है। जी हाँ, वेरी करता है सरफेस, क्योंकि अगर हम एबटाबाद की बात करें, मीरपुर, KRL स्टेडियम और पिंडी, कंडीशंस तो गो के लगभग एक जैसी हैं, लेकिन जो ये 22 यार्ड है इसमें फर्क जरूर है। मिलेगा सर। अगेंस्ट द स्पिन, अच्छा टाइम किया हुआ शॉट और उतनी ही बुरी फील्डिंग, ये बहुत ही खराब फील्डिंग है। असदुल्ला फील्डर थे, फास्ट बॉलर, हॉट स्पॉट पे खड़े हैं। जी हाँ, 3 अच्छे बॉल थे, लेकिन उसके बाद ये देखें थोड़ा सा ऑन साइड पे गए और मिस फील्ड की वजह से 4 रन चले गए। पहले तीनों बॉल अच्छे किए, डॉट डिलीवरीज थी, यहाँ पर प्रॉपरली बॉल को रोक नहीं पाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बैटिंग को मजीद जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आती हैं, और आपका जो बॉलर है उसके शोल्डर्स डाउन होते हैं। यकीनन, क्योंकि जो सिर्फ 2 रन बनने चाहिए थे वो 4 रन बने हैं। फुल शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेंथ को शानदार तरीके से परखा है इरफान रियाजी ने, तो डेफिनेटली उस मिस फील्ड का यहाँ पे असर रमीज जूनियर की बॉलिंग में। थोड़ा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, हल्का सा रूम बनाया, और ये देखते हुए कि ऑन साइड पे फील्डर जो है मौजूद नहीं, जिसकी वजह से उन्हें 4 रन मिले, और इसके साथ 43 रन पे इन दोनों के दरमियान 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी। 29 ओवर 185 पे 2। शानदार शॉट, कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन था, प्लेसमेंट भी बहुत ही गजब की, तगड़ा शॉट। 6 रन के लिए सलीम की जानिब से, दोनों जानिब से अब रन जो हैं बहुत आसानी से आ रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल और प्रोडक्टिव रहा, अंपायर के सर के ऊपर से कोई रिस्क नहीं था, फील्डर मौजूद नहीं था, बिल्कुल सीधा खेला और मैक्सिमम हासिल किए। पिच ऑफ द बॉल में पहुंचे, अपने लिए वो लेंथ क्रिएट की, इस बार कट शॉट, बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट्स टेबल का हम जिक्र कर रहे हैं। जब भी सिंगल लीग कोई भी टूर्नामेंट होता है, उसमें जो नेट रन रेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको नजर रखनी होती है नेट रन रेट पे। अभी भी अगर हम बात करें, कराची और मुल्तान सेम पॉइंट्स पे हैं, लेकिन नेट रन रेट जो है वो कराची का आगे है। तो अगर दोनों टीमें मैच हारती भी हैं, अगर कराची लाहौर ब्लू से हारता है, मुल्तान रावलपिंडी से हारता है, तो कराची आगे जाएगा सेमीफाइनल में, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है उनसे काफी बेहतर है। इसलिए सिंगल लीग में इजाज़ आपको नेट रन रेट का ध्यान रखना पड़ता है। और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप पूरे ओवर्स खेलें, सबसे पहले प्रायोरिटी है कि अगर आप चेस नहीं कर रहे, टारगेट सेट कर रहे हैं, तो अपने पूरे ओवर खेलें। डकवर्थ कहीं ना कहीं आड़े आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ नहीं। यार एक्साइटिंग न्यूज आ रही है, रावलपिंडी के लिए इतनी नहीं है, क्योंकि 167 पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, वो खेल रहे हैं मुल्तान के अगेंस्ट। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में आसानी से चली जाएगी, और जो हालात लग रहे हैं, मुल्तान काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, फाटा पेशावर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। 30 ओवर्स के बाद 192 पर 2। माइटी आसिफ अली तैयार हैं और स्टेज सेट है इनके लिए। इससे आइडियल सिचुएशन आसिफ अली के लिए हो नहीं सकती है, जहां के टॉप 4 बैटर्स ने आपको स्टार्ट दिया, रन्स दिए हैं, मैच के जीत हार का फर्क नहीं पड़ेगा, आप कप्तान भी हैं, बॉलिंग भी बहुत कमजोर है, तो अब नहीं तो कब एक बड़ी इनिंग, एक कैमियो
एग्जैक्टली और जिस अंदाज से अभी मोहम्मद सलीम और इरफान खान न्याजी बैटिंग कर रहे हैं कि क्या वो भी उन्हें आने के लिए बारी देंगे या नहीं, क्योंकि सरफेस इस वक्त ऐसा है कि जिस अंदाज से ये पार्टनरशिप ऑलरेडी 58 रन पे जा चुकी 49 बॉलों में, तो अगर ये दो लगे रहे तो अब तो जो टारगेट है वो मैसिव होगा। इसीलिए इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ने के लिए अब दानियाल आ गए हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, लाहौर वाइट्स के सबसे तेज हैं, सबसे एक्यूरेट है, विकेट्स भी हासिल कर रखी हैं। 5 विकेट हासिल किए थे लाहौर ब्लूज के अगेंस्ट इसी ग्राउंड में पहले मैच में। तो अब देखना है कि क्या ये पार्टनरशिप जो कि 58 रन की है सिर्फ 49 बॉलों पे, दानियाल तोड़ पाएंगे या नहीं। अच्छा रन है, अच्छा सिंगल, ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही प्लीजिंग और नाइस प्लेयर है सलीम। इनके बारे में कोई इनकी बैटिंग में हैसल नहीं है, क्लीन खेलते हैं, इवन सिंगल भी लेते हैं तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत आसानी से लेते हैं। और इस चीज़ पे भी साद नसीम को नज़र रखनी होगी, अभी भी 2 ओवर्स बिहाइंड है, इसीलिए हम देख रहे थे कि ओवर ज़ैनुल हसनैन ने किए, साद नसीम ने किए, रमीज़ जूनियर ने किए, 3 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया सिर्फ ओवर रेट को चेक रखने के लिए। एग्जैक्टली 23 एक्स्ट्राज अब तक है, गो के ओवर रेट को कवर जरूर किया, लेकिन अब भी जो 2 ओवर एक्स्ट्राज के हैं उसकी वजह से थोड़ी सी टीम पीछे है। और आपने सही कहा, अगर जैसे सलीम की आपने बात की, काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मिडल में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और अब तक पास का तो होता है कि आप एक आध चांस क्रिएट करवा देते हैं, मेरा ख्याल से वो भी उस तरीके से कोई सलीम की बैटिंग पे कोई चांस नहीं दिया उन्होंने, अच्छे ये रन्स किए। अच्छा ओवर चल रहा है, ये प्रेशर डाल के रखा है, और ये तो हम जानते हैं कि जब आप स्ट्रोक मेकर को डॉट बॉल करते हैं तो एक चीज चलती है उनके जहन में कि अब रन्स कहां से आएंगे, क्या मैं बड़ा शॉट मारूं। और यही वो अपॉर्चुनिटी होती है डॉट बॉल्स जो क्रिएट करते हैं बॉलर के लिए, प्रेशर डलता है बैटर पे और फिर वो गलती करता है और आपके पास वो मौका होता है विकेट हासिल करने का। तो यहाँ पे अच्छा ओवर अभी तक अहमद दानियाल की जानिब से, अच्छे लगते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, तगड़े हैं, तगड़ी फिजिक है जैसी एक फास्ट बॉलर की होनी चाहिए, कद उतना लंबा नहीं है बट स्टिल तगड़े हैं और एक्यूरेट हैं। लेकिन देखना यह है कि जो समझदारी है वो कितनी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बैटर्स सेट हैं और मेरा ख्याल से कि बॉल में इतना मूवमेंट नहीं है ऑफ द सरफेस या पिच पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ इनोवेट करना होगा, थोड़ा एक आध बॉल जो है थोड़ा तेज करवा के बैक ऑफ लेंथ कोई बाउंसर एक आध टेस्ट करना होगा ऑन साइड पे, कि माइट भी कहीं प्लेयर जो है ये खिलाड़ी ऊंचा खेले। लेकिन काफी आसान, स्लो को भी अच्छा रीड किया, आसानी के साथ रन आ रहे हैं, पार्टनरशिप लगी हुई है जो कि 60 पे जा पहुंची, मोर देन रन अ बॉल, 54 बॉलों पे 60 रन इन दोनों ने अब तक बनाए हैं। ये ओवर बेहतर जा रहा है दानियाल का, सिर्फ 2 रन दिए, इससे पिछले ओवर में 7 रन आए थे, लेकिन यहाँ पर डॉट डिलीवरी से कहीं ज्यादा विकेट के तलबगार हैं ताकि ये पार्टनरशिप ब्रेक कर सके। शानदार ओवर, सिर्फ 2 सिंगल्स इस ओवर में आए हैं, यही क्वालिटी, एक्यूरेसी अहमद दानियाल की। 31 ओवर गए, 194 पर 2। उस्मान रशीद आटा है, उस्मान रशीद बाटा पिच क्रिएटर हैं, कदाफी स्टेडियम में या इवन रावलपिंडी में भी जितनी पिचेस बनती हैं इनकी निगरानी में बनती हैं, बहुत मेहनती हैं, ट्रैवल करते हैं, हर जगह ग्राउंड्स में मौजूद होते हैं, और ये प्रॉपर एक कोर्सेज करके पढ़ के आए हैं पिचेस के बारे में, और ऐसे ही लोग हमें चाहिए, लेकिन इनको फ्रीली काम करने देना होगा।
अपनी मर्जी से पिचेस बनाने देना होंगी, तभी फर्क आएगा। तो ये पढ़ के आए हैं, ये जो ये अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन खुश होंगे वो रावलपिंडी की पिचेस से, क्योंकि यहाँ कमाल की पिचेस बनी है, ये तो मानना होगा। हम आ रहे थे कदाफी स्टेडियम से कवर करके, जहाँ पे बहुत स्लो पिचेस थी, लो पिचेस थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी तगड़ी पिचेस हैं, यहाँ पे बॉल कैरी करता है। लाजवाब टाइमिंग है, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, स्पिन मिलता है यहाँ पे, और अच्छे टेक्निकल बैटर के लिए रन्स भी मौजूद हैं। एजाज एग्जैक्टली जो बाउंस है इनफैक्ट रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड के सरफेसेस का, अब तक जो 3-4 यहाँ पर पिचेस यूज हुई, उनका बाउंस बेहतर रहा। जो बैटर्स हैं इवन जब क्रॉस खेलने गए तो उन्होंने ट्रस्ट किया इनके बाउंस पे, उन्हें रन्स भी मिले। और उससे बढ़कर जो मैच का रिजल्ट है, इवन अगर आप अच्छे बॉलर हैं तो आपको विकेट भी मिली, और अगर आप अच्छे बैटर हैं, जैसे अभी हम कुछ देर पहले सलीम की बात कर रहे थे कि मैच विनिंग इनिंग खेली उन्होंने कराची वाइट्स के खिलाफ, तो इसी सरफेस पे थी, वहां पर उन्होंने अच्छा चेस किया। और अभी भी ये पार्टनरशिप काफी बेहतर है, क्योंकि टुवर्ड्स एंड ऑफ इनिंग फिर ये 197 है इस वक्त, तो अगर ये दोनों जुड़े रहे और अच्छे रन्स करते गए, बॉलर्स के पास भी कुछ इतना ज्यादा नहीं है। हमने देखा कि रमीज कुछ ना कुछ किसी हद तक कंटेन कर रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं आ रही। ये अच्छा प्रेशर अब डाला है थोड़ा सा अहमद दानियाल के आने से दूसरे एंड पे, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि रमीज जूनियर एक एंड से अच्छा ओवर कर रहे थे, दूसरी जानिब से रन्स हो रहे थे, कभी साद नसीम दे रहे थे, कभी जैनुल हसनैन दे रहे थे। तो अगर आपको पार्टनरशिप तोड़नी है तो थोड़ा प्रेशर दोनों जानिब से डालना है, जो कि अब डल रहा है रमीज जूनियर और अहमद दानियाल के कॉम्बिनेशन में। इसीलिए अभी देखिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मूव किया उन्होंने ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, क्योंकि प्रेशर है, बाउंड्रीज आसानी से मिल नहीं रही हैं। 32 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 199 पर 2 फैसलाबाद। अहमद दानियाल की अच्छी लाइन हार्ड लेंथ को हिट कर रहे हैं, और इस वक्त पिच जितना अच्छा खेल रही है, यहां पर जरूरी है बॉलर्स के लिए कि लेंथ बड़ी प्रिसाइज हो। लेंथ मैटर करेगी, क्योंकि बैटर्स दोनों सेटल हैं। इरफान 37 रन पर खेल रहे हैं, द इन फॉर्म सलीम 33 रन पर हैं, और 13 ओवर्स का खेल बाकी है। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, सीधा छक्का बैकफुट के ऊपर। ये बड़ा ही अनकॉमन किस्म का शॉट है, आमतौर पर इस तरह का शॉट देखा नहीं जाता, और लंबे कद का भरपूर फायदा उठाया इरफान नियाजी ने। बैकफुट पे खेलने वाला गेंद था और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेला है उन्होंने, सीधा छक्का। और अहमद दानियाल की पेस पे यकीनन ये आसान शॉट नहीं था। एक बार फिर देखिए रिप्ले में, क्या बात है। यहाँ पे आज जो लेंथ रही है लाहौर के बॉलर्स की, वो कदरे शॉर्ट रही है पिछले मैचेस के निस्बतन, और उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में द ग्रेट तारिक सईद मौजूद हैं, वेलकम। बहुत शुक्रिया सलमान। और जो कप्तानी है इस पे भी सवाल होना चाहिए। जब ये दोनों नए थे क्रीज पर, इरफान और सलीम, दोनों तरफ नॉन रेगुलर बॉलर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया। एक एंड से साद नसीम जो हैं खुद आ गए, और पवेलियन एंड से उनने बॉलिंग कराना जैनुल हसनैन से शुरू कर दी। दोनों सेट हो गए, और रमीज़ और दानियाल को उस वक्त लाया गया है जब वो खुल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सेज उनके लिए तैयार हो चुकी थी। जी हाँ, और जबकि सिर्फ जो वाहिद वापसी का रास्ता है मैच के अंदर, वो विकेट लेने का है। और नए बैट्समैन के आए हुए तो बहुत ही ज़रूरी है कि
शॉर्ट स्पेल के लिए अब अपने रेगुलर बॉलर्स को लेकर आए। बैकफुट पर खेलकर 1 रन हासिल किया। सलीम बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। 33 पर इरफान उनके शाना बशाना है। 37 रन उनने बनाए हैं। फैसलाबाद ने लाहौर की गलतियों का भरपूर आज फायदा उठाया और उनके दीदा दलेरी ये थी कि टॉस जीतकर उनने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुमकिन है उन्हें लाहौर की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है इसका भी अंदाजा हो ये फैसला करते हुए। देखिए, ये कहना इतना आसान नहीं, लेकिन एक सही फैसला साबित जरूर हो गया उनकी अच्छी बैटिंग से और लाहौर की बुरी बॉलिंग से। और अभी इस पोजीशन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक बार फिर बॉलिंग भी भरपूर, कह लीजिए कि जो नहीं होनी चाहिए वो ही बॉलिंग कर रहे हैं बैटर्स के हक में, या शॉर्ट बॉल कर रहे हैं या फुल बॉल कर रहे हैं। और न्याजी जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह का आज उनका एग्रेसिव मूड है, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस तरह की बॉलिंग को। ये देखिए, बिल्कुल स्लॉट में बॉल किया, अपना कुछ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उन्होंने बैट लगाया बॉल के साथ और आसान 4 रन हासिल किया। पुअर बॉलिंग। अब 66 गेंदों में 77 रन की एक खतरनाक पार्टनरशिप। उम्दा यॉर्कर आगे निकल आए थे। ये T20 क्रिकेट का जो गलबा है, यकीनन उसने तमाम क्रिकेटर्स को इफेक्ट किया और कहीं ना कहीं जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 6 से ऊपर इकॉनमी रेट को एक डिसेंट इकॉनमी रेट तस्वर करना शुरू कर दिया। और ये इसकी सबसे पहली कह लीजिए कि जो बड़ा इसका नुकसान है, सबसे पहला वो ये है। हमने देखा कि इंडिया के कप्तान सौरव गंगुली ने कल जब पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात की और बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें बताई, तो उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि ये जो T20 क्रिकेट है ये मीडियोकर क्रिकेटर्स को पैदा करती है। तो यकीनन ये भी एक वजह है कि क्यों वो अपनी डोमेस्टिक में सिर्फ एक कंपटीशन अलाउ करते हैं T20 का, और अंडर 19 तक वो बच्चों को नहीं खेलने देते। ये मिस फील्डिंग आज दिन भर लाहौर के लिए ये एक और दर्द सरी रही। फील्डर्स हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया अपने बॉलर्स का, अपनी कमजोर बॉलिंग का। और ना तजुर्बेकार है ये बॉलिंग अटैक लाहौर का। सीधी थ्रो जाकर लगी, लेकिन अंपायर जो हैं वो शायद देख ही नहीं रहे थे उस तरफ। बड़ी जल्दी उन्होंने डिसमिस किया इस अपील को, जैसे बहुत ही श्योर हों, और हो भी सकता है रिप्ले में देख के हमें मालूम होगा। न्याजी तो बहुत ही कैजुअल आ रहे थे और मेरा ख्याल है ये काफी करीबी मामला हो सकता था। टच एंड गो था, पहुंच जरूर गए थे। और यहां विकेट गिरी सलीम की। एक शॉट जो कि अपिश खेला और उमर अकमल में बाआसानी इस कैच को लिया और सलीम को चलता किया। 35 रन बनाए और अपनी अच्छी फॉर्म का एक बार फिर फायदा ना उठा सके। रमीज की पहली विकेट। जहां सेट बैट्समैन को आउट किया, फ्लाइटेड गेंद थी, इनसाइड आउट खेलने के लिए गए और अच्छा लो कैच लिया उमर अकमल ने। सलीम को मलाल रहेगा कि जब सेज बिल्कुल सेट था, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। 35 रन बनाए उन्होंने 213 पर 3। कप्तान आसिफ अली 2205 रन उनने बनाए हुए हैं, लेकिन बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है। 4 सेंचुरियां, 12 निस सेंचुरियां इनने बनाई हैं। एक दो इनिंग्स के खिलाफ जो है इनकी फॉर्म पर सवाल रहा है आसिफ अली की।
खासतौर पर जब ये टूर्नामेंट में इनकी टीम अलाइव थी उस वक्त खातिर खार रन नहीं बना सके। डेड मैचेस में दबाव भी कम हो जाता है आप पर। आसिफ अली से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि सीनियर प्रो हैं इस टीम में। टीम देखती है उम्मीद भरी नजरों से ऐसे खिलाड़ी की जानिब। और क्यों ना देखें, आप सीनियर प्लेयर हैं, आपका इंटरनेशनल तजर्बा है। और ये एक बार फिर देखिए उस विकेट का नज़ारा। फ्लाइटेड बॉल थी, ओवर पेच थी। सलीम शायद इसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन वो एलिवेशन मौजूद नहीं थी, बहुत करीब था बॉल। और आसिफ अली की तरफ वापस आए तो एक सीनियर प्लेयर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखने वाले प्लेयर पे किसी भी यंग टीम की रिलायंस होती है और होनी चाहिए। दोस्त 14 पर 3। असदुल्ला के अभी 4 ओवर्स रहते हैं। आमिर जमाल के 3 और अहमद दानियाल के 2। यहाँ अभी 2 ओवर्स हैं इस दूसरे पावर प्ले के भी, लेकिन दोनों एंड पर लेग स्पिन बॉलिंग यहाँ बेहतर नहीं होता। आसिफ अली अभी नए नए आए हैं, यहाँ फास्ट बॉलर का इस्तेमाल करते एक एंड पर क्योंकि एक विकेट और चाहिए। इतना तजुर्बा नहीं है बाकी माना खिलाड़ियों को फैसलाबाद के। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बार ये देखा है कि फास्ट बॉलर, अच्छी पेस वाला बॉलर जब इनको शॉर्ट बॉल करता है तो आसिफ अली के लिए मुश्किलात होती हैं। और ऐसे में आमिर जमाल का इस्तेमाल किया जा सकता था। उनका हैवी बॉल जो है पिछला, वो अच्छा खासा तेज़ बॉल करते हैं। और 50 रन बनाए न्याजी ने। आखिरकार न्याजी जो हैं उन्होंने अपनी फॉर्म की झलक दिखाई है। टूर्नामेंट के आखिर में पहली 50 अपनी उन्होंने की है और अच्छे टाइम में 51 गेंदें ली, 50 रन किए और कुछ बहुत ही शानदार और बड़े शॉट भी उन्होंने लगाए। यहाँ इनके करियर में ये दूसरा मौका है जब इन्होंने 50 गेंदें खेली हैं। इरफान न्याजी ने तो इसलिए बैटिंग का ये विकेट पर ठहरने का इतना तजुर्बा नहीं है इनका ये वाइट बॉल क्रिकेट में भी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार ये रन्स करते हुए आए फर्स्ट क्लास मैचेस में, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेलने की आदत नहीं है इसको। तो फिर अपना मैच बैट खोलते खोलते कोई 50 मैच लग जाते हैं इस रेशो के साथ। आई थिंक एक अच्छे डिसेंट प्लेयर हैं, लेकिन जब तक आप अपना पिच पे अपना वक्त नहीं गुजारेंगे, अपने आप को मौका नहीं देंगे सेट होकर स्ट्रोक्स खेलने का, आप कभी भी कंसिस्टेंट बैटर नहीं बनते इस तरह। और अगर जहन में सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर का होना है तो आप जितना बड़ा स्कोर करेंगे उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। 35 ओवर का अख्ताम, 217 पे 3 फैसलाबाद। शाबाश, अच्छा रेडी रहना है। आमिर 4 बॉलर्स के साथ फिर मैदान में उतरी है लाहौर की टीम और ये गेंद उतरेगी सीधी मैदान के बाहर। बड़ा शॉट खेला, बड़ा दिल दिखाया आसिफ ने। अभी अभी क्रीज पर पहुंचे हैं और उन्होंने बुलंदोबाला छक्का लगाया। बहुत ही शानदार स्ट्रोक और ये स्ट्रेंथ है आसिफ अली की। अगर स्पिनर इनकी जोन में बॉल करता है तो ये महारत रखते हैं और जान रखते हैं बड़ा छक्का मारने की बगैर कदमों के इस्तेमाल कर, क्योंकि इनकी बेस स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए खड़े खड़े उन्होंने लॉफ्ट किया इस स्ट्रोक को और जैसे ही मिडल हुआ उन्हें पता था कि गेंद खासी बाहर जाएगी। यहाँ सार नसीम की गलती है कि इनके सामने फास्ट बॉलर को ना लगाना और एक ऐसे बॉलर को लगा देना जो आसिफ की स्ट्रेंथ है। एक और उम्दा शॉट उठाकर खेला आसिफ अली ने और एक और छक्का। गेंद मुश्किल जो है ये रोप के बाहर गिरी, एक लेग साइड में एक ऑफ साइड में। खतरा बढ़ता जा रहा है लाहौर के लिए।
ये बिल्कुल उनके पाले में थी। अच्छा पिक किया उन्होंने, एक बार फिर खड़े खड़े हिट लगाई। थोड़ा सा अपनी लाइन को खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉल को थोड़ा दूर आसिफ अली से पिच करना पड़ेगा। अगर इस तरह की फ्लाइट करेंगे तो ये तो बिल्कुल उनके लिए आसानी है, और वो अपनी इस स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं। आसिफ अली का ये जो टूर्नामेंट रहा है अभी तक, एक पिछले मैच में इन्होंने 78 रन की इनिंग खेली, उससे पहले कुछ काबिले जिक्र परफॉर्मेंस नहीं रही इनकी। ये गेंद अच्छा था, फ्लैटेड ट्रेजेक्टरी थी, थोड़ा तेज था, स्टंप्स में था, लेकिन एक बार फिर आसिफ अली जो हैं वो इस इंतजार में है। अगर इन्होंने दोबारा उन्हें उस जगह गेंद किया, वो दोबारा छक्का मारने से नहीं चूकेंगे, चाहे उसमें जान चली जाए। रमीज नए नए आए हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में, रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने खासा मुतासिर किया था। एजाज जूनियर जो हेड कोच हैं लाहौर वाइट से, उनका ये ख्याल है कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। रमीज जूनियर ज़्यादा अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाते हैं, लेकिन रेव्स नजर आते हैं जब फ्लैट गेंद भी करते हैं तो रेव्स नजर आते हैं इनके। देखिए अच्छे स्पिनर हैं, कंसिस्टेंट अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं, वेरिएशन पे कंट्रोल है, लाइन लेंथ पे ज़्यादा चूकते नहीं है। ऐसे बॉलर को कप्तान का कमाल होता है कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर आप आसिफ अली के आगे आके अप फ्रंट उसको लगा देंगे तो उसके बाद में कह देना कि ये तो लाल बॉल का बॉलर है, ये कोई जहानत नहीं है इसमें। अगर आप अच्छे कप्तान हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से बॉलर को कब इस्तेमाल करना, और इसी तरह आप अपनी टीम को बिल्ड अप करते हैं। ये इस इनिंग से महंगे तरीन ओवर्स में से था, 15 रन के साथ 232 पर 3। इरफान नियाजी, इनको आज वन डाउन पोजीशन पर भेजा गया, ज्यादा वक्त मिला और अच्छे शॉट्स खेले, ग्राउंड शॉट्स, यही इनकी इनिंग्स का खासा रहा है। और उसके बाद जो इन्होंने सामने हिट लगाई फास्ट बॉलर्स को, वो काबिल दीद थी, खासतौर पर अहमद दानियाल को जो छक्का लगाया खड़े खड़े, वो जाहिर करता है कि अच्छी बेस है, T20 का इनको हिटर समझा जाता है। लेकिन ये अच्छा किया, इनको वन डाउन भेजकर ज्यादा वक्त दिया गया है, जिम्मेदारी लें जाकर। सिर्फ रमीज ही नहीं, दूसरे एंड से अपने आप को भी कंटिन्यू कर रहे हैं साद नसीम, और ये वो मौका है जहां पर अगर विकेट्स ना गिरी तो ये रन्स बहुत बड़े हो जाएंगे। ये 300 पर भी बात जा सकती है और उससे आगे भी जा सकती है। अगर आसिफ अली का आज अच्छा दिन हुआ तो ऐसे में उनको सेट होने का पूरा मौका दे रहे हैं साद नसीम। ये तेज आई, इरफान नियाजी को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका मिला नहीं। स्क्वायर लेग के फील्डर जो हैं ये शुरू से ही हैं यहाँ, ये स्क्वायर लेग अंपायर के दाएं जाने भी खड़े हुए हैं। हालांकि स्वीप शॉट्स जो हैं वो नहीं खेले गए इस मैच में, ज्यादातर पुल शॉट खेले गए लेग स्पिनर के खिलाफ। लेकिन स्क्वायर लेग का जो फील्डर है ये हमने देखा है, ये शुरू से ही ये खड़ा हुआ है स्क्वायर लेग अंपायर के दाएं जाने भी। हो सकता है वो किसी जरूरी काम से खड़ा हो। और ये फुल टॉस, ये गई स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन इसे कहीं भी खेला जा सकता था। एक और छक्का आसिफ अली का, देखिए काम निकल आया ना, गेंद उठा के वापस करना था उन्होंने। देखिए पहले दायरे में थे वो, अभी लास्ट पावर प्ले है तो एक एक्स्ट्रा फील्डर आप बाहर कर सकते हैं। तो साद ने ये किया है कि दायरे ही की पोजीशन में उन्हें बाउंड्री पे खड़ा कर दिया, डीप स्क्वायर लेग पे। और आसिफ अली के आगे शॉर्ट बॉल, और यहाँ पे विकेट गिरेगी। विकेट हासिल कर ली, लेकिन 4 छक्कों की कीमत अदा करनी पड़ी। आबिद अली ने ये कैच लिया और 240 पे चौथा नुकसान उठाना पड़ा फैसलाबाद को, जब उनके कप्तान 4 छक्के 24 रन किए उन्होंने, 13 बॉलें खेली और 9 डॉट बॉल्स। डॉट बॉल परसेंटेज हाई है। T20
तर्ज की इनिंग्स खेलकर जा रहे हैं वापस। उनके स्कोरिंग शॉट्स जो हैं वो तमाम मैक्सिमम थे। अगेंस्ट द टर्न खेलने को गए और अच्छा कैच लिया आबिद अली ने। ये कह सकते हैं हम कि मैच जो मर्जी हो वो अपनी गेम ही खेलते हैं। बिल्कुल, आसिफ अली का यही अंदाज है। 14 गेंदों में उन्होंने बनाया 24, तो 40 पर 4। ये कौन है बैट्समैन? बैट्समैन कौन है? यार न्याजी आ जा यार। इरफान भी और बंदे के बिलाल मेहदी अब खेलने को पहुंचेंगे। विकेट कीपर बैट्समैन फैसलाबाद के। गुज़श्ता मैच में थोड़ा नीचे नहीं। जब इनका करियर शुरू हुआ था तो इन्होंने 35 रन की इनिंग्स खेली थी। ये झंग से आए, नए नए शहरों से। हम देख रहे हैं क्रिकेटर्स इन इलाकों से आमतौर पर खुशाब झंग से पहले हम सुनते नहीं थे क्रिकेटर्स का। 240 पर 4। इतनी अच्छी गेंद नहीं थी ये, लेकिन आसिफ जो है वो हिट मारने चले गए सामने की जानिब। आसिफ अली ने पहले भी जब एक दो डॉट बॉल खेले तो जब ये शॉर्ट बॉल को कट मारते हैं या पुल मारते हैं तो इनका वजन पीछे की तरफ जाता है, और इसी वजह से इस शॉट में वो जान नहीं थी जो वो जो चाह रहे होंगे जिस जोर से मारना, क्योंकि जब शॉट खेल रहे थे एग्जीक्यूशन के वक्त उनका वजन पीछे की जानिब जा रहा था। स्वीप किया है न्याजी ने और फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन बनेगा। ये बड़ा मैटर करता है कि एग्जीक्यूशन के वक्त आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है, कि आपका वेट ट्रांसफर शॉट के अंदर जा रहा है, क्योंकि अगर वेट ट्रांसफर नहीं होता तो फिर आपको लिए जो बाउंड्री का हदफ पार करना है वो फिर इतना आसान नहीं रहता। ज्यादातर लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं रमीज। अपनी जो दूसरी वैरायटीज हैं उनको कम अभी तक इस्तेमाल करते हुए देखा है। अपनी जो लेग स्पिन है उसी में वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ एंगल से। लेकिन खातिर खा मदद भी नहीं है इस पिच में स्पिनर के लिए। और सेट बैट्समैन को जब आप बॉलिंग करेंगे, खासतौर पर जब दूसरे एंड से भी अच्छी बॉलिंग ना हो रही हो, तो फिर और मुश्किल हो जाता है। देखिए रमीज जैसे बॉलर को आप दो कवर्स के साथ भी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बॉल आगे करते हैं, इन्हें कट उतना लगता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता किसी और फॉर्मेट में। इसके लिए आपको फील्ड का डिजाइन डिफरेंट रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको मौके देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे रन आउट होने का चांस है और आसान रन आउट, मिस कम्युनिकेशन और कंफ्यूजन का शिकार, वापस ना पहुंच सके। और बिलाल अपने दूसरे मैच में एक ही रन बना सकेंगे। जहां थ्रो जो है अहमद दानियाल की वो सीधी आई, और जब फास्ट बॉलर बाउंड्री पर ऐसा मौजूद हो जिसका आर्म मजबूत हो तो फिर मुश्किल हो जाता है दूसरा रन बनाना। न्याजी जो है शुरू से इनका ख्याल था कि दूसरा बनना चाहिए, इन्होंने बुलाया और फिर मुंह मोड़ दिया। बिल्कुल भी अच्छी रनिंग नहीं थी। ये सिर्फ अपने साथी को ही देख रहे थे, न्याजी को। देखिए ऐसे मौकों पर बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एक निगाह अपने साथी बैटर पर है, और शायद इन्होंने कॉल ही सिर्फ सुनी लेकिन ये नहीं देखा कि न्याजी कहाँ तक आए हैं। अनफॉर्चुनेटली रन आउट करार पाए और ये मौका मिस हो गया, जो कि लास्ट वनडे गेम है, आखिरी राउंड का, और यकीनन इनकी टीम का ये लास्ट गेम है। जी हाँ, बदकिस्मती बिलाल मेहदी की। नए नए आए हैं और बिल्कुल इनके साथ हमदर्दी हम कर सकते हैं कि अपने साथी की गलती का खमियाजा जो है वो मेहदी को खुद भुगतना पड़ा। अबू बकर एक और बैटिंग ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और इन्होंने कप्तानी भी की है अबू बकर ने इस सीजन में
फैसलाबाद की फर्स्ट क्लास टीम की। ये वापडा में मेरे टीममेट रहे हैं, मेरे साथ वनडे क्रिकेट खेली है इन्होंने, और ये इससे ऊपर वाले नंबर के प्लेयर हैं और अच्छी डिसेंट बैटिंग करते हैं। मालूम नहीं कि इतना नीचे इन्हें क्यों खिलाया जा रहा है। और ये रिसेंटली इन्होंने शायद कोई ऑफ स्पिन शुरू किया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ इनके आसपास कोई फील्डर नहीं है। कैचिंग पोजीशन पर बिल्कुल नए आए हैं, लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। तो ये विकेट्स के मौके होते हैं जिनको समझना जरूरी है फील्डिंग कप्तान के लिए। 243 पे 5। देखिए स्वीप शॉट जो हैं आज हमने वो ज्यादा नहीं देखे हैं, रिवायती स्वीप शॉट्स। ये पहला लगाया था इरफान न्याजी ने, इस पर रन आउट हो गए। विकेट कीपर आमतौर पर तेज दौड़ते हैं विकेटों के दरमियान, लेकिन न्याजी ने पहले कॉल किया और उसके बाद वो दस्तबरदार हो गए रनिंग से। शुक्र करने की बात यह लाहौर के लिए कि इखलाक पहुंच गए विकेट्स तक। काफी वक्त लिया उन्होंने बॉल कलेक्ट करने के बाद विकेट्स तक जाने के लिए। और एक नेचुरल कीपर की जो मूवमेंट्स हैं वो यकीनन वो जो मेकशिफ्ट कीपर्स हैं उनकी वो चीजें नहीं होती, वो वाले रिफ्लेक्सेस नहीं होते। और साद नसीम यहाँ पे, और एक और मौका होगा यहाँ पर, लेकिन गेंद गिरेगी गैप में कवर के ऊपर से और 2 रन्स बना लेंगे न्याजी। सो अभी 7 ओवर्स का खेल बाकी है और इस टाइम पे अगर 1-2 विकेट्स और गिरते हैं तो ये सारा इनिशिएटिव जो इन्होंने क्रिएट किया है, इतना प्लेटफॉर्म, ये सारा लूज भी कर सकते हैं। यहाँ 2 बार यहाँ 250 का हिंसा जो है वो अबूर हुआ है बाद में बैटिंग करने वाली टीम्स के हाथों। ये अच्छा स्वीप शॉट यहाँ पर और फील्डिंग कतई अच्छी नहीं। और असदुल्ला, इनको मुश्किल आज हुई है, ये मुकाबला उनके लिए मुश्किल रहा है बॉलिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए। ये वाले जो शॉट्स हैं, जब आप स्पिनर को इस तरह स्वीप करते हैं अंदर की तरफ तो ये बॉल मुड़ता जाता है। जैसे जैसे ये बॉल बाउंस होता है, यकीनन असदुल्ला को यही प्रॉब्लम हुआ है कि ये बॉल देखिए कर्व होता जा रहा है और ऐसी ये स्कूल बॉय एरर है। ये फील्डर को पता होना चाहिए कि किस तरह का स्पिन है बॉल के ऊपर और बॉल किस तरफ जाएगा। बट यंगस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते नहीं इस चीज़ का, और ऐसे में इस तरह के मौके पे फिर जांचना मुश्किल उनके लिए कि बॉल जा किस तरफ रहा है। ऐसे मौके पर कई बार विकेट कीपर जो है वो भी आवाज लगा देते हैं डीप फील्डर्स को कि गेंद जो है वो मुड़ सकती है, वो पहले ही बावर करा देते हैं। पहला लफ्ज अच्छा आपने कहा, विकेट कीपर्स तो आवाज लगाते हैं, लेकिन वो रेगुलर कीपर्स को पता होता है किस एंगल की तरफ टर्न हो रही चीज। 251 पर 5। A good time to bring back Amir Jamal. 6 over, 2 for 37. By far one of the best bowlers that we have witnessed in Pakistan Cup. He's got that venom, that fire in him. The desire to do well. That is very important to have in a fast bowler. The hunger to make it big. Amir Jamal has those ingredients. It's a good prospect. But on the other hand, all eyes would be on Irfan Khan Niazi for Faisalabad. How he finishes off this inning. How he brings that momentum into the break. Noman Chaudhary has joined me in the commentary box. A very warm welcome. Thank you, Ali. And you've rightly mentioned about Irfan Khan Niazi. He came into bat when around 24 overs were left. Has batted through the innings well, and that's a very good shot. Abu Bakr leaned into that one through the offside and gets a boundary to start the over. That's a powerful strike. Was in his zone.
And he's powered it. It's looking good. Couple of good batters we have seen. We got like over pitch, just clearing his left leg a little, creating that room to play towards extra cover. Good shot that is. So we've already witnessed a couple of good new batters. Shahzad Akhtar scored 36, looked good. And now Abu Bakr Khan with that powerful strike. Good comeback. And that is what you expect from Amir Jamal. Yeah, changing the length on this occasion was Amir Jamal. Previously it was slightly pitched up, fuller delivery, and this time around was a back of a length ball. So every now and then you see Amir Jamal putting in an hard yard, an extra effort. Slightly on the pads, but the length was different. You got to bring in all the variations in any format of the game you are playing. We have seen Amir Jamal getting the better of Shahzad Akhtar. It was a very good setup. Short ball followed by a fuller delivery, followed by another short ball. The trap was set. Shahzad tried to hook him. He was caught on square leg, and now he's sending cow corner at the fence, deep backward square leg in place, long on in place, slightly leg side dominant field for Amir Jamal. Yeah, having a plan is one thing, and executing it is another thing. The quality that Amir Jamal has is that he executes those plans. The plans didn't go as per Asif Ali's individual performance is concerned. Hit a couple of sixes, scored 24, and then got out because we were sitting outside and thinking if Asif Ali stays, the score might well go towards 320. But now with his wicket, there's definitely a setback. They're on the back foot at the moment. He definitely would be disappointed. Played a good inning in the last game, 78 runs. Again, beautifully driven. He's again powered it through extra cover. This is good batting by Abu Bakr. Perfect placement. Second time around, placed in the gap. Picked up the length early. Taking his back leg. Clearing his front leg and getting a boundary through the offside. That's the second boundary of the over. 260 comes up for Faisalabad, looking in great touch for a good 300 here. And both boundaries powerfully hit. And this one has been pulled not the ideal way. Did get uncomfortable. But the quality that you just mentioned about Abu Bakr, these were powerful shots. He didn't time them, he powered them. Good sign for Faisalabad cricket. 40 overs gone, 262 for 5. This is where Faisalabad can capitalize. Saad Naseem, 8 overs, 55 runs. And 2 batters looking all set. You still have Ali Asfand to come the Faisalabad side. Arshad Iqbal can do some ball striking as well. So does Khurram Shahzad. Good check. Saad Naseem has been impressive throughout the tournament with his bowling skills. But today he was taken apart by some good batting. Especially the way Asif Ali belted him for 6. But he got the better of Asif Ali. Wasn't a perfect ball. But how often we've been talking about Asif Ali. Now that's good running between the wickets. That's good game awareness shown by Irfan Niazi and Abu Bakr, placing in the gap. Good calling and getting 2 runs. Yeah, length. Placed nicely. That's a big one. That's a real big one. All the way. 6 runs for Irfan Niazi. This was expected. It was in his zone. And he just powered it for 6.
Yeah, if you keep bowling him in his slot, he's going to hit you out of the park all day long. Read the spin, read the flight. Quick hands through the ball and gets the maximum. He goes big again. Has he got that well enough? Fielder settling underneath that one and has taken a good catch. Saad Naseem gets the better of Irfan Khan Niazi. Yeah, that has been the quality, the comeback from Saad Naseem. He was hit for a 6 by Asif Ali, he got his wicket. And now Irfan Niazi, brave bowling. He's tossing it up, inviting him, go for it. And he did. The length was the key. Important time to get his wicket. Because had he stayed, it would have been trouble for Lahore Whites. He will have to go back after playing a very impressive inning. 70 runs, Irfan Khan Niazi. It's 271 for 6 now. शाबाश साद भाई Atikur Rahman, the new man in, आना has got a job to do. He needs to finish this inning well, because wickets are falling on the other end. 271 for 6 after 41. Well, not the first time in the game we have seen Saad Naseem conceding a 6 and coming back and taking a wicket on a very next ball. He's varied his length on this occasion, slightly shorter, but many a miles in the air. And a very good catch at the long off region by Ahmed Danial. Not easy taking the catches under the sunlight. Mid wicket in place. Keep your eyes on that fielder. Yeah, because he's going to bowl those short deliveries. one of the over batsmen Yeah, Amir Jamal, we were mentioning earlier on about the dismissal of Shehzad Akhtar. He set him up well. Balled in the decent areas. And that's how he set him up. This was a shorter in length delivery that was called as wide. Then he banged in slightly fuller. This was outside the line of off stump. And that was a wicket ball. The trap was all set. A very good catch. And the fast bowler send off. Slower one. It's very important. If you're bowling those short deliveries, you need to direct them well. And the delivery that you just mentioned about the wicket that he got, it was well directed. There's nothing, literally nothing Shehzad could do about that delivery. That is why we've been talking about the quality of Amir Jamal. He always gets at you. He's always looking to get your wicket. He's very fit, very strong man. Excellent fielder, handy batter. And for this format, especially this wide ball format, I think he's ideally made. 2 is the call. 2 they should get quite easily in the end. Yeah, now they're running for another one. That's poor backing up. That's poor game awareness by the Lahore White side. He is not happy, and rightly so. हर चीज हाथ में थोड़ी आएगी And poor wicket keeping again. It was in no position. It was not a bad throw. At this level, wicket keepers should take those. Look at, it was a one bounce. Look at that. Just a probably did hit something. Some maybe the part of the pitch or the grass part. It did deviated. I think we're gonna let him go for this. Let him go. But Ali, where were the fielders who were backing up? That was a poor backup by the 2 fielders. And at this level, you are playing the country's premier listed tournament. You got to make sure
that you are giving your 100% in all three departments. It gets sometimes difficult when the result of the game doesn't matter. You're already out of the tournament. You're just filling in. But absolutely, you make a good point. I totally agree with you that it is no excuse. You're playing at a good level. This is the best tournament, let's say tournament. It's in the air. Should be taken. Abid Ali takes it quite comfortably. So again, Amir Jamal setting him up and getting a wicket. Brilliant bowling. He had to go big. Couldn't get that elevation. Yeah, it was that time of the innings where the batters would try to throw the kitchen sink at every delivery. Amir Jamal has got his third wicket. Length ball, trying to play that one towards the onside, fetching that one from outside the line of off-stump towards the onside. Got the elevation, not the distance. Safest pair of hands. Abid Ali takes the catch. Duck for Atikur Rahman. 274 for 7. Ali Asfan, the new boy in 11 matches, 81 runs, best of 28. But Amir Jamal has taken 3 very important wickets at important time. Smart bowling. Uh-oh. Just sent back on time. 42 gone, 274 for 7. Amir Jamal got the wicket of Atikur Rahman. Smart bowling. He knew he's going to go towards mid-wicket. So that is why he bowled outside the off-stump. Drag it from there. And 9 out of 10 times with this pace, if you want to drag it from outside the off-stump, this is going to go in the air. You're not going to get that elevation. The line has to be within the stumps if you're looking to play that towards that car corner. That is the smartness that is in him. Yeah, and I believe that was a premeditated shot. He had that thing in the back of his mind that he is going to hit it out towards the onside. And as you rightly mentioned, good smart bowling. With a man of Amir Jamal's caliber, you expect that from him. Good thinking cricketer always puts his 100%. Ahmed Daniel comes in. Starts off with a real loosener. Mohammad Ikhlaq, he couldn't stop that one. Oh, he's had a tough day. No doubt about that. And I don't blame him also. Tried to go for that Yorker or the low full toss. That awkward bounce. I definitely feel for Ikhlaq. Because this is going to hurt his batting also. Because he's going to open the inning most likely for Lahore Whites. But it has been that sort of a day for Lahore Whites, where not many things have gone their way, especially wicket keeping. He's been missing a few things, a few lapses in the fielding also. So it's a day that Lahore Whites won't like. They like to forget it as far as fielding is concerned. There have been lapses. This was a thick outside edge dropped by Ikhlaq. Again, this one was a chance to, on a good day, he would have taken it. Again, sloppy fielding, giving easy boundaries, misfields. This one was probably the poorest of all the efforts by the fast bowler. And again, look at that. These are schoolboy errors. These are basics that you need to have at this level. No backing up. Look at that. This is embarrassing. It's not about mistakes. It's what sort of mistakes you're doing. 2 is the call. Putting pressure on the fielder. And quite easily done in the end. Wonderful running. Good placement
by Abu Bakr Khan. Opened the face of the bat, playing it in the outfield, getting 2 runs. Now they have formed a very formidable total, the Faisalabad region. 277. They still have 17 legitimate deliveries to come. They would surely want to go at somewhere around 320, 325. Yeah, they'll be a very lucky side if they can get to 325 from here on. Had Asif Ali, Irfan Niazi stayed, yes, they might have. But from here to get to 325, it's going to be a huge task. But I believe they should be looking to get to 300 from here on. Khurram Shahzad is all set, focused. I don't know if he's focused at the game or something else, but he is focused. Very focused. Now he's looking at the game. Ali Aswand is doing what he should do. Take a single, get to the other end, make sure that Abu Bakr Khan has already got 2 boundaries in his innings of 17. He should face the maximum of the remaining deliveries of this Faisalabad innings. But it has been a good performance, a different looking Faisalabad team today. Tournament, they have been struggling with the opening pace. Today they tried. Shehzad Akhtar provided a decent opening stand with Mohammad Faizan. Faizan was among the runs as well. Slow one turned into a low full toss. Apart from him, it was Irfan Khan Niazi. Today he finally lived up to all the expectations, all the reputation he has in Pakistan's domestic cricket. Good future prospect, scoring 70 of 68 today. Mohammad Salim has been the leading run getter for Faisalabad side in this tournament, scored 35 today. So it just has been a collective batting display by the Faisalabad region. Yeah, when you say prospect, smart batting. Yeah, when you say prospect, these 50s, 60s, 40s won't help you. You got to be getting big runs. This was an opportunity for Irfan Khan Niazi to get 100. But I tell you what, Ali, I won't blame him because he's got a 6 on the previous ball. He tried to do the same on the next delivery. So there comes 2 points now. One is to bat, make sure that you bat 45 overs. The other is make sure you put away the bad balls. And I would go with the later part. It's in the air. They will settle for a single. So make sure that you put away the bad balls. And the thing that we have been talking about, the thing that everyone has been talking about, intent. That's what is shown. Single will end the over to 82 for 7. News coming from the game between Fatah and Peshawar. Peshawar bowled out on 112. Usman Shinwari getting a fifer. Good to see him taking wickets. Good bouncer outside the off stump. Every now and then you see Ahmed Jamal putting in all the hard yards, and we've been talking about how good of a cricketer he is. In your debut game, you've been put into ball against the world champions. You bowling a decent over, but giving a decent performance here is the Fatah team. Usman Shinwari, the fifer. Peshawar being belted out for 112. And interestingly, both all-rounders, Niaz Khan and Sajid Khan, scoring most of the runs. So you can imagine what it would have been like a top-order batter in those conditions. 20 for 6 they were. Oh, wow. The sound. Superb batting. The length and the width was given, and he capitalized.
Abu Bakr Khan taking the attack to Amir Jamal. That's his third boundary against the pacer. All three boundaries through the same region of the offside. Powered it through over the head of the fielder, clearing the infield, getting a third boundary all through the same regions. I tell you what, Amir Jamal is not going to back out. He is going to come harder on the next ball. He looks good, Abu Bakr. Just going for it. It's a good competition going on between Amir Jamal, because he did hit him in the last over. And now again, what a shot that was, the sound. This one outside the off stump, a bit too predictable. This is the area that he's looking to hit. Abu Bakr has played a little cameo of 23 runs at the moment. Well, he'll have to play a big inning too, Umar Akmal. A lot will depend how he bats in the second inning. He's been short of runs, not what is expected of him. The catch was the shout, but there was no one there. Following the batter on this occasion was Amir Jamal. It was a length ball, but right in the body line of Abu Bakr Khan. 2 of 3 for Ali Aswand. He will surely try and get the strike back to Abu Bakr Khan. But on the other hand, these two deliveries, he can try and get a boundary from these two deliveries. What are the areas? That's the question. Ali Asfan can't do much about it because he's playing at number 9. So you can well imagine that he's not in the team because of his batting capabilities. This already is the highest runs that we have seen in this ground this season. Second highest overall in Pakistan Cup. No answer. It's been a good day for batting. You're absolutely spot on. And I see the advantage of having a statistician next to you, getting the first-hand information. It's all about the right chair you're sitting on. Just gave himself room too early. Good over. Just 5 runs coming off that over. Amir Jamal finishes off his spell. 9 overs. He has bowled, taken 3 wickets, giving 52 runs. 287 for 7. So Naman, what's the prediction? How many runs Abu Bakr is going to get with his last 6 deliveries of Ahmed Daniel? What are your guesses? Well, I would go with 300. They would want to go to 300 and they should try and get to 300. Way down to the leg side. Oh, the strike has changed. He's gone back to Ali Asfan. It would have been nice if they had denied the single and kept the strike, Abu Bakr, to himself. Yeah, and that's where your game awareness comes into play. Got to make sure that the batter who's set at the crease has been striking the ball well, has been seeing the ball well. He should be facing more deliveries at the fag end of the innings. Now they've brought mid-off inside the circle. Long on at the fence. Backs away, that's gone up in the air. Fielder settling, no. That just landed in front of him. Just lost the ball in the air. Yeah, it didn't go that far because he wanted to slice it over that point fielder. Had the fielder been inside the circle at third, they would have caught it, but this one was right in between point fielder and the third fielder. Left arm spinner Asadullah, the substitute. Ahmed Daniel, Asfand drives, changes the strike. Quite a satisfied looking
Dig out, especially from this performance. Khurram Shehzad, Asif Ali, Mohammad Faizan, Waqas Maqsood, Arshad Iqbal. That's gone in the air. That was a valiant effort by Abid Ali at short mid-wicket. But they will scamper through for 2 runs. Yeah, smart bowling, slower one. Yeah, not quite the slower one, but it's early into the shot, top edged it. Good effort by Abid Ali to run from the circle. He's taken a few good catches in this tournament. What can Ali Asfan do? How can he find a boundary? Just heaved it towards onside, just 1 run. Now it's up to Abu Bakr Khan. He'll be facing the last delivery of this innings, and he would want to finish the innings with a boundary, if not a 6. And unlike most of the batters, Abu Bakr Khan's dominant area has been the offside region. Right, Aman, the last delivery of the inning. Beautiful. What a way to finish, and it will be a run out, yes. He's given it out also. He's looking at Ali Asfan, but it was not his fault. Even if he has run, he would have run out himself, Ali Asfan. He wanted to get another run. Abu Bakr in pursuit of every run available. Have a look at that. Something good from Ikhlaq. Direct hit. Easy decision for the umpire. So inning has ended on 293 for the loss of 8 wickets. Faisalabad side. They will be a very, very happy side. They won the toss, batted first. The last man to run himself out was Abu Bakr Khan, 25 runs of 24. A cameo. 293 is what Faisalabad have managed to put on the board, and they should be very happy with their batting effort. They've decided to bat first against the trend at the Rawalpindi Stadium. Ahmed Jamal, he'll be happy with his bowling effort though, 55 for 3. Saad Naseem picked up 2, Ramiz Jr. picked up a wicket. But Faisalabad got a decent start. Faizan scoring 70, 36 for Shehzad Akhtar in his debut game. But the man who got some decent runs under his belt today was Irfan Khan Niazi, 70 of 68. Salim, the highest run getter for Faisalabad, chipping in with 35. And a good late cameo by Abu Bakr, 25. Asif Ali, the skipper, getting 24 of 14 balls. 293 in the all allotted 20 overs was scored by Faisalabad. Talking about the Lahore's bowling, Ahmed Jamal picking up 3 wickets, giving away 55 runs. And only one bowler's economy was less than 6. That was Asadullah, giving away 27. And the other 2 successful bowlers were Saad Naseem and Ramiz Jr. It has been a great day for batters. Faisalabad winning the toss, batting first. And what a lovely start from both openers. Mohammad Faizan and Shehzad Akhtar. Boundaries kept coming. They were very fluent with those hitting. The swing found the gap in perfection. 50 runs scored by Faizan. It was a good authoritative inning. Alongside was Shehzad Akhtar. This was the first wicket going down to Amir Jamal. And then came Irfan Khan Niazi. The wicket work falling on the other hand, but Irfan Khan Niazi kept scoring runs, kept scoring those big boundaries. He was joined by the very talented Mohammad Salim for a cameo of 35. Irfan Niazi scored his 50. And this one, Ramiz Jr. getting the better off Mohammad Salim. Asif Ali came, hit a few boundaries, few big 6s were hit for him. And then he lost his wicket too. But then Irfan Khan Niazi made sure that he gets to a half century, followed by that was a run out. Poor communication between these 2 batters. Of the Clark running him out, and then Abu Bakr Khan drilling through covers. That was Irfan Niazi hitting a 6 on the previous ball.
The next volley was caught at long off. Abid Ali taking the catch of Atikur Rahman, followed by that a flurry of boundaries at the later phase of the innings. That was a run out in the last over, where Abu Bakr Khan was run out by the wicket keeper. Right, Lahore Whites required 294 runs from 45 overs at 6.53 runs per over. We're going to take a break here at Rawalpindi Cricket Stadium. See you on the other side. पाकिस्तान कप का आज आखिरी मरहला है। ये उम्दा शॉट, यहाँ 4 रन मिल जाएंगे। Big bang, that is very big. Ball him. Just as we were talking about his quality, Amir Jamal has struck gold at the moment. हुक करने के लिए गए और फील्डर ले गए कैच। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, सीधा छक्का। ये गेंद उतरेगी सीधी मैदान के बाहर और आसिफ अली के आगे शॉर्ट बॉल और यहाँ पे विकेट गिरेगी।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान कप का ये 25वां मैच जारी है। लाहौर और फैसलाबाद की क्रिकेट टीमों के दरमियान पिंडी स्टेडियम में 293 रन 8 खिलाड़ियों के आउट होने पर फैसलाबाद ने बनाए। आज उन्होंने टॉस जीतकर पहले खेलने का ऐलान किया, गैर मुतवक्के था। फैजान और शहजाद नया ओपनिंग पेयर ये रास आया फैसलाबाद को। 70 रन की इनिंग्स के लिए इरफान नियाजी ने भी सिर्फ 68 गेंदों में, और अच्छी कंट्रीब्यूशन देखने में आई सलीम, कप्तान आसिफ और अबू बकर की जानिब से। इस तरह ये बड़ा स्कोर है, रिकॉर्ड स्कोर है इस साल पिंडी स्टेडियम में। असदुल्ला 5 ओवर्स में 27 रन देकर गए। आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पर गेंद की शाइन हटने के बाद उन्होंने विकेटें हासिल की। साद नसीम ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। रमीज जूनियर ने मुतासिर कुन स्पेल किया, 9 ओवर्स किए, 56 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया लेग स्पिनर। तो 294 खासा मुश्किल हदफ है, इस सीजन का रिकॉर्ड है पिंडी स्टेडियम में। क्या यहां तक पहुंच सकती है लाहौर की टीम? ये जाहिर है कि सवाल दरपेश है इन ओपनर्स को और बाकी मादा खिलाड़ियों को भी। आबिद अली के साथ यहाँ पर इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए मोहम्मद अखलाक आएंगे, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं। और इस तरह का बड़ा हदफ हासिल करने के लिए जो दोनों ओपनर्स हैं उनका अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। तैयब ताहिर बाद में आएंगे, वो उम्दा फॉर्म में हैं। उमर अकमल हैं, साद नसीम, आमिर जमाल बैटिंग कर लेते हैं। तो बैटिंग ऐसी है लाहौर के पास जो कि चैलेंज कर सकती है फैसलाबाद को। आबिद अली को डबल सेंचुरी बनाने का भी एजाज़ है इस वनडे क्रिकेट में। अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में आ गए, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। गुड आफ्टरनून अली। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पोटेंशियल मौजूद है, बैटर्स में वो स्किल मौजूद है, वो टेम्परामेंट मौजूद है कि आप इस स्कोर चेज डाउन कर सकते हैं। 2 सेंचुरीज इस लेवल पे इखलाक कर चुके हैं। विकेट कीपिंग में आज मुश्किल दिन रहा है, लेकिन कॉम्पनसेट करना होगा। अब बैटिंग में कुछ करके दिखाना होगा। खुरम शहजाद कायद आज़म ट्रॉफी के लीडिंग विकेट टेकर, 52 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। लिस्ट ए में बेहतरीन बॉलिंग, 4 विकेट्स। पिछले मैच में इन्होंने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग की थी। नई गेंद के ये स्पेशलिस्ट हैं। वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कम बॉलर्स हैं इस वक्त जो नई गेंद को इतनी महारत के साथ स्विंग करते हों। मीर हमजा जो कराची के लिए खेलते हैं और खुरम शहजाद, ये 2 स्टैंड आउट बॉलर हैं नई गेंद के साथ। जी हाँ, बिलाशुबा। और मैं एक नाम ऐड करूंगा जिन्होंने हमें रिसेंटली इंप्रेस किया है, वो काशिफ अली, रावलपिंडी के फास्ट बॉलर। आई थिंक ये तीनों बहुत शानदार नए बॉल के बॉलर्स हैं। और जैसा ये पिच है तारिक भाई, यहाँ पे अगर आप अर्ली ऑन स्विंग नहीं मिलेगा और विकेट्स नहीं हासिल करेंगे तो बैटर्स के लिए बहुत आसानी है, क्योंकि अच्छे तरीके से बल्ले में बॉल आ रहा है। थ्रू द लाइन शॉट्स हमें देखने को मिली हैं पहली इनिंग में। तो पहला दबाव जो है, पहले दबाव डाल के रखना होगा नए बॉल से। सिर्फ एक ही खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है। खुरम जब बॉलिंग कर रहे हैं तो ये दूसरी स्लिप जो है उसको भी यहाँ खड़ा करने में कोई मुज़ायका नहीं है। यहाँ जब इतनी ज़्यादा मूवमेंट मौजूद हो तो आप जो कवर का फील्डर है आप उसको बुला सकते हैं दूसरी स्लिप में। या इवन स्क्वेले के फील्डर को भी आप बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत शानदार स्विंग मिला है। एंगल अंदर की तरफ था, पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकला है। और ये जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जितने भी नए बॉलर्स हैं सबसे इंप्रेसिव जो हैं वो खुरम शहजाद हैं, क्योंकि इनका चैनल, इनका एरिया और जो आउट स्विंग ये राइट हैंडर को करते हैं वो बहुत एक्यूरेट है, कंसिस्टेंटली करते हैं। और अब आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, कवर से फील्डर हटा के फर्स्ट स्लिप में आ गए हैं। ये अच्छी कप्तानी है और अच्छी सोच है। जहाँ थर्ड मैन को किस हद तक वाइड किया गया। जो स्क्वायर लेग के फील्डर हैं वो इस वक्त स्क्वायर के सामने हैं।
क्योंकि गेंद ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं। आबिद अली गो के खेलते हैं इसको लेग अंपायर के दाएं जानिब, लेकिन क्योंकि आउट स्विंग कर रहे हैं तो आबिद अली अगर वहाँ से गेंद को लाते हैं खींच खांच कर इस तरफ, तो वो इसको लेग अंपायर के बाएं जानिब भी आने का इम्कान है इस स्विंग के साथ। 5 विकेटें पावर प्ले में इस साल खुर्रम शहजाद की, जो उमैद आसिफ के बाद दूसरी सबसे ज्यादा है। क्योंकि ये अच्छे एरिया में बॉल करते हैं, कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं। दोनों नाम जो आपने लिए, उमैद आसिफ भी, खुर्रम शहजाद भी, एक्यूरेट हैं और कंसिस्टेंटली एक्यूरेट हैं। देखिए डॉट परसेंटेज उमैद आसिफ की देखिए 68% है, 6 विकेट्स उन्होंने हासिल कर चुके हैं और एवरेज बहुत शानदार है 17 की। काशिफ अली इनका जिक्र कर रही थी, टॉप 3 ये बहुत ही कमाल के फास्ट बॉलर्स हैं। अहमद बशीर भी इम्प्रेसिव सीमर हैं। वकास मकसूद ये एक्सपीरियंस्ड हैं। पैड से लगती हुई गई, 1 रन का इजाफा, अंपायर ने इसे लेग बाई करार दिया और इस तरह ये पहला ओवर इख्तिताम को पहुंचा। इससे एक फालतू रन पर वही स्कोर है लाहौर का। विकेट्स अरशद इकबाल के नाम इस लेवल पे, लेकिन इन नंबर से ये बेहतर बॉलर हैं। इनकी जो लेंथ है वो बहुत ही शानदार है और इस पिच के ऊपर बॉलिंग करना इनको पसंद आएगा, क्योंकि ये वो लेंथ हिट करते हैं जो कि ज़रूरी है इस पिच के लिए। इस वक्त भी 3 फील्डर लेग साइड में हैं, इसलिए लाइन जो है वो ऑफ स्टंप की तरफ रहना ज़रूरी है अरशद इकबाल के लिए। फैसलाबाद के जो हेड कोच हैं तनवीर शौकत, वो कोशिश कर रहे हैं अरशद इकबाल को ज़्यादा जो है ये मानूस हो जाए नई गेंद के साथ भी। ये उस तरह के बॉलर हैं जिनका मुस्तकबिल हो सकता है बैन अवी क्रिकेट में भी, क्योंकि लंबे कद के हैं, सेमी न्यू बॉल करना जानते हैं, लंबे स्पेल कर सकते हैं। अरशद इकबाल, जितने भी नए बॉलर्स उभर के सामने आ रहे हैं, ये कोचेस की जिम्मेदारी है कि नई गेंद की तरफ माइल करें उन्हें। गेंद खासी ऊपर लगी, सीधी जाकर रान पे। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी भारत में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मुश्किल थी स्पिन के अलावा वो नई गेंद थी। नई गेंद पर पाकिस्तान को विकेटें नहीं मिली हैं। शाहीन अफरीदी जाहिर है पूरी तरह रिदम में भी नहीं थे, उनने 3 विकेटें हासिल की तमाम 9 मैचों में। तो इस तरफ भी स्पिन खेलने और स्पिन करने के अलावा नई गेंद करने के मुतालिक भी बहुत सोचने की ज़रूरत है। बहुत लंबे स्वेल के लंबे रन के साथ आ रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के मसाइल का आपने जिक्र किया, बिलाशुबा एक सबसे बड़ा मसला यही रहा है और उसका बहुत बड़ा फैक्टर नसीम शाह का ना होना भी है, क्योंकि लास्ट 1 साल 1.5 साल से जिस तरीके से पार्टनरशिप में नसीम शाह और शाहीन शाह ने बॉलिंग की है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है दोनों पार्टनर्स को, नए बॉलर्स को। और जब शाहीन के साथ नसीम बॉल करते हैं तो शाहीन की बॉलिंग में भी बहुत निखार आता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि दूसरे एंड पे जो उनका पार्टनर बॉलिंग कर रहा है वो भी उतना ही अच्छा है, उतनी प्रेशर डाल के रखा है और उसी तरीके से विकेट्स हासिल कर रहा है। तो डेफिनेटली ये वाइड बॉल हो जाएगा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। बहुत बड़ा पाकिस्तान को ये धचका लगा कि नए बॉल से उस तरह स्विंग नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल थी जो 1983 के आलमी कप में पाकिस्तान को पेश आई थी, क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर थे इमरान खान, वो उनकी पिंडली में फ्रैक्चर हो गया था
वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कर सके थे और बहुत नुकसान हुआ था। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बेबालो पर हो गया था उनके बगैर उस वर्ल्ड कप में। और वो इस तरह के बॉलर थे, नसीम शाह जो हैं वो हर फेज में कप्तान की पहली पसंद होते थे। नई गेंद के साथ फिर आप मिड ओवर्स में उनको इस्तेमाल कर सकते थे, डेथ ओवर्स में यॉर्कर, बैक ऑफ द हैंड, स्लो डिलीवरीज, सारी वेरिएशंस। तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है ये 2023 में नसीम शाह के बगैर बेबालो पर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 92 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब वकार भाई अनफिट होकर टीम से बाहर हुए थे, लेकिन तब द ग्रेट वसीम अकरम थे। वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग यूनिट था उसको संभाले रखा था उन्होंने। अच्छे एरिया में बॉल किया, तो शायद वो क्वालिटी अभी शाहीन शाह में नहीं डेवलप हुई है जो वसीम अकरम की क्वालिटी थी 92 में, इसलिए शायद जो नुकसान हुआ वो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। ये वसीम अकरम के साथ दुनिया के किसी भी बॉलर का मवाजना करना जो है ये बहुत मुश्किल काम है। शाहीन अफरीदी का एक स्ट्रेचर है, इसमें कोई शुबा नहीं। उनने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, मैच विनर हैं शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, T20 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह रिदम में नहीं थे, वरना शाहीन जो है इससे कहीं अच्छे बॉलर हैं जो हमें भारत में नज़र आए। मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल किया था, बदकिस्मती से वहाँ डेविड वार्नर का जल्दी कैच गिरा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। दुनिया की सबसे अच्छी, भारत की सबसे अच्छी बैटिंग पिच पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाहीन ने। जहाँ सपोर्ट तो चाहिए होती है, इवन शाहीन जैसे बॉलर को भी फील्डर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर आप कैच छोड़ेंगे और डेविड वार्नर जैसे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे तो आप जितने भी अच्छे बॉलर हो आप बेबस हो जाते हैं। फ्लैश करने के लिए गए, दूर से खेलना चाहते थे आबिद, गेंद उछलकर विकेट कीपर के पास जा पहुंची। 2 रन इस ओवर से, 3 स्कोर है लाहौर का। अभी तक बल्ले से रन नहीं आया और ये लीजिए इस गेंद को गाइड कर दिया 1 रन के लिए अखलाक ने। अली, ये जो स्कोर है ये हदफ 294 का, ये 25 से 30 रन जो हैं ये पार से ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी लाहौर की टीम को। पार्टनरशिप्स की ज़रूरत होगी, टॉप ऑर्डर में से किसी एक को जाना पड़ेगा सर बसर। या और आबिद अली ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, तो जो लैप्सेस इनके फील्डिंग में हुए आई थिंक उसको आप कॉम्पनसेट करना होगा बैटिंग में। बहुत ही एवरेज दिन रहा है ये लाहौर वाइट्स के लिए। फील्डिंग की अगर बात करें, हवा में बॉल, आबिद अली आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी शॉट में आ गए, थिक आउटसाइड है, डिसअपॉइंटेड होंगे, टो एंड पे बॉल लगा। और यही क्वालिटी है खुरम की, ये इनवाइट करते हैं आपको ड्राइव करने के लिए, फिर ये स्विंग हासिल करते हैं और ये बड़ी विकेट हासिल की है। इन्हीं का तस्करा अभी हो रहा था कि ये वो प्लेयर हैं जो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। जी हाँ, इस पिच पर ये आसान नहीं है, लेग साइड में बल्ला जल्दी बंद करके खेलना। गेंद रुक कर आई और आसिफ अली के लिए बहुत ही आसान का ही था। आबिद अली 13 गेंदें खेलने के बावजूद कोई रन नहीं बना सके, 4 पर 1।
लाहौर वापस चले गए अहमद शहजाद, तो जैनुल हसनैन जो हैं वो आए हैं अपने डेब्यू पर वन डाउन बैटिंग करने को। या ये अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझूं अपने लिए। प्रेशर डेफिनेटली होगा, लेकिन इससे बड़ी स्टेज आपको मिल नहीं सकती है। अच्छा पिच है, ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा है, अवेल कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। गेंद का पीछा किया खुरम शहजाद, राइट हैंडर हो लेफ्ट हैंडर हो दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, यही इनकी खूबी है। यार बड़ी विकेट हासिल की है, टांग से आउट स्विंग करने की कोशिश, बॉल ज्यादा स्विंग हुआ नहीं, सीधा ही रहा बॉल, और इसी वजह से बहुत जल्दी कर गए ऑन साइड पे खेलने के लिए आबिद अली। टेक आउटसाइड एज, डिसअपॉइंटेड होंगे। जहाँ ये मुश्किल शॉट है नई गेंद पर पिंडी की पिचेस पर, जहाँ पर सी मूवमेंट है, बाउंस है, तो ऐसे में आप लेग साइड की तरफ जब खेलने के लिए जाते हैं तो अब लाहौर जैसी पिचेस की तरह नहीं खेल सकते। यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा पेस है इन पिचेस में, लाहौर की पिचेस थोड़ी स्लोअर लो पिचेस हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी है, इसलिए टेक्निक आपकी चेक होती है। अच्छा शॉट खेला, से ग्लांस किया, लेकिन फील्डर ज्यादा फाइन खड़े हुए थे वहां पर। शहजाद, तो शहजाद जो हैं उनको देखना चाहिए, उनकी इनिंग्स को, यहाँ जैनुल हसनैन को, जिस तरह अपने पहले मैच में वो मुतासिर कुन बैटिंग करके गए, अच्छी कारकर्दगी उन्होंने पेश की। शहजाद ने, जो कि इतने कम उम्र थे, और मुतासिर किया उन्होंने। यहाँ बहुत जोरदार शॉट मारते हुए नजर आए थे हमें, और उनके साथ अबू बकर खान भी, ये दोनों नए प्लेयर थे जिनको हमने पहली बार देखा था बैटिंग करते हुए, और दोनों ने इम्प्रेस किया है। और उसके साथ मोहम्मद सलीम, ये तीनों ही फैसलाबाद की जानिब से ऊपर के सामने आए हैं इस सीजन में। अखलाक जो हैं ज्यादा कदम आगे निकालते नहीं है, गेंद को स्विंग होने का इस बार उन्होंने पूरा मौका दिया। 5 पर 1। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पे देखने वाली तारिक भाई, कि उमर अकमल किस नंबर पे बैट करते हैं, क्योंकि आज सुबह जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यही ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने मैनेजमेंट से बात की है कि ऊपर अपने जो मेरा असल नंबर है वो 3 या 4 है, उस पर बैटिंग की जाए। और शायद यही हम देख रहे हैं कि पैडेड अप हैं, बाहर आ गए हैं, ये अच्छा साइन है, क्योंकि इनको अगर ये स्कोर चेज़ करना है तो उमर अकमल को मैक्सिमम ओवर्स खेलने होंगे, क्योंकि अब आने वाले बैटर्स में सबसे बेहतर यही बैटर हैं। आबिद अली आउट हो चुके हैं। वाइट बॉल हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उमर अकमल के लिए भी, कि अगर आप तीसरे चौथे पे आते हैं, आपको वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ओवर हैं, आप अच्छे तरीके से अपनी इनिंग को पेस कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 5वें छठे पे खेलने आते हैं तो ज़्यादा वक्त होता नहीं है इनके पास। फ्लोटर कराने की कोशिश थी, आगे पिच करने की कोशिश थी अरशद इकबाल की जानिब से, तो एक्साइटिंग मैचअप हो गई है जब उमर अकमल बैटिंग करने आएंगे। एक अच्छी पिच, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, इंटरेस्टिंग होगा। अली ये जो गेंद है कुकाबरा की, 2 गेंदें हैं इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा मूव हुई हैं यहाँ पिंडी में। आमतौर पर इतनी देर तक गेंद मूव होती नहीं, तो इसका ताल्लुक सिर्फ कंडीशन से ही है, पिच से, कंडीशन से, या सिर्फ गेंद से भी है? गेंद से भी हो सकता है। देखिए यही हमने कायद आज़म ट्रॉफी में भी देखा था कि सिमिलर बॉल्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक रोल जो है वो कंडीशंस का है, क्योंकि सीम बॉलिंग का काफ़ी है, क्योंकि मॉइस्चर जाता नहीं है इतनी आसानी से पिच के अंदर से।
बाकी कहीं भी अगर मैच हो रहा हो इन दिनों, कदाफी स्टेडियम में भी, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, हवा में नमी रहती है, इसलिए वो पिच उस तरीके से ड्राई अप होता नहीं है। आज का पिच थोड़ा ड्राई है, इसलिए नए बॉल के बाद जब आप देखेंगे सेकंड स्पेल्स में जब ये लोग आएंगे तो उतनी स्विंग नहीं मिलेगी। नए बॉल से स्विंग करना तो इन दोनों का अपना आर्ट भी है, इनके रिस्ट पोजीशन का भी आर्ट है, लेकिन हम कंडीशंस को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं इस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि वो नमी रहती है, सीम होता हुआ नजर आया है। हवा में स्विंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कलाई की मदद से या बॉल से, लेकिन सीम जब भी होगा तो वो पिच में कुछ ना कुछ होगा। इसलिए स्लिप जो है अभी तक मौजूद है। ये कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। जितने भी बॉलर्स हैं यहाँ पर, बेशतर बॉलर्स जो हैं वाइड किए बगैर नहीं रह पा रहे। तो इतनी ज़्यादा जो मूवमेंट है उससे आदी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें मैदानी इलाकों के बॉलर्स हैं। ये सरगोदा से हैं, खुर्रम। बारानी इलाकों में जब आप आते हैं, तो जब आप बारानी इलाकों में आकर क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ की पिचेस पर बाउंस है, यहाँ हवा में भी नमी होती है। तो अभी जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए अगर पाकिस्तान टीम को कैंप करना हो तो शायद रावलपिंडी स्टेडियम से बेहतरीन जगह होगी नहीं। और इस पिच पर जो है ये कंडीशंस जो हैं पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के करीब तर हम कह सकते हैं। ज़ाहिर है उतना पेस या बाउंस नहीं है पिंडी की पिच में, लेकिन ये पर्थ जैसा बाउंस या ब्रिस्बेन जैसा बाउंस नहीं होगा पिंडी में, लेकिन एडिलेड या सिडनी की तर्ज का जो बाउंस है आप कह सकते हैं उससे मिलता जुलता है, तो तैयारी यहाँ की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, मैं ये कहूँगा। और थोड़ा सा अगर आप इन पिचेस को थोड़ा और हार्ड कर सकें उस कैंप के लिए तो और बेहतर हो जाएगा। ये वाइट बॉल, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, स्विंग करने की कोशिश में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं अरशद इकबाल। एक बार फिर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, फ्लोटर करने की कोशिश, आगे बॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्शन है, ये जो नेचुरल है, ये पटकते हैं बॉल को, इनकी लेंथ थोड़ा दूर है बैटर से, जो इनकी नेचुरल लेंथ है। तो जब भी ये आगे बॉल करने जाएंगे तो थोड़ा अननेचुरल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। और वाइट बॉल अरशद इकबाल अक्सर हमें करते हुए नजर आते हैं जब भी ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं। कैंप के साथ साथ एक्साइटिंग होगा तारिक भाई देखना कि कौन से नए लड़के पिक होते हैं टेस्ट साइड में। ये एक ही शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं जैन जो है फाइन लेग की जानिब। हर गेंद जो है शॉट की तवक्को कर रहे हैं, बॉडी लाइन बॉलिंग की। ये बल्ले की आवाज आई थी यहाँ से, अंपायर ने लेग बाई का इशारा किया। आमिर जमाल जो हैं आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे रिदम के साथ। पहली चेंज पर ये मुअस्सर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को हर वेन्यू पर कम से कम 3 फास्ट बॉलर्स ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस हैं, बैक टू बैक हैं। तो ग्रुप में कितने होने चाहिए फास्ट बॉलर? मैच में तो 3 की ज़रूरत होगी, 11 पर 1। शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम में 242 रन रावलपिंडी ने बनाए हैं मुल्तान के अगेंस्ट। ऑल इंपॉर्टेंट गेम है ये, क्योंकि जीतने वाला डायरेक्ट जाएगा सेमीफाइनल में। हैदर अली मच अवेटेड इनिंग 78 रन की, और फसी जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी यहाँ पे 68 रन की इनिंग खेली है। उठाकर खेल गए, ये आसान कैच होना चाहिए, और आसिफ अली ने ये मौका जाने नहीं दिया हाथ से। खराब क्रिकेट अखलाक जो हैं बहुत देर से विकेट पर मौजूद थे, और आखिर में
उन्होंने हवाबाजी करने की नाकाम कोशिश की। या समझ नहीं सका हूं मैं इस शॉट को, ये क्या खेलना चाह रहे थे अखलाक, क्योंकि ना ये पुल शॉट था, ना ये फ्लिक शॉट था, ना ये रिस्टी शॉट था। ये देखिए बस ऊंट उठा के शॉट खेल दिया, प्री प्लान्ड, कि जैसे जहन में सोच लिया था कि बॉल जहां पे भी होगी मैं इसको हिट मारूंगा। और जब आप इतनी अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हो, क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये बॉलर्स आपसे इस तरह का हिट नहीं खाएंगे। एक खराब दिन विकेट कीपिंग में भी और आप बैटिंग में भी मोहम्मद इखलाक के लिए। 11 पर 2। मायूस कुन इब्तिदा लाहौर की, उनके दोनों ओपनर्स वापस लौट गए। उमर अकमल को आना पड़ा है पावर प्ले में खेलने के लिए। हमेशा इनकी ख्वाहिश रहती है कि ये ज़्यादा ओवर्स बैटिंग करें। एक ज़माने में T20 में जो है कई साबिक कप्तानों को जो है इन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनको वन डाउन पोजीशन पर खिलाया जाए। 230 मैचेस में अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत उम्दा रिकॉर्ड है। 94 का स्ट्राइक रेट इतने रन्स के साथ। यहाँ बस थोड़ा एवरेज अगर बेहतर हो जाए तो बहुत ही शानदार प्रोस्पेक्ट। बॉल हो गए पहले ही बॉल पर। बहुत ज्यादा इंतजार था उमर अकमल की इस इनिंग का, और पहले ही बॉल थोड़ा नीचे रहा है बॉल इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। एक बड़ी विकेट, हैरान रह गए सारे टीम फेलोज। और खुर्रम जो हैं ये हैट्रिक पर आ गए, और यकीनी तौर पर इससे उमर अकमल की जो औसत है वो कम हो जाएगी। पहली गेंद पर आउट हुए, बल्ले और पैड के दरमियान बहुत बड़ा गैप था और उसी को एक्सप्लॉइट किया खुर्रम ने। लाजवाब बॉलिंग उनकी। उमर अकमल सीम मूवमेंट को कोप नहीं कर सके। स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर अब वापस लौटेंगे। 11 पर 3। और अब अंदाजा होता है कि क्यों टॉप 3 में बैटिंग नहीं करवाते थे कप्तान, क्योंकि नए बॉल में अगर आप इस तरीके से बैटिंग करेंगे, जहां पे आपका फुटवर्क ही नहीं चलेगा, जहां पे आपके पाँव नहीं चलेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और सुपर टैलेंटेड तैयब तहर आ गए हैं एक इंपॉर्टेंट टाइम पे, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव जो इनको अबूर करना है वो है हैट्रिक बॉल को फेस करना, क्योंकि खुर्रम शहजाद बहुत शानदार रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि ये हैट्रिक हासिल करें। तैयब ताहिर, पहला काम इनको पहले करना होगा, इस हैट्रिक को रोकना है। खुर्रम जो हैं पूरे जोबन पे बॉलिंग कर रहे हैं। तीनों विकेटें वो उड़ा चुके हैं। 2 स्लिप्स एक गली के साथ। खुर्रम अच्छा रोका, आउट स्विंग गेंद थी, इसे स्विंग होने का पूरा मौका दिया। लेट खेला तैयब ताहिर ने, लेकिन बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं खुर्रम। या फुटवर्क देखिए, इस फुटवर्क से नए बॉल पे आप नहीं सरवाइव करेंगे। सरप्राइज हो गए उमर अकमल के, इतना शानदार तरीके से बॉल अंदर की तरफ आया। शायद आउट स्विंग जहन में था, क्योंकि नेचुरल जो स्विंग है खुर्रम शहजाद की वो आउट स्विंग है। और अच्छी डिलीवरी। इस बार गेंद जो है पिछले पैड पर लगी, लेकिन ऊपर लगी थी क्योंकि लेंथ निस्बतन पीछे थी। और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है लाहौर के लिए। या क्योंकि खुर्रम शहजाद अनप्लेबल हैं,
जिन एरियाज में बॉल कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको स्विंग मिल रहा है, लीडिंग विकेट टेकर कायद आजम ट्रॉफी के, तो क्या सिलेक्टर्स की नजरें ऑस्ट्रेलिया टूर पे खुर्रम शहजाद की तरफ होनी चाहिए। सबसे ज्यादा विकेटें हैं इस साल इनकी कायद आजम ट्रॉफी में, और जो भी टॉप विकेट टेकर होता है हर साल ट्रॉफी में, बनाना स्विंग, पहले इन स्विंग फिर आउट स्विंग। इस ओवर में जो 2 विकेटें गिरी वो भी दोनों तरफ स्विंग का नतीजा थी। तैयब ताहिर को भी उन्होंने बिल्कुल ओपन अप कर दिया। यहाँ तो जब भी आप सबसे ज्यादा विकेटें लेते हैं सीजन में ट्रॉफी में कोकाबुरा गेंदों के साथ, तो जाहिर है वो काउंट होती हैं, आप गिनती में आते हैं। उनका तजुर्बा है। नसीम शाह जो हैं, जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जा सकेंगे ऑस्ट्रेलिया। या बिल्कुल ये बहुत सही चॉइस हो सकते हैं, स्पेशली नए बॉल के साथ। इस ओवर में 2 विकेट्स आई और उसके साथ आया मेड इन ओवर। 5 के बाद 11 पे 3 लाहौर वाइट्स। बहुत ही शानदार ओवर किया, 2 विकेट्स हासिल किए। पहले इखलाक जो कि बहुत ही खराब शॉट खेले, बिट ऑफ अ नथिंग शॉट, एक बड़ा शॉट बगैर कोई किसी प्लानिंग के खेलने चले गए आसिफ अली ने, और ये सुपर बॉल आउट स्विंग खेलने गए, बॉल सीधा रहा। और उसके बाद एक्यूरेसी देखिए, एक लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते हुए, दोनों तरफ स्विंग करते हुए खुर्रम शहजाद। यहाँ ये पत्ता जो है उल्टा खेल गए थे यहाँ तैयब ताहिर के खिलाफ। आमतौर पर 2 आउट स्विंग के बाद फास्ट बॉलर जो हैं वो इन स्विंग पर बैट्समैन को अपने जाल में लाते हैं, जाल बुना जाता है जो है आउट स्विंग करके इन स्विंग करना। यहाँ इन स्विंग करने के बाद आउट स्विंग किया, जो असल हथियार है खुर्रम शहजाद का। लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ खुद को दोष दे सकते हैं, क्योंकि अली ने जिस तरह कहा वो नथिंग शॉट था, क्योंकि गेंद जो है पुल शॉट के लिए बिल्कुल भी शॉट नहीं थी, और स्विंग के भी खिलाफ खेलने चले गए, खुद को दोहरी मुश्किल में गिरफ्तार किया। वाइड हो गई है, पहला वाइड नहीं है। अरशद आज थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, और जब दूसरे एंड से जब इतना अच्छा स्पेल खुर्रम शहजाद कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन रखें। भले आप विकेट हासिल ना करें, बट विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करते रहें, एक्स्ट्राज नहीं दें। ये आपका रोल होना चाहिए यहाँ से। लाहौर को ये नहीं भूलना चाहिए कि फैसलाबाद की जो बॉलिंग है उसमें खातिर खा डेप्थ नहीं है। ये टीम सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है, बाद में रन्स के मौके मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक तो उनकी टेक्निक एक्सपोज हो रही है, दूसरा जो टेम्परामेंट है उस पर भी सवाल रहेगा। लाहौर के बैट्समैन जिस तरह आउट हो रहे हैं, इंतज़ार कर सकते थे निस्बतन जो नर्म बॉलर्स हैं उनका। यहाँ सबसे ज्यादा विकेट्स लाहौर ब्लूज ने हासिल किए हैं पावर प्ले में, लेकिन दूसरे नंबर पे है फैसलाबाद, 10 विकेट्स हासिल किए सिर्फ पावर प्ले की अगर हम बात करें, और उसका मेन वजह है खुर्रम शहजाद का शानदार रिदम। लीडिंग फास्ट बॉलर हैं इस साल। यॉक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद छोड़ती चली जाती लेग स्टंप को। और लाहौर ब्लूज के इस फहरिस्त में अव्वल होने की वजह जो है सलमान इरशाद, उनके साथ हुनैन शाह पावर प्ले में विकेटें लेते रहे। उमैद आसिफ ने 6 विकेटें हासिल की, लेकिन उनकी बॉलिंग में जो है वो डेप्थ थी, लेकिन उनके जो बैट्समैन हैं उनने मायूस किया, उतने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, उनके कॉम्बिनेशन के मसाइल रहे। जहां वीकनेस तो रही है। और लाहौर वाइट्स का भी अगर हम सम अप करेंगे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये रहा है ओवर। इनकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉल डिपार्टमेंट हो, डिसअपॉइंटमेंट ही नजर आई है। आई थिंक मासवाए आमिर जमाल के या अहमद दानियाल के कोई भी ज्यादा
परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बैटर हो या बॉलर हो। बैटिंग में जो इनके ज़्यादा तजुर्बेकार बैट्समैन थे, इंटरनेशनल बैट्समैन, उनने ज़्यादा मायूस किया। टीम उम्मीद भरी नज़रों से उनकी जानिब देख रही थी। आबिद अली हूँ या फिर उमर अकमल हूँ, रन्स जो हैं इनकी तरफ से आने चाहिए थे ताकि जो नौजवान बैट्समैन थे वो इनके इर्द गिर्द खेल सकते। तैयब ताहिर ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी यहाँ पर 93 रन्स की। उस दिन कराची से अच्छा मुकाबला भी हुआ था। और एक और जो बड़ा मसला रहा है लाहौर वाइट्स के लिए, इन्होंने सेटल नहीं होने दिया है बैटर्स को। ओपनिंग पेयर सेटल नहीं हुआ। अगर किसी यंगस्टर को आए हैं, एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया, 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया, तो वो सेटल नहीं होने दिया गया बैटर्स को, जिसकी वजह से अगर आपको अच्छा आगाज नहीं मिलता है किसी भी टीम को, वो नया बॉल हो या ओपनर्स हो, तो वो स्ट्रगल करती ही नजर आएगी। तैयब ताहिर एक वाहिद होप नजर आए हैं इस लाहौर वाइट्स की साइड में, जिन्होंने कुछ रन्स किए हैं। 42 रन्स की एक इनिंग, 74 रन्स की एक इनिंग, कराची के अगेंस्ट 92 रन्स नॉट आउट की एक इनिंग। और जब आप देखते हैं इर्द गिर्द इनके बैटर्स जो क्वालिटी बैटिंग है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है तैयब ताहिर के जानिब से। ये लाहौर की 2 टीमें खेल रही हैं इस साल, और जो तीसरी इस इलाके की टीम थी जो सेंट्रल पंजाब में जो एक और इलाका शामिल था वो फैसलाबाद का था। तो लाहौर की दोनों टीमें और फैसलाबाद ये इस वक्त बिल्कुल ये पस्ती पे हैं, बल्कि पाताल को छू रही। और ये सेंट्रल पंजाब की टीम चैंपियन थी पिछले बरस पाकिस्तान कप की इस इलाके की, जिसमें फैसलाबाद के खिलाड़ी भी थे। पेशावर का अच्छा रिकॉर्ड रहा है पिछले 5-7 बरस से। उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। इस साल भी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। आज अगर फाटा ने पेशावर को हरा दिया तो फाटा की टीम भी पहुंच सकती है सेमीफाइनल में, वो पहुंच जाएगी। उनका पहुंचना यकीनी लग रहा है। जो इत्तलात हैं एबटाबाद से 14 पर 3। bowler coming around. Just one, we thought that the batting gets easier in the second innings at this Pindi pitch. It has been a total dominant show by Khurram Shehzad, picking up 3 wickets. He's into his over number 4. 3 top order batters: Abid Ali, Mohammad Ikhlaq, Umar Akmal. 3 batters to be taken out of the equation by Khurram Shehzad. A lot has to be done by Zain and Tayyib Tahir. What a start to the innings. 3 wickets. It's fallen so far. Khurram Shehzad making a mess of the Lahore Whites batting lineup. First up it was Abid Ali leading a straight in the hands. The walks out was Akhlaq Ahmed. And many miles in the air. Good catch by Asif Ali. And that was an absolute peach of a delivery. Should have played it better, that's for sure. Should have been on front foot. First up in the innings. Drives handsomely. Straight in the hands of the fielder. Joining me in the commentary box is Salman Butt. What a start it has been, Salman, for the Faisalabad. Yes, for them, the scorecard looks great. They've got 3 wickets, just 14 runs given, 7th over already. Everything looks good for Faisalabad. After winning the toss, they opted to bat, the first team to do so.
achieving the highest total of the season here at the Rawalpindi Cricket Stadium, scoring 280 plus, and then coming out to bowl. And Khurram Shahzad, the highest wicket taker in Quaid-e-Azam Trophy this season, has now 3 wickets to his name and just given 2 runs away, and this is his 4th over. Speaks volumes of the kind of season that he's had, and this one has been edged over the slips. 4 runs, and luckily Lahore have got a boundary, but they are still tattering. That's the first boundary of the innings in the 7th over. Not a convincing way to get that. Playing away from the body, top edging that one towards the 3rd man fence. So out of the 18 runs, 11 runs have came in extras. Saad Naseem is the next batter to come. So the wickets that we just saw that have fallen so far have been pretty much the contribution of all the 3 batters in them. If you see Abid Ali, he was out to a poor ball, could have been a wide down the leg side, and he top edged it towards the mid-on fielder. And then a Clark playing a poor stroke. There is just no explanation the kind of stroke that was played by a Clark. Maybe purely out of frustration, because otherwise the bowling had been pretty much at the right lines and lengths. And then Umar Akmal. Yes, the ball was well directed towards the stumps, but there wasn't any feet movement. So you can't play the new ball with your feet going nowhere. 7 overs gone, 18 for 3. So the 3 wickets once again. This one I spoke about, going down the legs and top edging it to mid-off. And this one was a poor stroke, a nothing stroke. Another top edge this time, and a Clark went. And then Umar Akmal, no feet, both feet struck at the crease. How will you play a new ball? So yes, the bowling has been good, but the batters have been the equal contributors in the downfall. Yeah, you're spot on. Expected a lot better from these 3 experienced players. Walking in is Mohammad Faizan, scored a valiant half century with a bat in hand. Only 9 wickets from 22 games. What a start it has been. But for the Lahore white side, they would want this partnership to stick around for quite some time. They still have Saad Naseem to come, Fahad Munir, Ahmed Jamal, the hard-hitting batter. The better areas, the better channel. Once you got wickets earlier on, Salman, the fielders, they become more involved in the game. The pressure, it gets to the opposition side. It is as if you add life to the fielders. When you keep picking wickets, there's a different air in the ring. The fielders start to make noise. They start rushing towards the ball. This one has been played through mid-on and mid-off, straight down the ground, and will be a boundary. Got too close to the ball, Tayyib Tahir, but still was able to time it somehow and get it through the infield. 22 Lahore are now after this boundary. There we see, just getting too close to the ball, but still managing it. Getting a decent timing to get it through to the boundary for 4. A lot depends on what Tayyib Tahir does, and then later on how Saad Naseem plays, because this is definitely a big score to chase, especially when you are 3 down. Tayyib has been the leading run scorer for Lahore Whites in this Pakistan Cup. Got over 200 runs for the Lahore team, although they just won a single game in this tournament, but surely would want to finish the tournament on a high, and for that reason they would want Tayyib Tahir to get some runs, Saad Naseem, the skipper, to get some runs as well. Salman, we have seen the batters who have spent some time in the middle, who have made sure that they get their eyes settled in the wicket,
the conditions, it just becomes slightly easier for those players. All that you just said makes so much sense. And this is the same we have been listening as we grew up. Nothing modern about it, just the basic things. And this one goes for another boundary. Tayyab Tahir coming into his own. 8 overs gone, 26 for 3. Yeah, good flick of the wrist on this occasion from Tayyab Tahir. Slightly in the zone. Perfect placement. Good timing. And getting a boundary. So 26 for 3 at the end of 8. Sad bowling change. Item over. Change of ends for Arshad Iqbal. Ball 6 wides from the commentary box end. Starts off with another wide. Make that 7 wides. Yes, he has struggled to get going with his line and length. He has been spraying the ball around here and there. And this is something that we have seen with him for over a number of years. Especially whenever he bowls with the new ball, I think he finds it hard to control the line and length. And once he's bowling first change or later on, he becomes a different bowler. So here he has been given the new ball. But again, the result has been less control of line and length. Once again down, there's a shout, there's a loud shout. Umpire says it brushed the pad of the thigh pad. Lucky not to be given wide. Just we couldn't see anything brushing off the thigh. And the umpire had to tell him over and over again. You can see a clear gap, daylight between the ball and the thigh pad. Lucky would have been the 8th wide. Once again, spraying on that leg stump channel, Arshad Iqbal. This time he succeeds on hitting one on the thigh pad. After all, maybe he needs a leg slip in place of a slip, because he's been bowling this line consistently and the batter has been looking to flick the ball and both have been failing in their objectives. So maybe a leg slip is a good option. We saw one in the World Cup. They took a leg slip and the batter, Joe Root, got out in the leg slip. So plans do work. But surely this is lack of control what we are seeing right now. Salman, that's his 3rd game of the Pakistan Cup. Arshad Iqbal missed out on 4 matches. So probably that is the reason why he's struggling, because he doesn't look to be in that groove. Although he's picked up a 5-for in this tournament, but that's just his 3rd game. Well, I find this more of an excuse than an actual issue that could possibly hamper your line and length, because I know him from the very start when he started playing domestic cricket. New ball is not his piece of cake. He's not very accurate with the new ball. Once the ball is old or the first change and onwards, he's a different bowler. If he puts the new ball in the right areas, he can be lethal, but he hardly seems comfortable with that. Good flick of the wrist by Zain, and that will surely earn him 2 runs. So what we have seen so far from Arshad Iqbal is that the length, the line, it just
has not been up to the mark. The consistency is missing. The consistency in terms of bowling wides is there, but consistency in terms of bowling in the right areas, right channels, that is something we want to see from Arshad, because he's been in the circuit for quite some time, that you've rightly mentioned, has played a T20 game for Pakistan as well. Oh, that's a good delivery. That is a better length, better line on this occasion. Yes, in the last few years, it has been raining debuts, especially the T20 format of the game. And anybody doing a decent job in the PSL can have a quick go at the T20 Pakistan cap. That's the kind of format it is. It's you can be really quick to get there, but it is about being there, consistently doing well. Although he has all the makings of being a good fast bowler, but this is something since the beginning, it has been the same, controlling the new ball. Once again, flick off the pads. And once again, they'll go back for 2 runs. That's good running between the wickets. This partnership has moved along to 20 of 28. Decent comeback by Lahore Whites. 9 done, 31 for 3. So Lahore batting first or batting second. They wished to bat second. They didn't win a toss, but Faisalabad were the ones who won the toss, opted to bat, and as a result, Lahore had their wish granted. They bat second, but no change in the display. They still lose wickets. They still couldn't score runs, courtesy some very good bowling from Khurram Shehzad. Tight lines, good lengths, and the bat is struggling. Now Tayyib Tahir, one of their most accomplished players, senior players, he has this responsibility to play big now. And they only have Saad Naseems in terms of experience to follow. Yeah, every single fielder beat inside the ring or outside the ring, everyone looks to be on their toes. And that's what we've mentioned before. That's what the wicket does to the fielding side. And that's how the power play panned out. 3 wickets. Lahore Whites going absolutely nowhere with their stroke play. Back line with Tayyib Tahir looking solid so far. The 3rd wicket to fall was Umar Akmal, courtesy a brilliant delivery, no feet movement whatsoever, struck in the crease. That was the first boundary of the inning, not a convincing way. But this was a very good shot by Tayyib Tahir. And if Lahore Whites are to go anywhere near to that mammoth target of 294, they would want Tayyib, the highest run getter for Lahore Whites, to stick around. Not only stick around, he has to play a blinder today, because the run rate required is 7.42 at the moment. And the current run rate is just 3.3. Highest runs per over in the first power play, and Lahore Whites, we were just talking about them. Their run rate has been not even 3 runs per over. 80% dot balls. That is huge percentage of dot balls. There goes another wicket. This time Faizan picks up a ball that just moves away a touch, and the left-hander, he couldn't do much, edged it to the keeper, who collects an easy catch
and Lahore lose their fourth, 32 for 4. Yeah, Faizan has got the reward of bowling in the right areas, right channels. Zainul Hasnan has played all over it. Faizan has got the first wicket. Look at that outside edge. It came in, it straightens with the angle. And a very good catch this by the wicket keeper. Faizan gets the better of Zainul Hasnan. 32 for 4. So Saad Naseem is in, and the last and the most experienced batting pair of Lahore Whites is at the crease. And now all the hopes of Lahore Whites are on the shoulders of Saad Naseem and Tayyib Tahir. The two senior players, Saad 126 game experience, 3,700 runs and nearly an average of 40, which is very impressive. 27 50s to his name and 400s with an excellent strike rate of nearly 94. Has a good list A career, and now he needs to play another blinder and play a captain's knock. Oh, close shout this one. And the umpire just stays still and lets the fielders make noise, and in the end just says not out. Yeah, once again this one came in with the angle as well. Darting in, must be missing the leg stump. Going down the leg side, no, calls the umpire. Lahore Whites reeling at the moment, 32 for 4. Well, this appeal, the ball was clearly going down the leg side, and it was full marks to Faisalabad in creating a noise, but 0 on judgment. In the air, falling just short of Ali Asfan, that backward point. Tayyib Tahir is one of those players, if he gets a good start, he knows the art of converting starts into big runs. Was uppish for a while. This season, Tayyib Tahir hasn't had anything of a season like he had in the previous seasons when they were playing Pakistan Cup in Karachi. He was top scorer in 2 editions consecutive, I think, and a statistician would just confirm that. If that's the case, another quick single to him. Yeah, some dejected looking faces in the Lahore Whites dressing room, and rightly so. They've only won a single game in this Pakistan Cup. A star-studded lineup with the likes of some international cricketers like Umar Akmal, Ahmed Shehzad, Abid Ali, Saad Naseem, Tayyib Tahir. They just could not get going in this Pakistan Cup. Once again, playing away from the body. Yes, playing far away from his body. Maybe the burden of runs, the required run rate, a lot is playing on the mind of the captain. And once again, swinging away and the feet nowhere close to where they should be while playing the stroke. You've just come in, it's just the second ball. You're kind of a player who can make runs quicker once he's settled. And obviously new ball has been bowled well by the Faisalabad bowlers. But just both of them, they need to build up a partnership. Oh, inner edge. Once again, that
Tentative push away from the body, the feet going absolutely nowhere. Jammed in the crease. Saad Naseem. Look at that, the feet stuck in the crease, away from the body. You got to adopt the conventional methods of playing cricket. Anybody watching this game, nobody is trying a Maxwell. It's just that the feet have been like this from the game one. You got to at least get back to ball. You got to make sure that you play the balls on the merit. At times you got to make sure that you play it on the front foot. You do that. Sometimes you have to play it on the back foot. You have to do that. So conventional method is missing. And to do the Maxwell, you first need to get cramped up in all of your body and keep cramping up for a number of deliveries, and then the hand-eye coordination gets to a different level. What an exceptional knock in the history of cricket that was, Naman. No doubt, chasing 290, you single-handedly score over 200 runs. That is surely exceptional. Well, that was a good shot by Saad Naseem. He'll open his account. A single will conclude the over. 34 for 4. Lahore White's batting card, and it looks like an emergency number. 0-1, 10-0, 10-1. Nothing to boast about in that batting card, and Tayyab and Saad need to resurrect the innings. Yeah, for now, they are relying upon singles and doubles. But what an exceptional bowling performance it has been, especially by Khurram Shehzad. Want to spell 4 overs, 2 maidens, 6 runs and 3 wickets. You've rightly mentioned about Tayyab Tahir. He has not lived up to his reputation and the expectations in this Pakistan Cup. Through the offside, handsomely driven. Long chase for the fielder. They will come back for 2 runs. That's good running between the wickets. Tayyab is a very risky kind of a player. And if the ball is moving about, it's not easy to just keep playing with your wrists. This particular stroke that he played, he leaned into the stroke. The good thing was the weight transfer. And he likes to whip the ball. Once the ball gets closer to him, he just relies a lot on his good wrist work. But definitely he has this ability. We saw him in the emerging Asia Cup in Sri Lanka, in the final. Big final against India, and he scored a beautiful 100 there. And this one has been clipped off the toes. Easy single for him. Yeah, and the best part about that 100 was the counter-attacking approach. 100 of 70, 69, 70 balls. Not very often you get to see Pakistani batters following that approach, the counter-attacking innings. So it was so refreshing to see him taking the attack to the Indian bowlers. And then he was also part of the Asia Cup team in Sri Lanka. Just didn't happen to get a game. Although I believe the man in form, who has just performed recently at that particular place, should be given a run. Should be given the first priority if there is a chance. But we saw that he wasn't able to get a game. "12 overs gone, 38 for 4, Lahore."
अब तक 3 ही बॉलर्स को आजमाया है। अभी तक स्पिनर्स को हमने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। खुर्रम शहजाद पिक ऑफ द बॉलर्स हैं। 4 ओवर्स में सिर्फ 6 रन उन्होंने दिए और जो लाहौर की बैटिंग की चोटी थी बिल्कुल उड़ा कर रख दी। बहुत ही उम्दा स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा किया खुर्रम शहजाद ने। और इस तरह रेड बॉल के बाद वाइट बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने मनवाया है अपनी हैसियत को। अली असफंद ये लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन करेंगे पवेलियन एंड से। लाहौर ने 2 रिस्ट स्पिनर्स को आजमाया था और उनको मदद मिली थी पिच से। यहाँ फिंगर स्पिनर का इस्तेमाल फैसलाबाद की टीम करेगी जो कि 4 बॉलर्स के साथ खेल रही है ये मैच। और ये बड़ा शॉट खेला, साद ने कदमों का बड़ा साफ साफ इस्तेमाल किया और गेंद को साइड स्क्रीन के पार उतारा। क्या बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। और असफंद को वेलकम किया उनके पहले ओवर में। ऐसे स्पिनर को लाइन एडजस्ट नहीं करने देना चाहिए। यहीं पे ये सबक दिया, कदम निकाले, प्रोडक्टिव रहा और सबसे बेहतरीन कि जो कॉन्फिडेंट शॉट है, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस से यकीनी तौर पर मदद मिलेगी क्योंकि 4 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं लाहौर के। यहाँ बड़े शॉट्स जो हैं ये लगाना पड़ेंगे। फास्ट बॉलर्स ने रन दिए नहीं हैं और रन बनाने की जो दरकार शरह है वो 7.66 तक पहुंच गई है। तो ये हदफ बहुत मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ पर पहुंचना है उस हदफ तक, 4 रन मिल जाएंगे। इनसाइड आउट, उम्दा शॉट विद द स्पिन गए साद नसीम। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कप्तान की जानिब से। बहादुरी का मुजाहरा इनफैक्ट, क्योंकि इससे पहले एक छक्का और इस दफा भी उन्होंने इस स्ट्रोक को मैनेज किया बहुत खूबसूरत अंदाज में। बावर रखा कि बॉल फील्डर से दूर रहे, एक कदम निकाला और खूबसूरत अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला। यहाँ ये आपने अच्छा कहा, स्ट्रोक खेला, शॉट नहीं स्ट्रोक था साद नसीम का। स्पिन बॉलिंग को खेलने की इनकी महारत है फास्ट बॉलिंग की निस्बत और इसीलिए ये नंबर 6 पे भी आ रहे हैं। हालांकि फॉर्म में थे, फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी बनाई हुई थी। आखिरी गेंद पर रन और स्ट्राइक नहीं मिलेगा अगले ओवर के लिए। 49 पर 4। और इसके साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक।
ये ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स हैं हमारे पाकिस्तान कप 2023-2024 के एयरवाइज ऐप और माइको के जरिए आप पाकिस्तान में ये नशरियात बराह रास्त देख रहे हैं पाकिस्तान से। अगर आप बाहर रहे हैं तो पीसीबी यूट्यूब चैनल और फेसबुक, ये दो जराए हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट तक पहुंचने के। यकीनी तौर पर अच्छे मुकाबले हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जो अपने बैक एंड की जानिब बढ़ रहा है। ये आखिरी राउंड है नॉकआउट मैचेस से पहले, जो मुकम्मल हो जाएगा आज शाम तक। जो नॉकआउट मैचेस की लाइनअप है वो मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की टीमें पहले ही इस दौड़ से बाहर हैं, इसलिए यहाँ ये चाहेंगे दोनों जो बैट्समैन हैं ये इंफरादी तौर पर यहाँ अपनी अहमियत जता सकें। दोनों टीमों जो हैं विनिंग नोट पर जाना चाहती हैं, रावलपिंडी को छोड़कर वापस। ये अच्छा शॉट खेला, बिल्कुल खातिर में नहीं लाए यहाँ तैयब ताहिर। फैजान को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और लाहौर की टीम ने 50 का हिस्सा भी पार किया बड़ी मुश्किल के बाद। अच्छा कॉन्फिडेंट शॉट था, कदम निकाले और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क फ्री था। बिल्कुल जमीन के साथ ये बॉल लुढ़कती हुई 4 रन्स के लिए फेंस पार कर गई। 10 ओवर तक दबाव में थी, लेकिन अब 11 से अब तक चलते चलते काफी तेजी से रन्स बना रहे हैं। वाइट बॉल। पहले 10 ओवर में लगभग 32 रन थे, 4 आउट थे, और अब थोड़ा सा रन फ्लो जो है तैयब ताहिर और साद की जो शराकत है इसमें बेहतर हुआ है। गुज़श्ता 7 गेंदें उनमें 16 रन बने हैं। कुछ रवानी जो है वो आने लगी है। ये ऑफ स्टंप के बाहर खिलाना चाह रहे हैं तैयब ताहिर को, लेकिन आप इतना बाहर नहीं जा सकते। अंपायर जो हैं जाहिर है कि बहुत सख्त हैं, और ये वाइड लाइन जो है अगर आप उसके आसपास हूँ, खाप उसके गलत तरफ ना हूँ, तब भी अंपायर जो हैं वो वाइड बॉल दे देते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सख्ती हो गई हुई है इस मामले में। लेग साइड में तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है लेग साइड की तरफ जाने की बॉलर के पास इस फॉर्मेट में। जी हाँ, काफी हार्श और स्ट्रिक्ट डिसीजंस होते हैं लेग साइड पे। जरा से भी आप चौंके बीइंग अ बॉलर तो अंपायर स्ट्रेट अवे उसको वाइड करार देते हैं। और यहां दूसरी तरफ थ्रो करने की जरूरत थी, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर जो है इनका ये ख्याल था कि जो स्ट्राइकर हैं वो आ रहे हैं इनकी तरफ, लेकिन साद नसीम जो हैं वो वापस पलट आए। ये नॉन स्ट्राइकर कोई लग के गेंद आई थी। तैयब ताहिर अच्छी फॉर्म में है। एक बार फिर ये पाकिस्तान कप जो ही आता है तो ये मचल जाते हैं। ये पिछले दोनों बरस ये टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैनों से एक थे। सेंट्रल पंजाब की टीम ने जब फाइनल खेले तो यहाँ पर भी अच्छी इनिंग्स खेलते रहे कराची के खिलाफ। ये उनकी इनिंग्स थी 92 रन नॉट आउट की। इस ये पिच की जो पेस है और इस मिट्टी से हमांगी है उनकी, शुरू के 1-2 जो मैचेस थे वहाँ पर उनको परेशानी हुई थी, लेकिन बाद में हमांग हो गए वो। जी हाँ, इवन जो बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज थी, पेस थी, उसके अगेंस्ट भी अच्छा खेला, स्पिन के अगेंस्ट भी अच्छा खेला। और अभी भी ये वक्त है इनके पास कि साथ के साथ एक अच्छी शराकत लगाएं, क्योंकि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 55 4 के नुकसान पे। वेल इस वक्त जो आप देखते हैं पेशावर 112 और के साथ फाटा जो 113 चेस डाउन किया टारगेट को। समीउल्लाह और सलमान खान पिक ऑफ द स्कोरर रहे, क्योंकि दूसरी तरफ उस्मान
5 विकेटें ली उन्होंने 14 रन के एवज। इस नतीजे के बाद जो रावलपिंडी और मुल्तान का मैच है जो यहीं हो रहा है रावलपिंडी में, जहां वो बहुत ही दिलचस्प मैच हो रहा है, उन दोनों में से जो भी टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। फिर फाटा जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। फाटा ने अपसेट किया है यहाँ टीमों को। कायदे आजम ट्रॉफी में ये आखिरी नंबर पर थे, रेलीगेट हो गए अगले साल के लिए, लेकिन पाकिस्तान कप में उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है वो बेमिसाल है फाटा ने। पहले 3 मैचेस हारने के बाद अगले 4 मैचेस जीतना ये बहुत बड़ा कारनामा है फाटा का। जी, कॉन्फिडेंस लेवल शेक अप हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस अंदाज में स्ट्रॉन्ग नर्व्स, बैटर, बॉलर्स, उन तमाम के तमाम टीम मैनेजमेंट ने वर्कआउट किया और क्लाइमेट से हम आंगी, उसके साथ साथ सरफेसेस से लेकिन पेशावर की टीम का इस मैच में बिल्कुल मुकाबला ना करना ये भी हैरानकुन है। वो टीम नाकाबिले शिकस्त थी, मुश्किल मैचेस मुश्किल कंडीशंस में जीत कर गई थी, वहाँ वो इतनी आसानी से ढेर हो गई पेशावर की टीम। नाकाबिले यकीन है ये नतीजा जो आया है एबटाबाद से। कहीं ना कहीं एक आध बुरा दिन आता है जिस वक्त आपके बैटर या बॉलर जो उस तरह से परफॉर्म ना करें, तो माइट बी इट्स अ डे फॉर पेशावर। 20 रन पर उनकी 6 विकेटें गिर गई। उस्मान शिनवारी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया फाटा के लिए। सेमीफाइनल से पहले ये अच्छे आसार नहीं है पेशावर की टीम जो फेवरेट है टूर्नामेंट जीतने को। ये भी मुमकिन है कि उनका फाटा से ही सेमीफाइनल मैच हो। यहाँ रावलपिंडी में ये पहला सेमीफाइनल है। और कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो आता है कि ऑलरेडी आप लीग में उस वाहिद टीम से हार के दोबारा उसके सामने आ खड़े हों। अच्छा किया आपने, स्ट्रोक को एक सिंगल ही बनेगा। इस सिंगल के साथ 15 ओवर का खेल हुआ, 60 पे 4। फैसलाबाद के मिडल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो थोड़ा एग्रेशन थी, बॉलें कम खेली, रन ज़्यादा बनाए। यहाँ पर साद नसीम और तैयब ताहिर को भी उसी तर्ज का रोल अदा करना होगा। इरफान खान, शहजाद अख्तर की तरह का नॉन स्ट्राइकर तकरीबन आधी क्रीज पे जा चुके थे। यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ खेल रही है फैसलाबाद की टीम और इन 4 में भी मोहम्मद फैजान शामिल हैं जो ओपनिंग बैट्समैन हैं। जब यहाँ पर लाहौर ब्लूज की टीम जो है वो 4 बॉलर्स के साथ खेली थी तो उनको बहुत नुकसान हुआ था। वो मैच जो है तकरीबन जीता हुआ ही हार गए थे रावलपिंडी के सामने। मैचेस में खासे कैचेस भी गिराए गए, लेकिन 4 बॉलर्स के साथ इस पिच पर खेलना जिनमें सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स हों ये मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिन के ये मीडियम पेस बॉलिंग के आप ओवर जो हैं वो मुताबिल हो नहीं सकेंगे। ज़्यादा देर करने की अभी गेंद नहीं है, ये रद्द अमल आ रहा है, गेंद पड़ने के बाद उछल रही है, स्विंग हो रही है, लेकिन स्पिनर्स को खेलना निस्बतन आसान काम है। जी इस पिच पे यकीनी तौर पर ये बॉल जो थोड़ा सा उछला, सरप्राइजिंग फैक्टर जरूर रहा इस डिलीवरी में। स्पिनर को भी यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस मिल रहा
अब तक के जितने मैचेस हमने देखे। अच्छी फील्डिंग, तमाम तरह इस वक्त प्लस या पॉजिटिव जो है वो फैसलाबाद के लिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेजबान है। कदीम शहर है रावलपिंडी, इस खित्ते का, और इसकी बड़ी कदीम तारीख है। कब्ल मसीह से कई 100 बरस पहले की रिजाज। यहाँ पर क्रिकेट की भी ज़ाहिर है खासी पुरानी तारीख है। कुछ बताइए इस शहर के बारे में, किस तरह का कल्चर है। ये ओवर इख्तिताम को पहुंचा 16वां 62 पर 4। यहाँ टेक्सला और गंधारा के ज़माने में, उन तहजीबों के दौर में भी उसी सल्तनत का हिस्सा था ये जो ज़मीन का टुकड़ा रावलपिंडी कहलाता है। लियाकत बाग जो पहले कंपनी बाग के नाम से मशहूर था, यहाँ पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों के जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो सौगात आपको जा बजा मिलती है और अच्छे निर्खों पे भी। राजा रावल के नाम से मंसूब है ये शहर। एक ज़माने में इसे राजाओं का, हवेलियों का और जोगियों का भी शहर कहते हैं रावलपिंडी को। जी एग्जैक्टली। और यहाँ ये जाएंगे इनके खिलाफ छक्का लगाने के लिए, कदमों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कट शॉट के लिए 2 फील्डर मौजूद हैं। लॉन्ग ऑन पीछे है, लॉन्ग ऑफ है, लेकिन ये परवाह करेंगे नहीं। यहाँ निकलना चाह रहे थे लेकिन फॉलो किया। अच्छी बॉलिंग। अली असफन जो हैं ये ज्यादा आगे का सोच रहे हैं, उनने यहाँ पर आउट थिंक किया है 7 को। जी इसीलिए बॉल थोड़ा सा तेज फेंका। 7 कदम निकालने गए थे और जैसे उन्होंने इस चीज को चेक किया, बॉल जो उसकी रफ्तार बढ़ाई और उनके जिस्म में ये बॉल फेंका। ये हाथ से इन्होंने अपने पैर से गेंद निकाल के की है वापस जो है, लेकिन आपको बहुत एहतियात करना पड़ती है। गेंद अगर जमीन पर गिरी हो फिर आप जो है वो हाथ नहीं लगा सकते। हैंडल द बॉल जो है होने का खतरा रहता है। 17 ओवर्स के बाद 64 पर 4। सोलह रन पर 7 हैं। तैयब जो है इनकी भी नजर जम चुकी है, लेकिन इस पार्टनरशिप में वो रवानी नहीं है, उसका फुकदान है, क्योंकि रन रेट जो है वो 8 से तजावुज कर चुकी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के रन चेज में आप सिर्फ एक ही एंड से हमला करने की कोशिश करें, स्पिनर को निशाना बनाना चाहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। यहाँ फैजान जो हैं इनको भी हटाना चाहिए अपनी लाइन और लेंथ से, इनको कुछ मुख्तलिफ करना होगा फैजान के खिलाफ 7 को। जी हाँ, यहाँ पर उस तर्ज की बैटिंग चाहिए जैसे हमने पिछली इनिंग में देखा
तकरीबन 63 बॉलों में 70 बनाए थे फैजान ने, और उसके साथ साथ 68 बॉलों पे 70 बनाए इरफान ने। तो उस तरह की इनिंग चाहिए कि कम बॉलों में ज्यादा रन। जी हाँ, यहाँ और ये जो रोल है ये साद नसीम को निभाना होगा। तैयब ताहिर जो हैं अब उनका किरदार मुख्तलिफ है। अब उन्होंने इस इनिंग्स को वो लेकर चलना है आगे की जानिब, और इनकी ये कोशिश होनी चाहिए। नंबर 6 पर आए, नंबर 5 और नंबर 6 का जो बैट्समैन है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो सेट बैट्समैन है ये उस पर दबाव ना आने दे किसी सूरत भी, क्योंकि ये ऐसी पिच है, ये तरह तैयब ताहिर मैदान नहीं मार सकेंगे यहाँ। जी एग्जैक्टली, और जितना इस वक्त तजर्बा है साद नसीम का, उन्हें यहाँ पर लीड करना होगा और गाय बगाए तैयब ताहिर को जो है इस रोल में छोटा मोटा किरदार अदा करना होगा, क्योंकि साद नसीम का तजर्बा तैयब ताहिर से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक और स्पेशलिस्ट बैट्समैन है फहद मुनीर। अहमद दानियाल बैटिंग कर लेते हैं, आमिर जमाल जो हैं वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, तो इससे बैटिंग खत्म नहीं होगी। आपने यहाँ बड़ा दिल दिखाना है, और साथ जो हैं अब इनको कुछ सीना जोरी करना होगी यहाँ। जी हाँ, रन रेट को चेक इन या इन चेक रखना होगा। इनफैक्ट जो तकरीबन 9 को इस वक्त टच कर रहा है, अगर ये दोनों खिलाड़ी थोड़ा तेज खेलते हैं और रन रेट को 6 साढ़े 6 पे ले आते हैं, तो माइट भी उसके बाद आने वाले बैटर्स जो है वो कुछ टुवर्ड्स द एंड कारकर्दगी दिखा सके। 18 ओवर गए 66 पे 4। भाई जा रहा वॉशरूम। Beautifully swept. This will find the boundary. Tayyib Tahir is making it count. He's playing a good inning at the moment for Lahore Whites. The lone warrior standing at tall at one end. Keeping boundaries, getting boundaries. This one was a poor delivery onto the leg stump. Just helped on its way. It's very important that he gets a big one. This is the last game for Lahore Whites into the Pakistan Cup. Got to count. Got to make it a big one. Nice bowling. 70 for 4, this partnership just building Very well for Lahore Whites. 38 at the moment, 51 deliveries. They've taken their time because they could. They lost 4 early wickets. Beautiful, beautiful shot. A couple of runs. No, I just have to settle for one as I welcome former captain Salman Bhatt alongside me. A very good afternoon to you. Thank you, Ali. Good afternoon. It's 71 for 4. Tayyab looks set now on 29. Saad Naseem, the captain, along with him. And dot ball this one. Important that these two kick on and deliver the goods, especially when the 4 top order batters have already gone and you're in a hunt for the highest total in this particular ground. And Saad goes for this one, tries to connect, but doesn't succeed. Only one for him. But they will have to start looking for the boundaries now as well, because the runs required are loads of them. Nearly 8.5 is the average required per over. Oh, that's a beautifully picked up shot. Checking the length and depositing it right in between the two fielders. And Salman was suggesting that it's now starting to look for boundaries.
Second boundary of the over for Tayyib Tahir. Didn't bounce much, but still the adjustment made by Tahir was just amazing. Because the clarity and thought that he's going to deposit it in the gap. Good batting. 19 gone, 76 for 4. Yeah, the point you made that these two have to bat and bat long. Faizan will continue. Down the track and hammered it. Good throw, good throw. Just 1 run. So Salman, one thing that goes in the favor of these two batters is that Faisalabad is short of one bowler. Faizan is their 4th bowler who's going to bowl his 10, and then they'll have to find a way to bowl that 5th bowling option. Who will it be? That's the question. Because at the moment it's Ali Asfand, Khurram Shahzad, Arshad Iqbal, 3 frontline bowlers. The 4th one being Faizan, and then maybe Irfan Khan Niazi can mix it up. And also Abu Bakr, he bowls some off spin. And I think both of them will combine to complete the overs, the quota of the 5th bowler. But for that part of the Faisalabad team to be brought under pressure, both of these now need to get going. Because from here onwards, it's nearly 8.5 per over. And you need a boundary and over to get to this total. Both the batters have spent decent time on the pitch now. It's the 20th over and still 79 for 4. The remaining 25.3 overs to go and 215 runs to get, knowing that this is the last recognized batting pair on the crease. But they have to take their chances. They have to be sensible. If they get a boundary, they do not have to force the issue where not required. Beautiful batting. They've just decided that they're going to go after. Through extra cover by Tayyib Tahir, this brings up 50 partnership between these two. It's great drive through covers. Yes, step down and Faizan bowling it away from his body, but Tayyib Tahir getting his weight into the stroke, leaning on it from a distance though, but good extension of the arms, enabling him to get power through the stroke and get a beautiful boundary. Yeah, news coming from the game between Peshawar and Fatah that Fatah has beaten the table toppers in Aptabad. So they are through to semi-finals. Fatah is through. So now all eyes on this other game. Rawalpindi versus Multan. The team who wins will go through. Shajil Khan looking really good there. He's still there, 69 for Multan. That's a good shot, really good shot. Played it late, played it in the gap. Saad Naseem this time. Overs gone, 88 for 4, Lahore, and the replay here, Saad cutting it, creating room and finding the gap between the 3rd and the point. 2nd boundary. Now 2 overs, they have got 2 boundaries and they've scored 10 runs or plus in last 2 overs, and this is what they need to do for the at least next 10-11 overs, and then the pressure will shift back on the Faisalabad bowlers. Ali Asfand being their 3rd frontline bowler has gone for 28 in 4 overs. So that is the trouble you have when you're 1 bowler short. And in this position, Faisalabad are 2 bowlers short in my opinion. One definitely being a proper frontline bowler missing in their bowling unit. Ali Asfand will have to bowl really well, just like that. There's a chance at non-striker. Tayyib looks as if he's thinking about the big one, and then something is stopping him from really going hard at the ball. You see, just the forward press, and then he saw the quicker one coming out of the hand, and he decided to just stay his place and just play it from there.
This one has been cut, but well fielded at point. It is Niazi. He batted well today, and we have seen him field. He's always a live wire in the field. Somebody with big hands and a sharp fielder that he is. It's not easy to clear him. They lost 4 wickets, one too many early on. Abid Ali without scoring, Ikhlaq just 1, Umar Akmal without scoring, Zainul Hasnan 10. That is probably the reason now they're taking their time, because they know if they lose 1 more wicket, they'll be in deep, deep waters. It should be a wide, is wide. So probably if they bat smartly enough and realize that they are a bowler shot, and if they both stay in, they can still do it. They can still win this game. Smart bowling, slowed it, decreased the pace, realizing that Saad Naseem is going to use his feet. Smart bowling. Good bowling, good bowling. Yeah, Ali Asfand has realized that the batters want to get boundaries every over. So he's just watching them till that very last moment before the release. And is not giving anything flighted, but Tayyib Tahir does not need that. He will just use the length and he'll pick the gap for an easy boundary. So again, a boundary in this over takes the tally of the runs to 7 in this over. And Ali Asfand finishes his 5th. And he has given away 35. 95 for 4. Yeah, it won't be long that we see their frontline bowler back, because they need to break this partnership, which is just looking to flourish. Salman, 29 runs of the last 3 overs, shows that they're going after him. And as I was speaking, we see Khurram Shahzad brought back, because they need to break the partnership. Three for 6 in 4 for Khurram Shahzad. It will be very important to see how he bowls with the old ball, because he was brilliant with the new ball. He bowled in the right areas, got the big wickets, 3 big wickets. First one was Abid Ali. This is the first one early into the shot. Simple catch. Poor shot from Ikhlaq. Simple catch. And this one was a peach of a delivery. No footwork from Umar. Great spell of bowling with the new ball. But he'll have to repeat it with the old ball. So there is Ali Yunus. Have you been advising him lately? I can surely tell what happened on the other person when he was speaking to the other person. I can surely tell that. This one Ali can elaborate. And it's still Ali. So we both are the culprits. no, I was just talking about this bat because it had the stickers on, the Abdul Qadir edition of the bat. So this is what we are talking about. And if anything, I would have learnt a lot. Can we remove this clip, please? That's the question. Because he was bowled on the very first delivery that he faced, Umar. Well, now that I've told what was going on, now I need to know what you were talking about. Nothing about cricket, I tell you. I promise you that. Nothing about cricket. Then what was it? Yeah, Then it becomes even more interesting. It's morning of a one-day game, list A game.
what else than cricket could have been discussed? And this one has been pulled, just pivoting around, and Saad is able to place it for another boundary. 100 up for Lahore Whites, and this partnership is progressing now. Both the batters looking good. 30 for Saad and 46 Tayyab is on. And this one was a poor delivery on the thigh pad and easy pickings there for the batter. If Lahore can get this going for another 10 overs, game on, Ali. .46 for Tayyab. Saad is looking good for his 30. Pulled again beautifully, right between the two fielders. This is excellent batting. This is counter-attack by Saad and Tayyab, helped by some average bowling by Khurram. You could see wrong line and length. All he had to do was just place it right between the two. Got the desired result. 22 gone, 107 for 4. Seven boundaries in last 4 overs for Lahore Whites. Now we see that urgency in run scoring from both these two batters. Out he come, up she goes. There is a fielder, he takes it. Big wicket in the context of the game. Ali Aswan getting the better of Tayyab Tahir. Wanted to go over that long on fielder, could not quite get that elevation and the force. He'll have to go back. What a time to get the wicket. For a moment, it looked like he had middled it, but not the case. He wasn't able to time it, and the fielder was right under the ball, judging it to perfection. And the key wicket of Tayyab Tahir, the man who was looking dangerous. Yes, of course, he didn't middle it, that one. And there wasn't enough on the ball to take it across the boundary rope. That's a good catch from the fielder. And Tayyab Tahir dismissed for 46. Ali Aswan takes the wicket. 107 for 5 Lahore. Fahad Munir is the new man in, or Amir Jamal. All right, beg your pardon. It's Amir Jamal, the all-rounder, and he has played one good knock this season where he scored 70 runs. Otherwise, he has been pretty quiet with the bat. And today is the time to make as much noise as he possibly can with his bat. Yeah, that's been the missing link. Performances with the bat. The best of 74. Average needs to go up. The 74 that he scored was this year's Pakistan Cup. Strike rate is good. It will increase as average will increase. Ali Aswan. That's a good time for him to come. There are plenty of overs, not much pressure. Of course, there is the pressure of the scoreboard, yes, but no pressure of going to the semi-finals or going ahead, because both teams cannot qualify for the semi-finals. But this is how Tayyab Tahir lost his wicket. It was far from him. He wanted to just get to that pitch of the ball. Could not. Toe end of the bat. No force, no elevation. Because we know when he hits, it stays hit. This one was not middled. Yes, usually a sweet striker of the ball can send the ball a long, long way back. But this occasion, he didn't middle it and found the fielder on the fence. And Faisalabad have broken the partnership, which was looking threatening. Amir Jamal looks fluent, but he has to score big runs. He has not fulfilled his potential with the bat. And we all would love to see
him do really well with the bat, because he is someone who is in contention of those all-rounders spot at the very top. We saw him bowl that last over against England, where he impressed one and all by defending 9 or 10 runs in that over on his debut game. And that was quite a calculation by the captain then, bowling the debutant in the last ball of the match, last over of the game. But he somehow handled that pressure and he delivered. Oh, that sounded nice. It's far enough too. Saad Naseem is not bothered if the wicket has fallen in this over. He's going to go after them because it's runs that matters. And we know Saad is a quality batter against spin. You can tell by this shot. Well, yes, good use of the feet, and this time the bowler bowled a quicker one, and it became easier for Saad to just hit through the line. And the bowler's contribution in that stroke is that he provided a proper throwdown. Try to bowl fast, and Saad going through with the stroke, middling it. 116 for 5, Lahore. Slip in place for Khurram. Good captaincy by Asif Ali. He knows that Khurram Shahzad is their ace bowler. He's got the most opportunity to get a wicket, and why not to give him that protection, that slip fielder? Because if they can get this wicket here, then it will be very, very difficult. Indeed, Ali, and Amir Jamal, when you see him play, there is the slip, Ali, so they're listening to you. So carry on saying the good things. Now that Amir Jamal, if you see him bat, he has time on his side. He's not afraid of the ball. It's just the results that you see. And as we say, something good, something adverse happens for the batters. So no more, Ali. Let's not discuss anything good about the batters. It's been a proper commentator's curse. Sorry about that. Height, line, both missing. Yeah, you just said Faisalabad listened to me. I wish Umar had a long chat with him this morning. So did you. My chat was about the bat, and you said it was nothing regarding cricket. Now you're saying you had a chat with him. So It's now just a please, chat. maybe... Oh, is there an egg? This one is gone. We could hear that over here. That is a huge edge, and the umpire has no hesitation. And Amir Jamal, once again, he fails to impress with the bat. 6th wicket gone for Lahore. 116 on the board, and Faisalabad are now sitting pretty favourites in this game. The reason Khurram Shahzad was brought back into the attack was to get the captain wickets, and he did. Touch of a swing came into him. It was not quite, actually wanted to push it on the back foot, and it surprised him, rather shocked him. How did that happen? Where did that come from? You got to go back, buddy. Well, Got to go back. quite a look that on his face. It was a good ball, rising from a length and going through to the keeper, and Amir Jamal edging it. And he just got 2 of the 5 balls that he faced. Now, further trouble for Lahore Whites. Fahd Munir, under 21 player. For Lahore Whites, 82 runs, 20 the average, 68 the strike rate, best of 31. But he's up against a bowler who's in the form of his life. Leading wicket taker in Quaid-e-Azam Trophy, joint leading wicket taker here in Pakistan Cup. Superb performance. Oh, wow. Beautiful bowling. Nearly had the fifer.
This ball just missed the off stump by a very little margin. Going wide of the crease and just beautifully bowled. The batter did not have a clue which way this one was going. And he's getting good carry, good pace off the pitch. He's a skiddy customer. If you have a look at him, you do not realize how quickly he's on to you. Good action, a repeatable one, injury-free sort of an action, which is a good thing to have. And this one again, well bowled, this time played by the batter towards covers. And good pace too. The last wicket that he took off Amir Jamal was a quick one. Probably deceived him, beaten by pace. Look at that, just hurried onto it. And a little bit of extra bounce too. He wanted to push it towards cover, but this one delivery was not there to be hit, to be played like that. Beautiful bowling. Look at the expressions. Yeah, surprised. Amir Jamal was too casual while playing that stroke. Neither on the back foot, neither on the front foot. And the ball, which is just doing that extra bit and bit of more bounce than normal, you have to be behind the line of the ball. You just cannot keep giving it the side. So 24 gone, 117 for 6 Lahore. Yeah, lots been happening in the last few overs. Pendulum swinging first towards Lahore Whites when they took 41 runs in 4 overs. Then in the next 2 overs, they just scored 10 and lost 2 wickets. So it's been that sort of a game, swinging either ways. But now, Salman, we can say that it has definitely swung towards Faisalabad, because they've been losing wickets on the regular intervals. Ali Aswand will continue. Losing too many wickets too early in a big chase is not something ideal for the chasing side. And Khurram Shahzad has been the key man, the man responsible for the destruction that we have seen by the Faisalabad bowlers. And Ramiz just was shown on our screens, bowled well today, gave away 50 plus runs and got 1 wicket. Saad Naseem, the way he's playing, I think, is looking for another big one, waiting for a ball that is in his zone to go after it. The lone warrior at the moment, the captain, Saad Naseem. And again, there is a fielder, takes it. Wanted to clear that long on, fielder one too many times. The elevation not quite there. The force not quite there. The timing not quite there. He has to go back now. As a result, he will not remain there. He's gone. And we could anticipate that he is itching to hit a big one. Didn't middle it, didn't time it. And the same fielder once again, Faizan, very stable under the ball, takes it very cleanly. So Lahore lose their captain Saad Naseem. He scored 41, looked good for a bit. Now they're 7 down for 118. So in just 24.3 overs, it has come down to Ahmed Daniel. Tells you a story, a miserable story of this batting lineup from Lahore Whites. But they cannot blame Bart themselves for not settling down the batting order, the playing 11, all sorts of things going wrong for Lahore Whites. Yes, it's a two-way thing. The batter's not doing well,
and the Faisalabad bowlers bowling exceptionally well. The bowling effort has been top-notch, especially from Khurram, and now Ali Asfand has just picked up the two key men, the last recognized batters who could go big. Both have been picked up by the youngster Ali Asfand, and the catcher has been the same. The region of the catch where it was taken has been the same. And both times, just before that ball was bowled, we could anticipate here that the batters are looking to go big. So, number of similarities there between the dismissals. Yeah, from 107 for 4 to 118 for 7. They've come at a very quick time, just 2.5 overs from 107 for 4 to 118 for 7. Good bowling, smart bowling by Ali Asfand. Lots of similarities between Ali Asfand and Zulfikar Babar. We have to talk about it. But this is what he did to Saad Naseem. In the previous over, he bowled a similar sort of delivery, but quicker in pace. And this time he showed smartness and slowed down the pace and bowled it away from the batter. Quality, smartness. Yes, you very rightly pointed it out. There was a difference in pace of the delivery. खुरम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है और आज इस तबाही का आगाज खुरम शहजाद ने किया था जब अर्ली ऑन 3 जल्दी विकेटें दिलाई थी। अहमद दानियाल और फाद मुनीर विकेट पे मौजूद हैं। अभी 175 रन करने हैं। ये बारी अब मुश्किल से नामुमकिन की तरफ जा रही है लाहौर वाइट्स के लिए। स्टंप्स को टारगेट किया लाहौर के बैट्समैन के लिए 4 विकेटें हासिल की। उनके करियर की ये बेहतरीन कारकर्दगी है। पिछले मैच में भी 4 विकेटें हासिल की थी। आज 5 विकेटें लेने का मौका है क्योंकि इसके बाद 2 ओवर्स हैं। कोई जवाब नहीं है लाहौर के पास इस स्विंग बॉलिंग का। और बड़ी मायूस कुन बैटिंग की लाहौर के बैट्समैनों ने, मां सिवाय तैयब ताहिर के। साद नसीम जो हैं वो भी 41 रन बनाकर गए, लेकिन जो दरकार औसत थी वो नहीं उस पर पूरा उतरे और हद से ज़्यादा दबाव है। फाद मुनीर इस वक्त खेल रहे हैं, विकेट पर मौजूद हैं। 8वें नंबर तक इनकी बैटिंग है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं 121 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं। जी, और ज्यादा अचंभे की बात यह है कि काफी तजर्बाकार खिलाड़ी इनके पास मौजूद थे। उमर अकमल, अखलाक, काबिद अली, तैयब ताहिर, साद नसीम, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। तैयब साद के इन्हें आगाज अच्छा मिला, ये विकेट पे सेट हो गए थे और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जो अर्ली ऑन विकेट्स उनकी गिरी, जिन बल्लेबाजों का नुकसान हुआ, उसको किसी तरह कवर करने में कामयाब हो गए थे तैयब ताहिर और साद नसीम। लेकिन पे दर पे गिरने वाली विकेट्स के बाइस अब लाहौर की टीम के 7 खिलाड़ी जो हैं वो पवेलियन में वापस जा चुके हैं। और ये कोई अच्छी सोच नहीं थी 8 बैट्समैन के साथ मैदान में उतरना, अपनी बॉलिंग पर समझौता कर लेना लाहौर ने। और जो उनके रेगुलर बॉलर्स थे उनने भी मायूस कुन बॉलिंग का मुजाहरा किया। बहुत ज़्यादा वाइड गेंदें की, शुरू में नो बॉल्स किए गए, जिससे आपकी जितनी भी बैटिंग लाइनअप लंबी हो दबाव आ जाता है, स्कोर बोर्ड का दबाव होता है।
दूसरी बैटिंग में इससे ज़रूरी था कि जो बॉलिंग अटैक है वो मुतवाज़िन होता। आप नहीं खेल सकते 4 बॉलर्स के साथ कभी भी, चाहे जैसी बॉलिंग कंडीशंस क्यों ना हूं। हालिया वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे हैं वहाँ वो टीमें कामयाब हो रही हैं, वो सेमीफाइनल में टीमें पहुंची हैं जो जिनके पास पूरे 5 बॉलर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट पर यकीन कर रही हैं। भारत की टीम जो है पूरे 5 बॉलर्स के साथ खेल रही है। जनूबी अफ्रीका की मिसाल हमारे सामने है। नंबर 7 पोजीशन पर मार्को जेनसन बैटिंग करने के लिए आते हैं, जो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं, पहला ओवर करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन ये तजर्बा किया कि अपने 5वें बॉलर के तौर पर सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद पर इत्तफाक किया, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं रहा। और जिस तरह आपने कहा कि चूंकि टीमें जो हैं वो प्रॉपर प्लान करके आती हैं, आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है उनके खिलाफ भरपूर प्लानिंग से आती हैं, तो आपको कोई खाना जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और एक बॉलिंग ऑप्शन जो है वो 5th बॉलर के तौर पे आप 2 नॉन रेगुलर बॉलर्स को या कुछ ऐसे बॉलर जिन्हें आप कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें यूज करेंगे, तो बैट्समैन जो है वो आप पर हावी होंगे। Good bowling, good bowling, good bowling. इनर एज बाल बाल बचे अहमद दानियाल, छोड़कर ये गेंद किया था और बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ गई थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया अहमद दानियाल का। 32 रन्स की बारी खेली थी शावर के अगेंस्ट अहमद दानियाल ने, जब उनकी टीम मुश्किलात का शिकार थी। तो बैटिंग का हुनर कुछ ना कुछ जानते हैं अहमद दानियाल। अच्छे से आना है भाई। यहाँ बड़े शॉट्स खेल सकते हैं अहमद दानियाल, लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि अभी बहुत ओवर्स हैं, 19 ओवर्स तक क्या खेलने का है। इनमें टेम्परामेंट है क्योंकि फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर का इतनी देर विकेट पर रुकने का टेम्परामेंट होता नहीं। शॉट्स तो ये लगा लेते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और ये अच्छा शॉट खेला है सामने, एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। अहमद दानियाल के पास स्ट्राइक रहेगा 126 पर 7। बड़ा मायूस कुन बैटिंग कार्ड है ये लाहौर वाइट्स की तरफ से। सवाए तैयब ताहिर और साद नसीम की मुज़ाहमत के कोई भी खिलाड़ी बड़े रन्स नहीं कर पाया लाहौर की टीम के लिए। आज इस आखिरी मैच में लाहौर की टीम अगरचे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, कुछ बेहतर बैटिंग की तवक्को थी, कुछ अच्छी इनिंग्स की तवक्को थी, लेकिन बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है आबिद अली, उमर अकमल, मोहम्मद इखलाक, इन तमाम प्लेयर्स की जानिब से। लेकिन खुरम शहजाद ने बिल्कुल मायूस नहीं किया, नई गेंद के साथ इन्होंने 3 विकेटें दिलाई। अच्छी गेंद ब्लॉक कॉल में, इसको निकाला है पॉइंट के फील्डर की तरफ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस में भी लाहौर की दोनों टीमें फाइनल तक नहीं पहुंची थीं और यहाँ पाकिस्तान कप में एक बार फिर ये टीमें जो हैं ये सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई। इस तरह दो टीमें जो हैं ये फिर खिलाने का जो मकसद है इस पे भी सवाल उठते हैं। पुल शॉट खेला, एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा और दूसरे रन के लिए भी वापस गए। अच्छी फील्डिंग की मोहम्मद सलीम ने, उम्दा क्रिकेटर हैं मोहम्मद सलीम। यहाँ अगर दो टीमें जो हैं उनमें से एक भी आपकी टीम इस पाए की नहीं कि वो मुल्क की पहली 4 टीमों में आ सके,
तो फिर इसका मकसद जो है ये समझ से बालातर हो जाता है। इसके मानी ये है कि आपका टैलेंट जो है या तो वो दोनों तरफ उसकी तकसीम है, दोनों टीमों में मुमकिन है एक टीम होती तो वो बेहतर खेल के सेमीफाइनल में पहुंच जाती। एक बार फिर पुल शॉट लेकिन रन नहीं, और मिस फील्डिंग पर ये दौड़े खतरनाक हो सकता है, पहुंच गए आखिर में। ये आपने दुरुस्त निशानदेही की। लाहौर की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी तक, काफी मायूस कुन रही है। और अगरचे बड़े नाम मौजूद थे लाहौर की टीम में, देखिए अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, न्याजी की तरफ से ये थ्रो अगर विकेटों में लगती तो यकीनी तौर पर आउट हो जाते। बैट्समैन की तरफ से भी वक्तन फवक्तन अच्छी फील्डिंग एफर्ट देखने को मिलती है। अराउंड द विकेट आए हैं इस वक्त बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। वफाद मुनीर 50 रन के अलावा अभी तक ये भी अपनी जो सिलेक्शन है उसको सही साबित करने में ही लगे हुए हैं। अभी तक कोई कारकर्दगी इनकी जानिब से भी देखने में बड़ी आई नहीं है। और ये जो मकाम है, ये जो लेवल है लिस्ट ए क्रिकेट का या फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, ये बड़ा लगा है इनसे। ज़रूर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में इनकी कारकर्दगी थी, अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद ये कबल वक्त है इनके लिए इस लेवल पर आकर खेलना। जी हाँ, और ये खेलने का स्टाइल जो है, इसके अलावा जिस तरह आप अपनी गेम को अप्रोच करते हैं, आप अपने गेयर शिफ्ट करते हैं, वो इस चीज़ का पता देता है कि आप कितने बासलाहियत हैं या अभी आप हाफ कुकड हैं, आपको वक्त दरकार है मज़ीद क्लब क्रिकेट में या डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में। बाकी प्लेयर्स भी हमने देखे हैं, कामरान अफजल खेलते हैं इस लाहौर की टीम में, उनकी तरफ से भी कोई खातिर खा जो है वो कारकर्दगी नहीं देखने को मिली इस पाकिस्तान कप में। और इसके बरक्स कुछ ऐसे खिलाड़ी थे इस पाकिस्तान कप में जिनका ये पहला सीजन था, जादाद खान, काशिफ अली, दोनों का ताल्लुक रावलपिंडी से है, वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दिए। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पहली दफ़ा मौका मिला इस पाकिस्तान कप में और उन्होंने खातिर खा मुतासिर किया। 28 के बाद 129 7 के नुकसान पर। एक ही रन मिलेगा, मदद मौजूद थी ऑफ साइड में मोहम्मद सलीम की सूरत में। 294 एक मुश्किल हदफ था, और अब ये शुरू में क्योंकि रन्स की ज़रूरत थी लाहौर में अपने टॉप ऑर्डर से, लेकिन टॉप ऑर्डर में से इब्तदाई जो 4 खिलाड़ी थे उनमें से जो 3 हैं वो सिर्फ 1 रन बना सके। उमर अकमल, आबिद अली दोनों 0 पर गए। फिर इस तरह का जो हदफ है ये बिल्कुल आपकी पहुंच से बाहर हो जाता है। हाँ, जितनी भी लंबी बैटिंग लाइनअप आपने खिलाई हो, ये मायूस कुन खेल है और इसका एहसास भी होना चाहिए खिलाड़ियों को भी और साथ साथ जो थिंक टैंक है उसको भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। जवाबदेह होना चाहिए इन सब को। ये सबसे अहम बात है कि एक तो कारकर्दगी खराब है और उस पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस टीम में टैलेंट बहुत मौजूद है, लाहौर वाइट्स की पोटेंशियल है,
हर किस्म की सूरत हाल में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं। जिस किस्म का टैलेंट उमर अकमल के पास है, आबिद अली के पास है, और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस चीज़ को प्रूव भी किया है कि ये हर किस्म के बॉलिंग अटैक के सामने खेल सकते हैं, हर सिचुएशन में बारी कर सकते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान कप में लाहौर वाइट्स की टीम की जो कारकर्दगी है उसमें बिल्कुल भी तसलसल देखने को नहीं मिला। एक दो मौकों पर ये मैच जीतने के करीब आए, लेकिन सिर्फ एक ही कामयाबी हासिल हुई है इस पाकिस्तान कप में लाहौर वाइट्स की टीम को, 133 7 विकेटों के नुकसान पर। और इसके साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पानी चाहता है। ये मायूस कुन बैटिंग परफॉर्मेंस रही लाहौर वाइट्स की, जिन्होंने सिर्फ 29 ओवर के अंदर 7 विकेटें गंवा दी। आबिद अली का कैच लिया इनफील्ड के अंदर कप्तान आसिफ अली ने। मोहम्मद इखलाक का काफी बासलाहियत खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने सलाहियतों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। और ये खुरम शहजाद ने बड़ी जबरदस्त गेंद पे आउट किया उमर अकमल को। और इसके बाद जैन का कैच लिया विकेट कीपर ने। तैयब ताहिर सेट हो गए थे, सेट होने के बाद उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। आमिर जमाल खुरम शहजाद के दूसरे स्पेल में आउट हुए। दोनों तैयब ताहिर और साद नसीम सेट खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑन पर फील्डर को कैच दिया। एक 161 रन दरकार हैं आखिरी 16 ओवर में। और अबू बकर खान को बॉलिंग के लिए लाया गया है। अच्छा वक्त है ऑफ स्पिन बॉलिंग करने का, क्योंकि लेफ्ट हैंडर वहां पर मौजूद हैं और साथ उनके टेल हैंडर अबू बकर जो है, इनका अच्छा बॉलिंग एक्शन है। गेंद को टर्न भी करते हैं अराउंड द विकेट जो है, आके राइट और लेफ्ट हैंडर दोनों के सामने अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। पिछले मैच में राइट हैंडर्स को मुसलसल अराउंड द विकेट ही बॉलिंग की थी। विकेट टू विकेट रहते हैं। अच्छे क्रिकेटर लगे अबू बकर। इस
लॉन्ग ऑन है, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ भी, लेकिन ये ज्यादा जो है कदमों का इस्तेमाल नहीं करते। फहद जो है अपनी जगह पर खड़ा रहकर ही खेलते हैं या फिर स्वीप करने चले जाते हैं स्पिनर को, लेकिन यहाँ मुश्किल होगा वो शॉट खेलना। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग जो है वो बाउंड्री पे रखा है। ऑफ स्पिनर के लिए कितने आसान होता है लेफ्ट हैंडेड बैटर को गेंद करना। और जिस तरह आपने अबू बकर खान से मुतल्लिक बात की, आज बैटिंग में बहुत जबरदस्त इन्होंने बारी खेली। अगरचे 24-25 रन ही किए, लेकिन में 3 जन्नाटेदार बाउंड्रीज शामिल थी जो उन्होंने आमिर जमाल को लगाई। अच्छे ओवर के साथ आगाज किया है अपने स्पेल का। सिर्फ 1 रन दिया अबू बकर ने, 134 7 विकेटों के नुकसान पर। खुरम शहजाद की जगह अरशद इकबाल आएंगे। 5 ओवर्स किए हैं, 14 रन दे चुके हैं। इन्होंने बेहतर स्पेल किया था, दूसरे एंड पर दबाव मुसलसल बरकरार रखा, अच्छी बॉलिंग की। जैनुल हसनैन को ख़ास तौर पर परेशान किया था। बेशतर गेंदें जो हैं उनकी रान के आसपास आती रहीं। वही इनकी असल ताकत भी है, उसी लेंथ से आना। वनडे क्रिकेट में इन्होंने खासा मनवाया है पिछले 1-1.5 बरस में। उससे पहले T20 क्रिकेट में भी अच्छा करते हुए आए थे। कराची की उस टीम में भी थे जब वो चैंपियन बनी थी HBL PSL की 2020 में। और 50 ओवर के क्रिकेट में भी अच्छा करना शुरू हो गए हैं। हालिया जो पाकिस्तान शहीन्स के दौरे थे गैर मुल्की, वहाँ जिम्बाब्वे और श्रीलंका में इमर्जिंग एशिया कप के दौरान वहाँ पर विकेट टेकर साबित हुए। अच्छा रद्दोबदल करते हैं अपनी रफ्तार में, अपनी लेंथ में भी। जी हाँ, लेकिन आज बेहतर कंट्रोल नहीं देख पाए हम नई गेंद के साथ इनका। लेकिन जब भी ओल्ड बॉल के साथ या मिडिल ओवर्स में हमने अरशद इकबाल को बॉलिंग करते देखा है, तो वो उस हार्ड लेंथ को हिट करते हैं। उनकी लेंथ में भी वेरिएशन आती है, उनके रफ्तार में भी रद्दोबदल देखने को मिलता है। लेकिन आज भी नई गेंद के साथ वो बेहतर कंट्रोल देखने को नहीं मिला। 44 गेंदों कबल आखिरी बाउंड्री लगाई गई थी लाहौर वाइट्स की तरफ से। डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर। इस वक्त किल के लिए जाना चाहिए, दोनों एंड से ही। ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए फैसलाबाद की टीम को, क्योंकि 2 टेल एंडर्स बाकी रह जाएंगी। रन औसत जो है ये बढ़ती जा रही है। लगता है ऐसे है कि लाहौर को अब रन औसत की ज़्यादा फिक्र है नहीं। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं कुछ रन्स के लिए खेल रहे हैं, और जो मुमकिन नाकामी है ये उसको कुछ वक्त के लिए टालना चाहते हैं। गेंद खासी दूर गिर गई इसको लेके, और क्या ये बाहर तो नहीं निकल गए थे डाइव करते हुए? ऐसा लगता है कि रोप के ऊपर डाइव कर दी थी गेंद के साथ साथ सलीम ने। जी हाँ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर दौड़ते हुए आए थे मोहम्मद सलीम। यहाँ टीवी अंपायर नहीं है, तो अंपायर जो है वो सिर्फ पूछ सकते हैं खुद खिलाड़ी से ही। ऐसा लगता था कि इनका पांव जो है ये बाहर निकल गया था, गेंद अभी इनके हाथ में ही थी और ये बाहर से आया है। 4 रन होने चाहिए थे अगर यहाँ अंपायर के लिए बाहर से मदद होती। अंपायर जो है मैच रेफरी से क्या मदद ले सकते हैं?
लगता है नहीं। जी हाँ, क्योंकि टीवी अंपायर की सहूलत मौजूद नहीं है, इस वजह से रीप्ले देखकर फैसला नहीं दिया जा सकता और रीप्ले देख के फैसला तब्दील भी नहीं किया जा सकता। और इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे तारिक भाई के नई गेंद के साथ भी आज तवातुर से इन्होंने पहले 2 ओवर के हिस्से में इन्होंने 6 वाइड्स की थी और अभी भी अब ये दूसरे स्पेल में आए हैं। अब कंट्रोल जो है वो इतना अच्छा देखने को मिल नहीं रहा आज अरशद इकबाल से। इससे पहले रावलपिंडी स्टेडियम में इन्होंने एक फाइफर लिया था, अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी पेशावर के खिलाफ। अच्छा शॉट, तेजी के साथ अपनी क्रीज में पहुंचे, इसे अंपायर बिल्कुल खामोश खड़े रहे। फैसलाबाद की टीम के पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर थे इस मैच के लिए, इसके बावजूद उन्होंने लाहौर की टीम को दीवार से लगा दिया। सिर्फ 2 फास्ट बॉलर से मिलकर अरशद इकबाल और खुरम शहजाद ने। हाँ, ये वजह है कि अरशद इकबाल से कुछ वाइड गेंदें हुई हैं, लेकिन उन वाइड गेंदों से हटके या उनके बाहर इन्होंने रन्स नहीं दिए। अपने उस पहले स्पेल में भी बिल्कुल खामोश रखा। इन्हें दूसरे एंड से खुरम शहजाद को वहीं से वार करने का मौका मिलता रहा, क्योंकि लाहौर के जो खिलाड़ी थे वो वाइड्स कर रहे थे नई गेंद पर, लेकिन वो साथ ही रन्स बहुत दे रहे थे। लाहौर के जो फास्ट बॉलर से नई गेंद पर वही बड़ा फर्क रहा है। वहीं से ही फैसलाबाद की टीम को उछलने कूदने का, बढ़ने का मौका मिला। जी हाँ बिल्कुल, और आज कदरे बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस हमें फैसलाबाद की तरफ से देखने को मिली। खास तौर पे मोहम्मद फैजान ने अच्छा खेला, इसके अलावा इरफान खान नियाजी ने। लेकिन जिस तरह आपने बात की, मायूस कुन बॉलिंग रही लाहौर वाइट्स की टीम की। अरशद इकबाल के जिस हम मैच की बात कर रहे थे, जब पेशावर के खिलाफ उन्होंने फाइफर लिया, उनमें भी जो 5 विकेटें थी उनके आखिरी 5 ओवरों में आई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरानी गेंद से ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हैं अरशद इकबाल। 31 के बाद 139, 7 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह तारिक भाई बात कर रहे थे लाहौर वाइट्स की टीम की, बड़ी हैरत की बात है कि अली जरियाब को मौका नहीं दिया गया पाकिस्तान कप में। शुरू के कुछ मैचेस में उनकी इंजरी थी, लेकिन उसके बाद जब वो इंजरी से तंदुरुस्त भी हो गए, उसके बावजूद जिस तरह की फॉर्म चल रही थी, जिस तरह कायद आज़म ट्रॉफी में 600 से जायद रन उन्होंने किए, उसके बावजूद लिस्ट ए क्रिकेट में पाकिस्तान कप में उन्हें मौका ना देना ये समझ से बालातर है। लाहौर के पास जो है वाइट बॉल के, उनका ये ख्याल था कि उनके पास ज़्यादा जो है वो उनसे बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं। इमरान डोगर थे, लेकिन उनको भी खुलकर मौके दिए नहीं गए। इमरान डोगर बहुत बासलाहियत थे और ये स्क्वाड के साथ हैं, खिलाया जा सकता था 1-2 मैचेस में इनको, लेकिन इनका जो अंदाज है ये रेड बॉल के लिए ही बेहतर ख्याल किया जाता है। यही सोच रही होगी। मोहम्मद अखलाक से ओपनिंग कराई जाती रही, आबिद अली थे एक एंड पर। जाहिर है इमरान डोगर को भी उतने मौके नहीं मिले जितने कि इनको दिए जा सकते थे, क्योंकि अगर इनको कामयाबी नहीं भी मिलती, ये बहुत सीख के जाते। इनके पास स्ट्रोक्स हैं, स्टाइल है, अच्छे क्रिकेटर हैं, ताकतवर स्ट्राइकर हैं। लेकिन लाहौर का मसला ये है कि इनके खिलाड़ी जो हैं ये मुतमईन हो जाते हैं हर 4, 5, 6 इनिंग्स के बाद 40 या 50 रन बनाकर। और यही फर्क है इनमें और जो दूसरी कामयाब टीमें उनमें, ये मुतमईन हो जाते हैं हारने के बाद भी।
अरशद इकबाल पेविलियन एंड से एक बार फिर अपना 7वां ओवर शुरू किया उन्होंने, और यकीनन ये लास्ट 3 विकेट्स जो बाकी हैं इसे लेने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि बोर्ड पे इनके विकेट्स कॉलम खाली ना रह जाए इस आखिरी मैच के बाद। और इस गेंद को अच्छी तरह कट किया नीचे की तरफ ताकि ग्राउंड शॉट हो, लेकिन सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं बना इस पर। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इजाज तशरीफ लाए हैं, अपना टाइम लीजिए। मैच जो है बड़ी देर से डेड हो चुका, यहां पर ना तो रन्स करने की तरफ लाहौर की टीम जा रही है और ना आउट होने से ड्रॉ ये होगा नहीं। कुछ एक्शन पैक्ट होना चाहिए लाहौर की तरफ से। कहते हैं ना कि यू गो डाउन फाइटिंग, तो वो वाला एटीट्यूड नजर आना चाहिए। जी हाँ, लेकिन एक तरफ जो एटीट्यूड है आज फैसलाबाद की तरफ से वो बेहतर नजर आया। पहले बैटिंग में, उसके बाद फिर अब बॉलिंग में। एक कहना चाहिए वन साइडेड अफेयर रहा ओवरऑल आज का ये मैच, क्योंकि एक डेड रबर था, लेकिन फैसलाबाद की टीम यकीनी तौर पर एक अच्छे नोट पे फिनिश करने जा रही है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैसलाबाद की टीम कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी खेली है, तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टार्ट था इनके सीज़न को, क्योंकि सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है कायद आज़म ट्रॉफी है डोमेस्टिक का। लेकिन जाहिर है फिर वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है और उसके डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, और वहाँ पे काफ़ी यंग प्लेयर्स भी हमें फैसलाबाद की टीम में नज़र आए। अच्छा और ब्राइट फ्यूचर होगा काफ़ी सारे प्लेयर्स का इनके। और आज इन्होंने, ये वो वाहिद टीम है जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और आज इस ग्राउंड में रावलपिंडी स्टेडियम में ये आसिफ अली कप्तान फैसलाबाद टीम के, इन्होंने वो फैसला किया था और उसको सही साबित किया अपनी बैटिंग के साथ, और सबसे ज़्यादा रन्स बनाए अभी तक इस टूर्नामेंट में। इस ग्राउंड में इससे ज़्यादा रन्स नहीं बने। शॉर्ट पे जैसा कोशिश यही है फैसलाबाद की कि जल्द अज जल्द इस टीम को उतारा जा सके, लेकिन दूसरी तरफ से अब जैसा कि बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, कोई इस तरह का एरी फेरी या हार्ड हिटिंग नजर नहीं आ रही। जो भी अच्छा बॉल पड़ता है उसको जाने दे रहे हैं। देखिए अब तो 4 डे का क्रिकेट भी सीजन भी खत्म हो चुका रीजन्स का। अब आगे आने वाली क्रिकेट जो है वो T20 टूर्नामेंट के बाद डिपार्टमेंट्स की है, और ऐसे में आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए और यहाँ पर आपको एटलीस्ट कुछ शॉट्स या अपनी टीम को एक मोमेंटम प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 32 बॉलें खेल चुके हैं फाहद, और अभी तक जो है लगता नहीं है कि इंटेंशन कोई है उनकी रन्स करने की। ऐसे में नो बॉल कर दिया एक अरशद इकबाल ने, और आज बहुत सारे एक्स्ट्राज दिए अभी तक फैसलाबाद के बॉलर्स ने, और ये 20वां एक्स्ट्रा था, 13 वाइड और ये पहला नो बॉल। और अरशद इकबाल ने बहुत सारे वाइड बॉल आज किए हैं, और ये फ्री हिट का इशारा अंपायर मोहम्मद आसिफ का। जी हाँ, बहुत से एक्स्ट्रास 23 थे इनफैक्ट पहली इनिंग में, और अब 19-20 इनफैक्ट अब आ चुके, और ये हाइट की नो बॉल। तो ओवरऑल 43 एक्स्ट्रास इन वन गेम। वाला फ्री हिट मिल सकता है, और शायद हमें कुछ फायरवर्क देखने को मिले, लेकिन बिल्कुल बॉटम लाइन पे शॉर्ट पिच वाइड। ये बॉल भी लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर गया। अटेम्प्ट किया था कि बॉल को तेज किया जाए। वन ऑफ द ओवर का इशारा अंपायर मोहम्मद आसिफ का, लेकिन ये फ्री हिट रहेगी क्योंकि ये वाइड बॉल थी। और आज अरशद इकबाल अभी अपने 7वें ओवर में है और 9 वाइड बॉल्स कर चुके हैं और साथ एक नो बॉल। सो 20 में से 10 एक्स्ट्रास तो अरशद इकबाल ने दिए। देखना होगा कि फ्री हिट का अहमद दानियाल फायदा उठाते हैं या नहीं।
स्लोवर वन, इसको उठा दिया हवा में। फील्डर कोशिश में है लेकिन बेसूद। इसके साथ ओवर का भी इख्तिताम हुआ। 33 ओवर के 144 पे 7। कराची वर्सेस लाहौर ब्लूज। लाहौर ब्लूज ने बनाए 197 रन्स। कराची ने इसको चेस डाउन किया 29वें ओवर में और क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। शान मसूद 99, 68 बॉलों में अच्छी ब्रिस्क इनिंग खेली उन्होंने और 6 विकेटों से कराची वाइट्स ने कामयाबी समेटी। शान मसूद अच्छी फॉर्म का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने सेंचुरी की, उसके बाद फिर दूसरी इनिंग में बहुत तेज़ रन्स उन्होंने बनाए 50 से ज़्यादा। और यहाँ पर पिछले मैच में हमने उन्हें देखा बड़े 100 की इनिंग खेलते हुए और मैच जितवाते हुए कराची को। और आज फिर 99 की इनिंग खेली और 60 समथिंग बॉल्स पे बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ। तो शान बहुत शानदार फॉर्म में है। जॉर्ज का प्लस ये कि कप्तान और वो भी बैटिंग की अच्छी फॉर्म इस वक्त लगी हुई है और अपनी टीम को अच्छा लीड कर रहे हैं। तो एक बेहतर मुकाबला होगा सेमीफाइनल में। और सब पीछे हटकर बड़ी हिट लगाने गए थे लेकिन प्रॉपर्ली इस बॉल को मैनेज नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही सिंगल। कोशिश यही है फैसलाबाद की। ये बड़ा इरिटेटिंग या टीजिंग लाइन होती है कि जब आपके बिल्कुल आखिरी लम्हात में विकेट जो है वो चलने लगे। 27 रन इनफैक्ट आ चुके हैं और 63 बॉलें हो चुकी हैं कि कोई बाउंड्री नहीं लगी। पीछे हटकर डीप मिड विकेट की जानिब इस दफा कनेक्ट किया और बेहतर कनेक्ट किया। 4 रन हासिल। आपकी बात सुनता ही उन्होंने 64वां बॉल नहीं होने दिया और जोरदार बाउंड्री लगाई। तो बहुत देर कर दी आपने मेहरबान आते आते। ये बाउंड्री तो ऐसे लगा जैसे फरमाइश पे आई। इतना शॉर्ट नहीं था बॉल, अच्छा रूम क्रिएट किया फहद मुनीर ने। और ज़रूरी है कि यंगस्टर हैं, एडवांटेज मिल रहा है इन्हें। ये इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हैं जो एक टीम में एक खेलना लाजमी है। सो इस एडवांटेज को जो कि इन्हें पीसीबी ने प्रोवाइड किया है, इसका पूरा फ़ायदा इनको यंगस्टर्स को उठाना चाहिए क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इनके लिए। इसके साथ 150 रन भी मुकम्मल हुए। टॉट के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 34 गए 150 पे 7। आपने भी बात की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। गो के जो सूरत हाल है इस वक्त वो बेहतर नहीं है लाहौर वाइट्स के लिए, लेकिन नेक्स्ट जब कभी भी कोई स्कोर कार्ड देखेगा तो इस वक्त 46 तैयब ताहिर का बेहतर है 52 बॉलों में और वक्त काफ़ी है। जैसे आपने बात की फात की कि अगर यहाँ से थोड़े रन्स बनाते हैं, अगर 50 प्लस होता है तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगी। अदरवाइज लाहौर की टीम इस पोजीशन में नहीं है कि इस मैच को ले सके। फहद अच्छे स्ट्रोक खेलते खेलते बीच में थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट खेल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि मैच बच नहीं सकता। अगर रन्स नहीं होंगे तो फिर ये मैच तो हारेगा लाहौर। और ये माइंडसेट जो है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि हम नहीं कर सकते, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी यंगस्टर्स को। दे हैव टू बिलीव। देखिए अभी हाल ही में हमने मैक्सवेल की इनिंग देखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि फहद मुनीर मैक्सवेल बन जाएंगे एक सोचने से, लेकिन वो इंटेंट जिसकी हम बहुत बाज़गश सुनते हैं, यही वो मौके हैं जहां पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उसको पूरा ना भी कर सकें, आप अच्छा 70-80 या 100 ही कर दें, अपना ही 100 कर दें और मैच को उस दहाने पे ले जाएं जहां देखने वाला कहे कि अगर ये थोड़ी देर और रुकता तो मैच जिता देता, तो आपने कुछ हासिल कर लिया उस इनिंग से। लेकिन अगर आप सिर्फ आके टाइम गुजार रहे हैं और पर्पसलेस खेल रहे हैं तो उसमें ना किसी का फ़ायदा है और ना ही वो क्रिकेट का अच्छा एडवर्ट है। तो ये माइंडसेट
जो है ना, इसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। वाइड, बिल्कुल इस वक्त 35वां ओवर चल रहा है और इस वक्त तकरीबन 10 ओवर का खेल मजीद बाकी है। डॉट के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 35 ओवर गए, 152 पे 7। वेल, मिडल में तैयब ताहिर और साद नसीम की इनिंग है जिसने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया इस कार्ड को। 152 पे 7। अदरवाइज अब तक की जो एफर्ट्स हैं ओपनर्स की या उनके बाद के बैटर्स की, इतनी काबिल दीद नहीं रही। इस वक्त तकरीबन 15 रन पर ओवर चाहिए यहां से लाहौर को। 3 विकेटें बाकी हैं, तो दोबारा से वही इंडिविजुअल एफर्ट की बात होगी। और सरफेस भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा अगर हम बैटिंग की बात करें। जो शायद रन्स का प्रेशर था उस वजह से विकेटें गिरती गई लाहौर की। देखिए, आजकल तो ये कोई इम्पॉसिबल एवरेज नहीं है। अगेन मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये अचीव होना ही होना और ऐसा सोचने से फ़ौरन हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जब आप वो ठान लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें फिर बहुत कुछ सीखते हैं और आपके इंटेंट से जो आपका अपने बारे में भी जो ओपिनियन जो आपको देखने वाले लोगों का होता है, आप उसमें एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं कि एक प्लेयर है जो जब खेल रहा है तो उसकी कोशिश है कि जब तक मैं अंदर हूँ मेरी टीम मैच जीतने की कंटेंशन में रहे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सब्जेक्ट से हट के अंदर अपना वक्त गुजारना शुरू करते हैं तो वो ना आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा है और ना आपकी टीम के लिए अच्छा है। जो इस वक्त बॉलिंग भी कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं या सख्त नहीं, ना तो इवन स्पिनर्स को कुछ परचेज मिल रहा है ना पेसर्स के पास। तो एक बेहतर वक्त है इवन इन दोनों के लिए कि अपनी अपनी जो बैटिंग है इसको मजीद पॉलिश करें। कि जो डिफीट है वो कम से कम मार्जिन की रहे। अब भी 139 रन 55 बॉलों में, तो इस मार्जिन को भी कम करना होगा थोड़ा तेज खेल के। रेगुलेशंस डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम। 36 गए, 155 पे 7। यस नो की कॉल यहाँ पर सिंगल बना। और ये सरफेस भी बेहतर है बैटिंग के लिए, इतना मुश्किलात नहीं रही। इवन आज मौसम भी बेहतर रहा। अभी फिलहाल रेगुलेशंस हैं कि किसी ना किसी तरीके से ओवर को कंप्लीट किया जाए। 36वां 37वां इनफैक्ट ओवर जो है वो चल रहा है। इक्वेशन सूटेबल नहीं है बैटिंग टीम के लिए। तेजी से रन मुकम्मल किया। ओपनिंग पे भी बहुत डिपेंड किया। पहले 10 ओवर में 53 बगैर किसी नुकसान के थी फैसलाबाद, लेकिन 32 पे 4 थे लाहौर के। वहीं पे लगता है कि जो ट्रैक है वो खो गई लाहौर की टीम अपने पहले 10 ओवर्स में। जब ऊपर नीचे जल्दी जल्दी विकेटें गिरती गईं और हौसला पस्त होता गया। पुअर फील्डिंग अरशद इकबाल की। एक सीधा बॉल था जिसको क्लीनली कलेक्ट ना कर सके और ये रन आउट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने ज़ाया कर दी।
डगआउट लाहौर वाइट्स की टीम का, और आमिर सजाद बहुत ही शानदार बैटर अपने वक्त के, वापडा से और लाहौर से बहुत सारी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ए को भी रिप्रेजेंट किया। साथ आबिद अली उनके राइट पर, पाकिस्तान के रीसेंट ओडीआई और टेस्ट ओपनर, और उनके साथ उमर अकमल जो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके। एक ही तस्वीर में बहुत सारा तजर्बा जो है वो सिमट के आया, और यहाँ पर कुछ मूवमेंट जिसकी वजह से फाद मुनीर डिस्टर्ब हुए हैं स्क्रीन के पीछे। मुझे लगता है कोई नया बैट है फाद मुनीर का जिसको वो स्ट्रोक खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जितनी लंबी नॉकिंग करेंगे उतना बैट अच्छा हो जाएगा। जी, और किसी तरह का कोई खतरा नहीं ले रहे। लगता है ये है कि पैगाम यही है कि अपने कोटे के पूरे ओवर खेलो। अभी 3800 ओवर है, मौसम भी बेहतर, धूप भी बेहतर है, लाइट भी बेहतर है। इससे अच्छी बैटिंग कंडीशंस नहीं हो सकती। पिंडी स्टेडियम की जो पिच है, इसका जितना क्रेडिट इनके ग्राउंड्समैन को दिया जाए उतना कम है। इतनी शानदार क्रिकेट पिच है, पेस है, बाउंस है, अर्ली मूवमेंट है अर्ली स्टार्ट की वजह से, और उसके बाद जब आप सेट हो जाते हैं तो बड़े बड़े स्ट्रोक्स भी यहाँ लगते हैं। तो क्रिकेट के लिए इसी तरह के बैलेंस्ड पिचेस होने चाहिए जहाँ पे जो अच्छा करे उसको फ़ायदा हो। और एक और सिंगल होगा मिड ऑन की तरफ, यही कह सकते हैं एक जोरदार सिंगल। जी, इन लम्हात में जिस वक्त नतीजा आपको नजर आ रहा हो, लेग स्टंप पे बॉल पिच हुआ, इम्पैक्ट इसका लेग साइड पे था। ओवर का इख्तिताम हुआ 38 के 162 पे 7। वो पीछे हटकर ऑन साइड पे थोड़ी कोशिश जरूर की थी कि शायद इस दफा कुछ बाउंड्री मिले, लेकिन फील्डिंग इस वक्त वेल स्प्रेड है। ऐसे लम्हात पे क्या फील्डर को करीब लेकर आए, माइट पी के कहीं ना कहीं चांस इस तरह से निकल आए कैचिंग पोजीशंस पे, लेकिन काफी वाइड स्प्रेड फील्डिंग है इस वक्त। देखिए ऐसे लग रहा है कि दोनों टीम्स इस वक्त गोइंग थ्रू द मोशंस के बस वक्त गुजार रहे हैं। वो अपने ओवर्स कर रहे हैं और वो उन ओवर्स को खेल रहे हैं। इंटेंट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली बैटिंग साइड का। फील्डिंग साइड को तो चले पता है कि हम मैच जीत चुके हैं, लेकिन ये ज़ोरदार स्ट्रोक है, गैप में है, और फील्डर की बहुत अच्छी कोशिश जिसकी वजह से सिर्फ 2 रन्स पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया बैटर्स को। और न्याजी, एक बार फिर न्याजी एक लाइव वायर है फील्ड के अंदर, और इनसे गेंद गुजारना आसान नहीं है। आज बैटिंग भी बहुत शानदार की है न्याजी ने, और बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत खूबसूरत शॉट मारे, बहुत पावरफुल स्ट्रोक्स भी खेले उन्होंने, और अपने टैलेंट की झलक दिखाई है आज। 39 ओवर का इख्तिताम, 165 पे 7 लाहौर। Oh, he's launched at it. That is a big one.
Daniel this time, he's enjoying his batting. He's enjoying his time in the middle. This sixth brings up the 50 partnership between these two. They just bat on. Look at that, getting to the pitch of the ball. Playing it right where he intended. No intentions of keeping it down. Naman Chaudhary शाबाश 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 enjoying बकर भाई। this little cameo from Ahmed Daniel. शाबाश बकर भाई, शाबाश Well, बकर भाई। that's his first six, so can't just say that enjoying, but I would want him to continue. I would want him to keep pressing the paddle, Good bowling, good bowling, good because bowling। it seems to be kind of very obvious that it's a lost cause. But you gotta go down fighting. That's for sure. Scored a valiant 32 in the last game for Lahore Whites against Peshawar. शाबाश 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 We can say that he has had a good start to his list A career. Not just with the ball in hand, but getting some crucial runs as well. But what about Fahad Muni? 23 of 58. Just one boundary. I think he's done well for himself. That he stayed there. He's not given it away. It's a lost cause, as you said. Why not to bat? Just stay there. There's a national T20 after this one. This is their last game. So why not to spend the time on crease? 40 overs gone. 1-7-2 for 7. Yeah, we've got our eyes on the games that are happening around us. Rawalpindi, Aptabad, Mirpur. So the news is that Fata has beaten Peshawar. Karachi has beaten Lahore Blues. And Multan need 36 of 6 overs to qualify for the semi-final, just with just 3 wickets in hand. So we've got now 3 semi-finalists, Noman confirmed. Peshawar, Karachi, Fata, and now it seems the winner from Multan and Rawalpindi's game will join them for the 4th spot. Absolutely spot on. Interesting battle going on at the Shoaib Akhtar Stadium in Rawalpindi. Now the game on our hands, 122 required for Lahore Whites. Can Ahmed Daniel score some quick runs? Yes, he can. Picked up the length and has put it over the deep mid-wicket stands. What a hit! Wow, simply wow. Picking up the length was the key. That's the art, picking up the length. This was half tracker, not much pace, a loosener to start off this new spell, Khurram Shahzad, and that is what he's searching for, this length. Again, the force behind it. Superb shot. They would surely want to get few more of those. Some lusty blows. The last 29 deliveries of this innings. But Ahmed Daniel can make this a memorable knock. That's gone up in the air. Got a little too high on him. But the ball will land in the no man's land. You got to be very lucky for placing this right in between the 3 fielders. Accidental though, but he will take it. He's enjoying his batting. He's enjoying this cameo, big hitting, because there is no pressure. Right between the 3 fielders. Khurram Shahzad, fantastic spell once again. 4 for 32. Second 4 for in this year, Pakistan's Cup. Got the 4 in the last game, being the leading wicket taker in Qaid-e-Azam Trophy.
He's got a strong case to be selected in Pakistan side for Australia tour. And he should be, actually. I strongly believe that he should be. Because you've got to respect the performer of domestic cricket. And he's been doing it for years and years. He's not the young lad or newcomer to this level. He's been performing at this level for so many years. And I believe he deserves to be playing for Pakistan cricket. Now is a chance. Australia tour coming up. He's bowling well with the new ball. He's impressed us with an old ball too. So yes, definitely 100% I will go for him. In my opinion, for the Australian tour. He's all set for that. Yeah, he's supremely fit. He's got some good pace. You've rightly mentioned about him being excellent with the new ball and with the old ball as well. And has proved on numerous occasions in domestic circuit. He's got a good action. So got all the ingredients to play for the Pakistan's national team. And it is need of the hour for Pakistan team, because Naseem Shah, the new ball opening pair with Shaheen Shah, he probably will not be fit for Australia tour. So here is a guy who's topped your Quaid-e-Azam trophy. He's topped Pakistan Cup. He's bowling well, good rhythm. He's been around, he's got that experience. He swings the new ball. He's good with old ball also. So why not? Oh, that is cute. Very cute. Third inside the circle. He guided it over the head of the fielder. Danial is enjoying his batting. Yeah, that's good game awareness by Ahmed Danial. This one was shorter in length. An uppercut in place. Watched the ball till the last second and placed it to perfection. Gets the boundary to take Lahore Whites to 184 at the end of 41. .38 of 41. Ahmed Danial Quick boys. playing lots of tape ball cricket is definitely helping. Using that long handle. Because in tape ball cricket, Naman, there's only one way. Bowling. Either you lose your wicket or you hit a six. So yes, we can tell from the approach of Danial that yes, he has played a lot of tape ball cricket. Yeah, but you got to appreciate the way he has batted. He hasn't just come out all guns blazing. He was calculated in his approach, Ahmed Danial. And as we've been mentioning for the better part of last 2 weeks, that's what the level demands. Got to make sure you play on merit. Now that's gone up in the air. Fielder settling underneath that one. Third catch of the day for Asif Ali. And Abu Bakr breaks the partnership of 67 runs. He gets the 8th wicket of Lahore Whites. Yeah, he survived for a while. The ball did not bounce as per his expectations. You'll have to go back. A cameo by Ahmed Danial. Balled it slow. Just not it bouncing enough. The shot was on. And a simple catch for the captain. 38 for Danial. It's 185 for 8. Mohammad Ramiz Jr., the new man in. .185 for 8. Just the matter of time. 29 runs at this level.
the best of 14. What a dominating performance it has been by the Faisalabad today. Looked a different side altogether. Single down to long on. Will end the over. 186 for it. Daniel, well, it was not that short from this angle, we can tell. But he had these things in his mind that he has to go big, he has to go for those big shots. But he survived there. He's disappointed because probably he realizes that 50 was on, half century was on. Can Khurram Shahzad get a fifer? That's the question. He's got this opportunity, but Arshad Iqbal is back. Ball him! Beautifully bowled. Gave too much room, Ramiz Jr. Showed the stumps and paid the price. Yeah, Arshad Iqbal has got his first one. That was targeted right at the stumps and has got the better of Ramiz Jr. here. Bowling straight, bowling within the stumps and gets the better of Ramiz. That's the 9th wicket that has gone down for Lahore Whites. The smile says it all. Just one run for Ramiz Jr. 186 for 9. Asadullah, the last batter in. Item over, 5 balls to come. Can Arshad Iqbal wrap up the innings in this over? Can he get the last wicket of this over? Loud out. No calls the umpire. You got a feeling if you just bowl within the stumps to Asadullah, you'll get him. The technique not quite there. Similar to Ramiz Jr. He showed his stumps, paid the price. Look at that, showed lots of stumps. You're never going to survive against a quality bowler of Arshad Iqbal if you play like this. Drilled down to backward point. They're coming back for 2. Will they settle? Yes, they will. That's good running between the wickets. What happened to your energy, Noman Chaudhary? Well, just like the dismal display of batting by Lahore Whites, slowly but surely, it's going down, downhill. But it's been a long day, Ali. It's been an absolutely long day. But I tell you what, I'm impressed by the way Faisalabad has played today. I'm not going to go down that route. Come on, Ali. You can try for as many hours as you can. Always plays it safe. They just need 105 more runs, or 14 deliveries. That's it, simple.
just being the key word. It's taken 67 deliveries to get 27, Fahad. I don't know what is he thinking. You were mentioning about the national T20 coming up, getting his eyes settled in. Ali, with this strike rate, do you think he can do wonders in national T20? Well, he has potential in him. But the demand of the situation at the moment, he's not in any sort of hurry. They're not winning the game. Even if they win, they're not qualifying it. He doesn't have any partner alongside him. So why to lose the wicket? Why not just take it as a practice? Just middle the deliveries. Stay there on the crease. Why not? If I'm the batter, I'll do the same. Definitely. You gotta try and show your talent. You gotta try and show that you got some shots, some strokes in your repertoire. You gotta try. Bring out something different. Has been called as wide by the umpire. It's so hard to impress. The little lad is just under 21. On a big stage, he's just taking his time. The match is going nowhere, Naman. Well, I tell you what, Ali. He is under 21. He is talented. But how are we going to see that he's talented? Not by him blocking the balls. By him playing the strokes, by him showing some intent, by him showing that he's got the class. By just blocking the balls, we're not going to see that he has got the talent. Dot ball to end the over. Such a difficult man to impress on my left, Naman Chaudhary. Leave him alone. He's a young lad. 43 gone, 190 for 9. Although my fellow commentator Naman doesn't agree with Fahad's approach of 69 deliveries taking for scoring 27 runs. Here's an opportunity for Abu Bakar. That's hammered without a timing. Just one run. Fahad Murid gets back to block the remaining over. Naman Chaudhary is loving it. Well, I would want him to show some intent. Come on, give it a try. At least smoke a couple of sixes. On the back foot. Is in absolutely no hurry. Nice and solid. Ali, I wonder, did you tell him that the next first-class season is around the corner? You should have told him that the national T20 is around the corner. That's gone up in the air. Longo settling underneath that one and has taken the catch. Abu Bakar Khan has got the wicket of Fahad Munir, bringing to the end of his resistance of 72 deliveries for his 27. And Lahore Whites have been bundled out for 191. A complete performance by Faisalabad, and I hope this attempt of Fahad Murid makes Noman happy, because he has lost his wicket the moment he tried to go big. Flighted delivery. Just wanted to go big. Just listen to Noman. I think he did. Simple catch. Faisalabad winning this game by 102 runs to secure the second last position on the points table. Lahore Whites will be very disappointed with this campaign of Pakistan Cup. They're the last on the points table. They finish it off 191 all out. Well, Asif Ali, the stand-in skipper, would be happy that his boys have put up a decent show today. Asif hitting 360s with the bat in his hand, but led his side well. Has been a loyal servant to the Faisalabad cricket, Asif Ali.
Faisalabad region playing the final of Qazi Trophy, but never put up a good show in the Pakistan Cup. So does Lahore Whites. It has been a dismal performance by Saad Naseem and his boys in Pakistan Cup. Yeah, this will give them a little bit of confidence going into National T20. Both these teams, the journey has ended for both sides because they will not qualify for the semi-finals. Faisalabad finishing at second last position, Lahore Whites at the very last position on the points table. They will be disappointed because they had many big stars in their side. Ahmed Shahzad, Umar Akmal, Abed Ali, all these big names in Lahore Whites, and they will not like it because they do have a reputation themselves. Tayyib Tahir also in the side, and ending up last on the table will definitely hurt them. Izaz Chima, their bowling coach also, Amir Jamal in the side. So this was a very quality side as far as this format is concerned, and they've been bundled out on 191 runs. Tayyib Tahir top scoring with 46. Saad Naseem looked good for his 41. Daniel played a cameo of 38. Fahad Munir scored 27. They were all out on 191. Beautiful spell of bowling by Khurram Shahzad. 9 overs, 2 maidens, 37 runs and 4 wickets. 1 wicket each for Arshad and Faizan. Ali Aswan getting couple of wickets, and so did Abu Bakr. 7.4 overs, 2 for 24. Well, the run chase, they've never got going. The opening pair, Abed Ali was dismissed earlier on. Asif Ali taking the catch. Mohammad Ikhlaq was provided another opportunity up the order. Never got going. This was a peach of a delivery. The feet going absolutely nowhere. Umar Akmal. First spell, Khurram Shahzad picked up 3 wickets. Tried to build on some partnership. That was Faizan getting the better. Then Saad Naseem scoring some quick runs. Drilling through the offside, through the onside. Cutting it hard was Saad Naseem. Built some partnership with Tayyib Tahir. But then, at this juncture of the game, Faisalabad came back in the match. They dismissed 3 batters, back to back to back. Khurram Shahzad getting the better of Ahmed Jamal, and Saad Naseem trying to belt straight down the ground was caught eventually at the fence. And then came in Fahad Munir. It was a slow knock from him. He has built a good partnership with Ahmed Daniel, and in trying to up the ante, Ahmed Daniel was holed out to mid-wicket. Ashraf Iqbal came in, dismissed Ramiz Jr., and that's how the innings ended. Fahad Munir trying to loft that one over. Long off Atiqur Rahman taking a catch, bringing to the end of Fahad Munir's resistance. Right then, we have Ijaz Ahmed ready with Khurram Shahzad for a special interview. बहुत बहुत शुक्रिया नोमान, और इस वक्त हमारे साथ मैन ऑफ द मोमेंट हैं खुर्रम शहजाद अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप मैच जीते, वेल डन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी फॉर्म इस वक्त बेहतर है बीइंग अ बॉलर। रावलपिंडी बहुत लकी रह रहा है आपके लिए, दूसरा कंसेक्टिव आपका 4 विकेट हॉल है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी। बाकी कोशिश होती है हर मैच परफॉर्म करें, लेकिन आपकी बात ठीक है, रावलपिंडी इस दफ़ा काफ़ी मैचेस थे तो ये काफ़ी लकी रहे। बाकी फिटनेस और परफॉर्मेंस कोशिश करते हैं मेंटेन रखें। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप परफॉर्मर हैं इस साल के काजी आज़म ट्रॉफी की तरफ अगर हम देखें तो उसमें भी आपके 36 टॉप विकेट हैं, आप लीड कर रहे थे। तो उस रेड बॉल से वाइट बॉल पे कन्वर्जन, दोनों में आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। देखिए, रेड बॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो जब वाइट बॉल में कैंप लगा 3-4 दिन थे, गैप कम था, लेकिन कोशिश की एज ए प्रोफेशनल हमने एडजस्ट करना होता है। उसमें 3-4 दिन थे, तैयारी की, तो बॉलिंग तो लंबी कर रहे थे काज़म ट्रॉफी में भी, तो इधर बस बॉल ही चेंज हुई है। बाकी तो वही लाइन लेंथ थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन कोशिश की है फिटनेस बरकरार रख के इसमें भी परफॉर्म करने की कोशिश करें। सही। इन दोनों परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, हर एक खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि एक इंटरनेशनल कॉल आए। कितने चांसेस हैं कि आपको इस परफॉर्मेंस पे इंटरनेशनल कॉल आएगी और आप वहाँ पर भी परफॉर्म करें? जी, मैं अब यही उम्मीद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे कॉल आएगी। हर प्लेयर का यही ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, तो यही कोशिश है अब
कि मुझे भी कॉल आए, अल्लाह करे। और कितने पुरुमीद हैं अपनी इस परफॉर्मेंस से? आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कदम रखते हैं तो कितनी हाइट्स पे जाएंगे? कोशिश यही है कि सबसे पहले तो अल्लाह करे मुझे कॉल आए इंटरनेशनल के लिए, बाकी कोशिश करूँगा जितना बेस्ट कर सकूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ओवर टू नोमान। जी, खुरम शहजाद मौजूद थे एजाज अहमद के साथ, अपनी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे। और यह है आज की मैच समरी। 293 रन किए फैसलाबाद रीजन ने और 102 रन का जो हदफ है वो रहा विक्ट्री का फैसलाबाद रीजन के लिए। 191 पर लाहौर वाइट्स की टीम जो है वो ऑल आउट हुई है इस मैच में। तो कामयाबी रही फैसलाबाद रीजन की, कामयाब होकर उन्होंने इस टूर्नामेंट का इख्तिताम किया है। और अब पाकिस्तान कप का सेमीफाइनल मरहला जो है वो अब से 2 दिन के वक्फे के बाद शुरू होगा। और इस सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली अगर हम टीमों की बात करें तो सबसे पहले कराची वाइट्स की टीम ने क्वालिफाई किया, पेशावर की टीम ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाटा की टीम ने कायद आज़म ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस के बाद अब जबरदस्त अंदाज से कमबैक किया है। और उसके साथ साथ मुल्तान की टीम ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। पहला सेमीफाइनल 16 नवंबर को पेशावर का मुकाबला है फाटा के साथ, और दूसरे सेमीफाइनल में कराची खेलेगा मुल्तान के साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इसी के साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आज के दिन के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सेमीफाइनल मरहले में भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। पाकिस्तान कप का आज आखिरी मरहला है। ये उम्दा शॉट, यहाँ 4 रन मिल जाएंगे। Big bang, that is very big. Ball in. Just as we were talking about his quality, Amir Jamal has struck gold at the moment. हुक करने के लिए गए और फील्डर ले गए कैच। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, सीधा छक्का। उठाकर खेला आसिफ अली ने, ये गेंद उतरेगी सीधी मैदान के बाहर। और आसिफ अली के आगे शॉर्ट बॉल और यहाँ पे विकेट गिरेगी। हवा में बॉल, आबिद अली आउट हो जाएंगे। ये आसान कैच होना चाहिए और आसिफ अली ने ये मौका जाने नहीं दिया हाथ से। बॉल हो गए पहले ही बॉल पर, थोड़ा नीचे रहा है बॉल इनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। There goes another wicket. This time Faizan picks up. That's a beautifully picked up shot. Oh, is there an egg? This one is gone. We could hear that over here. There is a fielder. Takes it. Wanted to go